मेरे पापा की बहादुरी से शहीद होने के बाद जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, उन्होंने मेरे लिए दो आखिरी निशानियां छोड़ी थी। एक था K9302 नंबर वाला मिलिट्री डॉग जिसका नाम थंडर था। उसने पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और 5 बार फर्स्ट क्लास मेडल जीता था और आज पापा की जगह वही मेरा आखिरी रक्षक बन गया था। दूसरी चीज थी एक फोटो जिसमें फौजी वर्दी पहने 5 आदमी थे। उस फोटो के पीछे एक लाइन लिखी थी, अगर कभी मुसीबत आए तो इन 5 लोगों को ढूंढना। इस लिखावट को मेरा चेहरा समझना, ये जीते जी और मरते दम तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। खून से सनी हुई बर्फ पर नंगे पैर चलते हुए मैं सिर्फ 4 साल का था। मेरे नंगे पैर पूरी तरह गल चुके थे और मैं थंडर के साथ 100 मील लंबा बर्फीला पहाड़ पार करके आया था। जब मैं आखिरकार मिलिट्री बेस के गेट तक पहुंचा तो मेरी आखिरी सांस बची थी। थंडर के पंजे घिसकर हड्डियों तक दिखने लगे थे। गेट पर खड़े अंकल जब मुझे देखकर पूछताछ करने आगे आए तो थंडर ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर मुझे अपने पीछे छुपाया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अपने गले में लटकता हुआ वो पुराना K9302 नंबर का टैग उन्हें दिखा दिया। आधे घंटे बाद सिटी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के इमरजेंसी हॉल में भयंकर हड़कंप मचा था। सॉन्ग वुओ कियांग नाम का एक आदमी पसीने में भीगा हुआ एक उधार की स्ट्रेचर को धक्का देते हुए सीधा इमरजेंसी हॉल में घुस आया। स्ट्रेचर पर मैं एक मोटे कंबल में लेटा हुआ था और पूरी तरह से कोमा में जा चुका था। थंडर मेरे ठीक बगल में गिरा पड़ा था और उसकी सांसें भी उखड़ रही थी। सॉन्ग वुओ कियांग की आंखें गुस्से और डर से लाल थीं। उसने पूरी ताकत से हॉल में चिल्लाते हुए अपनी पुरानी फौजी यूनिट का नाम लिया। मैं ओरिजिनल फील्ड हॉस्पिटल का मिलिट्री डॉक्टर सॉन्ग वुओ कियांग हूं। मुझे तुम्हारे सर्जरी डायरेक्टर वोंग वेइगुओ से मिलना है। उसे कहो तुरंत मेरे सामने आए। ठीक उसी वक्त सफेद कोट और चश्मा पहने एक मिडिल एज डॉक्टर वहां से गुजर रहा था। अपना नाम सुनकर उसने गुस्से में देखा और पास आकर बोला कि वो ही वोंग वेइगुओ है और वो आदमी यहां ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहा है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वोंग वेइगुओ की आंखें फटी की फटी रह गई। घबराहट में अपने हाथ आगे करते हुए उसने चेहरे पर दाढ़ी और गंदे कपड़े वाले सॉन्ग वुओ कियांग को देखा तो उसकी यादें अचानक ताजा हो गई। वो हैरानी से चीखा, लाओ सॉन्ग स्क्वाड लीडर। सॉन्ग वुओ कियांग ने तुरंत वोंग वेइगुओ का हाथ पकड़ा और स्ट्रेचर पर पड़े मूर्ख बच्चे और कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए गिड़गिड़ाया, जल्दी इसे बचाओ, ये बच्चा मरने वाला है और ये कुत्ता भी नहीं बचेगा। वोंग वेइगुओ ने जल्दी से स्ट्रेचर की तरफ देखा और मेरा नीला पड़ चुका छोटा सा चेहरा देखा। उसकी डॉक्टर वाली इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिवेट हो गई। उसने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, सीवियर निमोनिया, बॉडी शॉक में जा चुकी है, जल्दी इन्हें इमरजेंसी रूम में ले चलो। उसके तुरंत बाद उसकी नजर उस बड़े से कुत्ते थंडर पर पड़ी। एक मिलिट्री डॉक्टर होने के नाते उसे बहुत मिलिट्री डॉग्स देखे थे पर उसने आज तक किसी को इतनी बुरी तरह घायल नहीं देखा था, जो अपनी आखिरी सांस में भी अपना सिर घुमाकर मुझ छोटे से मालिक को देख रहा था। उसने ध्यान से उस खून से सने टैग को देखा, K9302। वोंग वेइगुओ का दिमाग सुन पड़ गया। भले ही उसकी रैंक छोटी थी पर उसे पता था कि इस नंबर का मतलब क्या है। K9 से शुरू होने वाले डॉग्स स्पेशल ऑप्स खतरनाक मिशन के थे। ऐसा हर कुत्ता जीता जाता सेकंड क्लास हीरो होता है। वोंग वेइगुओ की आवाज कांपने लगी, ये कहां से आए हैं? सॉन्ग वुओ कियांग ने घबराहट में अपने पैर रखे, सवाल मत पूछ, बाद में सब बताऊंगा, पहले ये बता कि तू इन्हें बचा सकता है या नहीं। बचा सकता हूं, मुझे इन्हें बचाना ही होगा। अगर ये मेरी निगरानी में मर गए तो मैं अपनी डायरेक्टर की कुर्सी को आग लगा दूंगा। वोंग वेइगुओ ने अपने हाथ से इशारा करते हुए पूरे ऑपरेशन थिएटर का ग्रीन चैनल खोलने का ऑर्डर दिया। साथ ही उसने वेट यानी जानवरों के डॉक्टर लाओ झांग को सबसे बेस्ट मेडिसिन के साथ तुरंत बुलाने को कहा। 1 घंटे बाद मुझे और थंडर को स्टेराइल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए और पसीना पोंछते हुए वो वोंग वेइगुओ थककर बाहर आया। उसके चेहरे पर एक भयानक डर और टेंशन थी। उसने सॉन्ग वुओ कियांग को दीवार के कोने में खींचा और धीरे से बोला कि हालत बहुत खराब है। मेरी बच्चे की बॉडी बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। लंबे टाइम से खाना ना मिलने की वजह से और अक्यूट निमोनिया के कारण मेरे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे और मेरी मौत किसी भी पल हो सकती थी। और वो मिलिट्री डॉग खून बहने की वजह से बेहोश था। भले उसकी हड्डियां जुड़ गई थी पर अगर वो होश में नहीं आया तो सब खत्म हो जाएगा। सॉन्ग वुओ कियांग हिम्मत हारकर दीवार के सहारे बैठ गया। दर्द से अपने बाल नोचते हुए वो रोने लगा। तो क्या सच में और कोई रास्ता नहीं बचा? वोंग वेइगुओ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया कि इसके लिए बहुत ही टॉप लेवल की माइक्रो सर्जरी करनी पड़ेगी और साथ ही चाइनीज एक्यूपंक्चर से दिल की धड़कन को लॉक करना पड़ेगा। और पूरी आर्मी में ये तकनीक सिर्फ एक ही इंसान को आती है। वो था उनका पुराना लीडर मिलिट्री जनरल हॉस्पिटल का डीन ली ज़ेयान। अगर उसने अपने हाथ लगा दिए तो मेरी जान पक्का बच जाएगी। सॉन्ग वुओ कियांग ने रोते हुए कहा। तो फिर तुरंत उसे बुलाओ। पर वोंग वेइगुओ ने फीकी हंसी हंसते हुए बताया कि ली ज़ेयान एक बहुत बड़ा वीआईपी इंसान है। वो सिर्फ बड़े ऑफिसर्स का इलाज करता है और उसके दर्शन होना नामुमकिन है। एक छोटे से ब्रांच डायरेक्टर के कहने पर वो यहां नहीं आएगा। पर तभी वोंग वेइगुओ की आंखों में एक उम्मीद आई। उसने बताया कि किस्मत से ली ज़ेयान पिछले 2 दिनों से बगल के ही मिड एम सिटी में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है जो यहां से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। उसने फोन करके ट्राई करने का डिसाइड किया। भले ही उम्मीद कम थी और उस मिलिट्री डॉग का K9302 नंबर सुनकर शायद ली ज़ेयान को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। एम सिटी की इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही आलीशान हॉल में तिनका रखने की जगह नहीं थी। वहां देश विदेश के सबसे बड़े डॉक्टर्स बैठे थे। स्टेज पर खड़े होकर स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए स्टेज पर एक सूट पहने गोल्ड रिम चश्मा लगाए एक हैंडसम जवान आदमी अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था। उसकी वाइब एकदम रॉयल थी और उसके उन सफेद और लंबे हाथों को दुनिया हैंड्स ऑफ गॉड कहती थी। ये वही ली ज़ेयान था जो पुरानी फैंग स्क्वाड का मिलिट्री डॉक्टर हुआ करता था। जब ली ज़ेयान स्टेज पर आराम से बोल रहा था तभी एक आदमी दौड़ते हुए स्टेज की साइड से उसके पास आया। ली ज़ेयान के कान में धीरे से कुछ बोलते हुए उसने एक चालू फोन उसके हाथ में थमा दिया। डीन सुचेंग मिलिट्री हॉस्पिटल से बांग का फोन है। वो कह रहा है कि एक ऐसी इमरजेंसी है जो अभी बतानी जरूरी है। उसने एक नंबर का नाम लिया है K9302। ली ज़ेयान के माथे पर गुस्से की लकीरें बन गई। उसे स्पीच के बीच में किसी का रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था पर K9302 ये एक ऐसा स्पेशल नंबर था जिससे उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने फोन लिया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, मैं ली ज़ेयान हूं, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। फोन के उस पार वोंग वेइगुओ घबराहट के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने कांपते हुए बताया, ओल्ड लीडर डिस्टर्ब करने के लिए माफी। मेरे पास एक स्पेशल मरीज आया है, एक बुरी तरह घायल जर्मन शेफर्ड जिसका नंबर K9302 है। वो एक छोटे से लड़के को बचाने के लिए इस हालत में पहुंचा है। वो लड़का सिर्फ 4 साल का है और उसके पूरे जिस्म पर जख्म है। वो बेहोशी में सिर्फ पापा बोल रहा है और उसके हाथ में एक मिलिट्री मेडल कस के पकड़ा हुआ है। क्लैंग ली ज़ेयान के हाथ से छूकर लेजर पॉइंटर सीधा स्टेज पर गिरा। हॉल में बैठे सारे एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। दुनिया का सबसे शांत और हिम्मती डॉक्टर जिसके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आती थी, इस पल उसका चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ चुका था। ली ज़ेयान की आवाज अब ठंडी नहीं थी बल्कि उसमें एक ऐसा डर और कपकपाहट थी जिसे छुपाना मुश्किल था। उसने तेजी से पूछा, वो लड़का कितने साल का है, दिखने में कैसा है? वोंग वेइगुओ ने बताया कि वो 4 साल का लड़का है, बहुत पतला है पर उसकी आंखें बड़ी और भौहें घनी है। ली ज़ेयान का दिल जोर से धड़का। 4 साल, ये टाइम एग्जैक्ट उनके कैप्टन ये के शहीद होने के टाइम से मैच कर रहा था। K9302 वही कैप्टन ये का सबसे प्यारा डॉग था। उसे आज भी याद था जब कैप्टन ये ने कहा था कि रिटायर होने के बाद वो सोते को अपने घर ले जाएंगे। अगर ये बात सच थी तो ये बच्चा ली ज़ेयान ने जोर से दहाड़ मारी। वोंग वेइगुओ मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने जो हालत बताई है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। वो बच्चा और वो कुत्ता मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम चाहे जो तरीका अपनाओ तुम्हें उनकी जान बचानी होगी। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। ये बोलकर उसने तुरंत फोन काट दिया। उसने स्टेज के नीचे बैठे उन सैकड़ों एक्सपर्ट्स की हैरानी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बिना एक लफ्ज सोचे वो स्टेज से कूदा और हॉल के दरवाजे की तरफ भागा। मेरे लिए तुरंत सुचेंग जाने वाली गाड़ी तैयार करो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करके फ्लाइट रूट मांगो। मुझे सबसे फास्ट हेलीकॉप्टर चाहिए। अगर हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो मेरी हॉकी कार निकाल कर लाओ और टैंक फुल करो। इस पल वो शांत और रॉयल ली ज़ेयान पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह वापस वही घोस्ट हैंड मिलिट्री डॉक्टर आ चुका था जो किसी वक्त वॉर जोन में अपने बगल में मेडिकल किट लटकाए कैप्टन ये के पीछे भागा करता था। आधे घंटे बाद सुचेंग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में डॉक्टर्स और नर्सेस मेरे स्ट्रेचर को तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ धक्का दे रहे थे और मेरे उस छोटे और पतले से जिस्म को हजारों ट्यूब्स और मशीन्स ने घेर रखा था। और बगल वाली ट्रॉली पर आखिरी सांसें गिनता हुआ थंडर था। ब्लड प्रेशर 40/60, हार्ट रेट 50 से नीचे गिर रही है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शुरू हो गया है, जल्दी डिफिब्रिलेटर तैयार करो। वोंग वेइगुओ पसीने से नहाया हुआ था और उसकी आवाज कांप रही थी। पर ठीक इस मौके वक्त ऑपरेशन थिएटर का बड़ा सा दरवाजा किसी भयंकर ताकत से खुला। एक बर्फीली ठंडी हवा और सैनिटाइजर की स्मेल ने पूरे थिएटर को घेर लिया। उसके ठीक पीछे उसके 2 असिस्टेंट्स सिल्वर रंग का मेटल बॉक्स पकड़े हुए थे। उस आदमी के आने से वहां की हवा ऐसी ठंडी और तीखी हो गई जैसे अभी कोई सर्जिकल ब्लेड बाहर निकाला हो। तुम कौन हो? ये स्टेराइल एरिया है। एक नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की पर उस आदमी के कदम नहीं रुके। चलते चलते अपना लंबा कोट उतारकर उसने फर्श पर फेंक दिया जिसके नीचे उसकी बिल्कुल सफेद शर्ट चमक रही थी। उसने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ हार्ट मॉनिटर पर उस सीधी होती हुई लाइन पर टिकी थी। अपने असिस्टेंट से सर्जरी के कपड़े पहनते हुए उसने ठंडी और पावर से भरी आवाज में कहा, मैं ली ज़ेयान हूं, मैं ऑलरेडी सैनिटाइज होकर आया हूं, अब ये सर्जरी मैं हैंडल करूंगा। ली ज़ेयान इन 3 शब्दों में जैसे कोई जादू था। डायरेक्टर वोंग वेइगुओ का पूरा जिस्म झंझना उठा और उसकी आंखों का डर एक पागलपन वाली खुशी में बदल गया। डीन ली, आप सच में यहां आ गए? वोंग वेइगुओ तुरंत मेन सर्जन की जगह से हट गया और जोर से चिल्लाया, सब लोग सुनो, अब से यहां सिर्फ डीन ली का ऑर्डर चलेगा। ली ज़ेयान ऑपरेशन टेबल के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आते ही सर्जरी शुरू नहीं की। उसकी वो लंबी और जादुई उंगलियां सर्जरी लाइट के ठीक नीचे 1 सेकंड के लिए रुकी। झुककर उसने मेरा चेहरा देखा। मेरा वो सफेद सूखा हुआ और जख्मों से भरा छोटा सा चेहरा। भले ही मैं डीप कोमा में था पर मेरी भौहें डर और दर्द से सिकुड़ी हुई थी जैसे सपने में भी मैं कोई भयंकर दर्द झेल रहा हूं। ली ज़ेयान के दिल में किसी ने जैसे चाकू मार दिया। बहुत मिलता जुलता था। ये चेहरा बिल्कुल उस आदमी से मिलता था जिसकी घनी आईब्रो वैसी ही थी जब वो जंग के मैदान में ली ज़ेयान को सिगरेट दिया करता था। एकदम वैसा ही। ली ज़ेयान ने गहरी सांस ली और अपने अंदर के उस
तूफान को दबाया। उसने हाथ आगे किया और असिस्टेंट से स्कैल्पल यानी ब्लेड पकड़ा। उसकी आंखें अचानक किसी तीर की तरह तीखी हो गई। एपिनेफ्रिन 1 mg हार्ट में डायरेक्ट इंजेक्ट करो। असिस्टेंट सिल्वर नीडल्स तैयार करो। स्विश, वो सिल्वर मेटल बॉक्स खुला और उसमें रखी 108 छोटी बड़ी चांदी की सुइयां रोशनी में किसी हथियार की तरह चमकने लगी। ये ली जियान की सबसे फेमस तकनीक थी, 13 नीडल्स ऑफ द खोज गेट। ये चाइनीज और वेस्टर्न मेडिसिन का वो कॉम्बिनेशन था जो मौत के मुंह से भी इंसान को वापस ला सकता था। उस वक्त ली जियान की उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थी कि उनकी परछाई तक नहीं दिख रही थी। वो सिल्वर नीडल्स मेरे बॉडी के मेन पॉइंट्स पर जा रही थी और उसके साथ साथ एक माइक्रो लेवल की एडवांस सर्जरी चल रही थी। वो सच में मुझे नर के दरवाजे से वापस खींच रहा था। बीप बीप बीप। हार्ट मॉनिटर पर वो सीधी और कमजोर होती लाइन अचानक एक जादू की तरह वापस से जंप करने लगी और धीरे धीरे मजबूत होती गई। बगल में खड़ा वांग वेग वो आंखें फाड़े हैरानी से देख रहा था। जादू? ये सच में जादू है? जिस तकनीक के बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था आज वो मेरी आंखों के ठीक सामने हो रही है। आधे घंटे बाद ली जियान के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने आखिरी टांके लगाए, धागा काटा और एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आवाज हल्की सी भारी हो चुकी थी। जान बच गई है। पर वो अभी रुका नहीं था। वो पलटा और दूसरी टेबल की तरफ चलने लगा। वहां ठंडर लेटा हुआ था। वेटरनरी डायरेक्टर थोड़ा घबराता हुआ आगे आया। डीन ली, क्या आप इस कुत्ते की सर्जरी भी खुद करेंगे? अपने ब्लड वाले ग्लव्स उतारकर नए पहनते हुए ली जियान ने ठंडर के गले में लटके K9302 टैग की तरफ इशारा किया और बोला, ये मेरा साथी कॉमरेड है। इसकी जान की कीमत भी बाकी फौजियों के बराबर ही है। पूरे 1 घंटे तक ठंडर की हड्डियों का ऑपरेशन चला। जब उसकी टूटी टांग में एक स्पेशल स्टील प्लेट लगा दी गई और उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी तब जाकर ली जियान रुका। थककर दीवार के सहारे टिके हुए उसने अपना चश्मा उतारा और थकान से अपनी आंखें मसली। दरवाजे पर खड़े झांग दाजुन से उसने कहा, वो मुझे दिखाओ। झांग दाजुन लड़ाता हुआ अंदर आया और उसने अपने सीने से लगाकर रखी वो फोटो ली जियान को दे दी। ली जियान ने वो फोटो अपने हाथ में ली। फोटो के किनारे घिसकर सफेद हो चुके थे और उसमें मेरे छोटे से हाथों के निशान और खून लगा हुआ था। फोटो में 6 जवान और हंसते हुए चेहरे थे। ली जियान ने अपने उस जवान चेहरे को देखा, फिर ठीक बीच में खड़े कैप्टन ये को देखा। वक्त में ठहरे हुए उस मुस्कुराते चेहरे को देखकर एक बहुत ही गर्म आंसू की बूंद बिना बताए अचानक उस फोटो पर गिरी। ये सच में तू है भाई? ली जियान का गला भराया और उसकी आवाज कांपने लगी। अपनी उंगली से कैप्टन ये के चेहरे को छूते हुए वो रोने लगा। तूने खुद को कितनी दूर छुपा कर रखा था? तूने हमारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज छोड़ दिया पर तूने पहले क्यों नहीं बताया? तुझे पता है इस बच्चे ने कितना दर्द सहा है? ली जियान के दिमाग में सर्जरी के वक्त मेरे जिस्म पर देखे गए वो पुराने जख्म घूमने लगे। भारी चीज से मारने के निशान, बेल्ट के निशान, खाना न मिलने की वजह से मेरी हड्डियों का ग्रोथ तक रुक गया था। मेरा हर एक जख्म किसी चाकू की तरह उसके दिल को काट रहा था। और ठीक उसी वक्त एनेस्थीसिया, बेहोशी का असर कम होने पर मैंने दर्द से भरी एक हल्की सी आवाज निकाली। ली जियान ने तुरंत अपने आंसू पोंछे, चश्मा पहना और 2 कदम में मेरे बेड के पास पहुंच गया। चैन चैन, क्या तुम अंकल की बात सुन पा रहे हो? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। मुझे बस एक गोल्ड रिम्ड चश्मा पहने सफेद चेहरा दिखाई दिया, एकदम साफ सुथरा। ये वो शैतान मामा नहीं था और ना ही कोई गुंडा था। मेरी आवाज सूख चुकी थी और मेरी बड़ी बड़ी आंखों में भयंकर डर भरा था। मैंने पूछा, अंकल आप कौन हो? क्या आप मुझे मारोगे? ये बात सुनकर ली जियान, वो इंसान जिसे गंदगी से नफरत थी और जो हमेशा शांत और खतरनाक रहता था, अंदर से पूरी तरह टूट गया। वो जमीन पर पड़े खून और कचरे की परवाह किए बिना मेरे बेड के आगे घुटनों पर बैठ गया, जिसकी वजह से उसका महंगा सूट गंदा हो गया। उसने अपने नरम हाथ से मेरे सर को सहलाया और धीरे से बोला, मैं अंकल ली हूं, तुम्हारे पापा का सबसे अच्छा दोस्त। अंकल एक डॉक्टर है जो लोगों की जान बचाते हैं, किसी को मारते नहीं। आज के बाद अगर किसी ने तुम्हें उंगली भी लगाई तो अंकल उसके दोनों हाथ तोड़ देंगे कि वो जिंदगी भर खाना भी नहीं खा पाएगा। मैंने अपनी आंखें झपकाई और एक आंसू मेरी आंख से निकलकर जमीन पर गिरा। तो ठंडर का है? मम्मा कह रहे थे कि वो ठंडर को काटकर उसकी सब्जी बनाएंगे। ठंडर बिल्कुल ठीक है। ली जियान ने बगल वाले बेड की तरफ इशारा किया। अंकल ने उसको ठीक कर दिया। जब वो सोकर उठेगा तो तुम्हारे साथ वापस खेलेगा। ये सुनते ही कि ठंडर ठीक है, मेरा डर से जमा हुआ जिस्म आखिरकार शांत पड़ गया। मैंने ड्रिल लगी हुई अपनी छोटी सी उंगली आगे बढ़ाई और ली जियान की बड़ी उंगली को पकड़ लिया। थैंक यू अंकल, अंकल बहुत अच्छे हैं। जब उस छोटी और ठंडी सी उंगली ने ली जियान की उंगली को पकड़ा तो उसे लगा जैसे अगर कोई उसे इस दुनिया की सारी दौलत और इज्जत भी दे दे तो वो इस एक पल के आगे सब ठुकरा देगा। रूम के अंदर एक बहुत ही प्यारी और रुला देने वाली गर्माहट थी, पर उसी वक्त हॉस्पिटल के ठीक बाहर एक भयंकर तूफान और बवाल मच चुका था। दर्जनों पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां आई। लाल और नीली पुलिस की लाइट्स ने बर्फ को आंखें चौंधियाने वाला बना दिया था। मेई चाओ सियोंग को क्लिनिक में कोई नहीं मिला और उसे अपने खबरों से पता चल गया कि लड़के को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। इस बार वो अपने साथ गुंडों को नहीं लाया था बल्कि उसने एक बड़ा पता खेला था, सरकारी ताकत का। डिप्टी मेयर झाओ देहान पुलिस वालों की एक फौज के साथ गुस्से में हॉस्पिटल का गेट ब्लॉक करके खड़ा था। रास्ता छोड़ो, हम ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं। झाओ देहान ओवरकोट पहने बिल्कुल नेक आदमी होने का नाटक कर रहा था। हमें रिपोर्ट मिली है कि झांग दाजुन और एक किडनैप किया गया बच्चा हॉस्पिटल में छुपे हैं। हमें उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना होगा। गेट पर गार्ड्स बंदूक ताने खड़े थे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ये रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है, बिना कमांडर के ऑर्डर के एंट्री मना है। झाओ देहान आग बबूला हो गया। तुम्हारी ये मजाल, मैं सुचेंग का डिप्टी मेयर हूं। मेरे ही शहर में ऐसी कोई जगह है जहां मैं नहीं जा सकता। तुम लोग खुलेआम मुजरिमों को बचा रहे हो। यकीन नहीं होता तो एक कॉल करूंगा और तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। पास खड़े मेई चाओ सियोंग ने झूठे आंसू निकालते हुए रोने का नाटक किया। पुलिस ऑफिसर, मेरा भांजा अंदर है, वो मेरा अपना है। अगर इन बदमाश फौजियों ने उसका गलत इलाज कर दिया और उसे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? झाओ देहान ने हाथ हिलाकर ऑर्डर दिया, घुसो अंदर, पहले उन लोगों को अपने कंट्रोल में लो। दर्जनों पुलिस और राइट कंट्रोल ऑफिसर तुरंत आगे बढ़े और गार्ड्स को धक्का देने लगे। वहां तुरंत हंगामा मच गया। वांग वी गूली डॉक्टर भागता हुआ बाहर आया, पसीने से लथपथ होकर रोकने लगा। मेयर झाओ, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर एक इमरजेंसी सर्जरी चल रही है। जो भी मामला है अभी के लिए रोक दीजिए। झाओ देहान ने उसको धक्का दिया। चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, कानून तो मानना पड़ेगा, सर्च करो इनको। जैसे ही राइट पुलिस बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने ही वाली थी, एक ठंडी और शांत आवाज सुनाई दी जिसमें ऐसी चुकी हुई ठंडक थी जो उस शोर को भी चीर गई। हॉल के शीशे के दरवाजे धीरे से खुले। डॉक्टर ली जियान वही खून से सना व्हाइट कोट पहने, दोनों हाथ जेब में डाले धीरे धीरे चलकर बाहर आए। झाओ देहान चौंक गया और उस पढ़े लिखे दिखने वाले डॉक्टर को देखकर बोला, तुम कौन हो? रास्ता छोड़ो। ली जियान सीढ़ियों पर खड़ा था और उन्हें ऊपर से घूर रहा था। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जैसे मुर्दों को देख रहा हो। उसने आराम से अपना गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा उतारा और रुमाल से साफ करने लगा। मैं उस पेशेंट का हेड डॉक्टर हूं और इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा इंचार्ज भी। मेई चाओ सियोंग हंसने लगा, एक डॉक्टर होकर मेरा रास्ता रोकेगा? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? ली जियान ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ झाओ देहान पर थी। डिप्टी मेयर झाओ है ना, तुम मेरे पेशेंट को ले जाना चाहते हो? झाओ देहान ने अकड़ते हुए कहा, हां, वो किडनैप किया गया बच्चा है, हम उसे बचाने आए हैं। ली जियान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक शहीद के अनाथ बच्चे को किडनैप कहने की? और तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मिलिट्री हॉस्पिटल आकर जबरदस्ती किसी को ले जाओ? झाओ देहान अंदर से थोड़ा डर गया पर अकड़ दिखाते हुए बोला, शहीद का नाम लेकर मुझे मत डराओ। रूल्स के हिसाब से मुझे उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना ही पड़ेगा। ली जियान अचानक हंसा और अपनी जेब से एक लाल रंग की बुक निकालकर झाओ देहान के सीने पर फेंक कर मारी। तुम्हें रूल्स की बात करनी है तो चलो बैठकर आराम से बात करते हैं। झाओ देहान ने हड़बड़ाते हुए वो बुक पकड़ी और उसको खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुनहरे नेशनल एम्बलम के ठीक नीचे लिखा था सेंट्रल हेल्थ ब्यूरो का चीफ एक्सपर्ट ली जियान और उसी पेज पर सबसे नीचे मेजर जनरल की रैंक की लाल रंग की स्टैंप लगी हुई थी। झाओ देहान के हाथ कांप गए और वो आईडी सीधा बर्फ पर गिर गई। उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया। सेंट्रल हेल्थ ब्यूरो मतलब वो रॉयल डॉक्टर जो देश के राष्ट्रपति का इलाज करते हैं, जिसका रैंक उस जैसे छोटे मोटे डिप्टी मेयर से कई गुना बड़ा था। ली जियान ने अपना चश्मा वापस पहना और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगा। उसका हर कदम आगे बढ़ता और झाओ देहान और मेई चाओ सियोंग डर से पीछे हटने लगे। ली जियान ने धीमी पर भारी आवाज में कहा, मेरा पेशेंट अभी मौत की कगार पर है। वो स्टेट के फर्स्ट क्लास प्रोटेक्टेड वीआईपी की फैमिली से है। ट्रीटमेंट के दौरान किसी ने भी अगर किसी भी वजह से उसको ले जाने की कोशिश की या परेशान किया, वो झाओ देहान के ठीक आगे रुका और अपनी लंबी उंगली से उसके सीने पर धक्का देते हुए बोला, तो उसे देशद्रोही माना जाएगा और मेरे पास हक है कि मैं गार्ड्स को उसी वक्त गोली मारने का ऑर्डर दे दूं। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले अभी अकड़ दिखा रहे थे उनके हाथ से डंडे छूटने लगे। देशद्रोह का चार्ज और मौत की सजा कौन लेना चाहेगा? मेई चाओ सियोंग भी हक्का बक्का रह गया। ये कहां से एक भला डॉक्टर लग रहा था, ये तो सफेद कोट में यमराज था। ली जियान ने उन्हें घूरा और बस एक लफ्ज कहा, दफा हो जाओ। झाओ देहान बुरी तरह कांपते हुए झुका और वो आईडी उठाई। दोनों हाथ से इज्जत के साथ आईडी वापस की और दुम दबाकर अपनी गाड़ी में भागा। वापस चलो, सब वापस आओ। हालत खराब होते देख मेई चाओ सियोंग भी वहां से चुपचाप निकलने की सोचने लगा। तभी ली जियान की आवाज आई, रुको। उसकी ठंडी नजरें सीधा उस पर पड़ी। तुम ही उस बच्चे के मामा हो मेई चाओ सियोंग? मेई चाओ सियोंग डरते हुए मुकर गया, नहीं नहीं, मैं तो बड़ा भैया हूं। बहुत खूब। ली जियान ने गहराई से हिलाया, मैंने तुम्हारा नाम याद कर लिया है। जब तक सांस ले रहे हो इस शहर का बर्फीला नजारा देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें शायद कभी ये मौका ना मिले। ये कहकर वो पलट गया और वापस हॉस्पिटल के अंदर चला गया। ली जियान अपने ऑफिस वापस आया, दरवाजा बंद किया और उसे इतनी थकान महसूस हुई जैसे जान निकल रही हो। वो लोग जरूर कोई नई चाल चलेंगे, शायद इस बार कोई और नहीं हरकत करे। ली जियान ने गहरी सांस ली। बड़े भाई, तेरे बेटे को शायद मैं अकेले बचा ना पाऊं। फिर उसने अपनी डेस्क से लाल रंग का एक सीक्रेट सिक्योर्ड फोन उठाया, गहरी सांस ली और एक ऐसे नंबर पर कॉल मिला
आया जो 4 साल से किसी ने डायल नहीं किया था। कॉल कनेक्ट हुई, ली जियान ने रिसीवर पकड़ा। उसकी आवाज बहुत भारी थी, जिसमें सालों से दबा हुआ गुस्सा भरा था। मैं ली जियान बोल रहा हूँ, बॉस की एक आखिरी निशानी बची है। सुचैंग शहर में है और लोगों ने तड़पा तड़पा कर उसकी अधमरी हालत कर दी है। जल्दी आओ सब यहाँ। फोन काटने के बाद वो खिड़की के पास गया और बाहर गिरती हुई बर्फ को देखने लगा। उसके चेहरे पर आखिर एक मुस्कान आ ही गई। चेन चेन, डरना मत, तुम्हारे सारे बाकी गॉडफादर्स बस इकट्ठे होने ही वाले हैं। सुचैंग सिटी मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर बर्फानी तूफान से भी ज्यादा चुभन भरा शोर मचा हुआ था। ये कैसा अन्याय है, मिलिट्री वालों ने मेरे बच्चे को चुरा लिया। वो मेरा सगा भांजा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मे चाओफेंग और मे डैंटिंग पति पुराने फटे हुए गर्म कपड़े पहने हुए हॉस्पिटल के गेट के बाहर बर्फ पर घुटने टेकर बैठे थे और जोरों से रो कर तमाशा कर रहे थे। मे चाओफेंग की वो टांग जिसे लेटिंग ने काटा था, उस पर अभी भी पट्टी बंधी थी और उसने इसी पट्टी को अपना झूठा दर्द दिखाने का सबूत बना लिया था। वो अपनी टांग पर हाथ मारते हुए और बंदूक लिए गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था, भाइयों बहनों देखो और बताओ, अगर बच्चा बात नहीं मानता तो एक मामा होने के नाते मैंने उसे 2 बातें बोल दी तो उसमें क्या बुराई है। उसके बदले में इन लोगों ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और अपना कुत्ता मेरे पे छोड़ दिया। मेरी टांग देखो पूरी बर्बाद हो गई है। उसके ठीक पीछे बहुत सारे लोग हाथ में बैनर पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था, हमारा बच्चा वापस करो, उस अपराधी ज़ैंग दाजुन को सजा दो, मुजरिमों को छिपाना बंद करो। मे चाओफेंग ने मोटा पैसा देकर सिटी के न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी बुलाया था। वो रिपोर्टर्स ऐसे आए थे जैसे किसी शार को खून की महक मिल गई हो। कैमरास और लाइट्स लगातार फ्लैश हो रहे थे। एक रिपोर्टर ने माइक सीधा मे चाओफेंग के मुंह पर लगाया और पूछा, क्या आप उस बच्चे के लीगल गार्डियन हैं? हाँ, मैं उसका सगा मामा हूं। उसके माँ-बाप जल्दी गुजर गए थे। मैंने ही अपना खून पसीना एक करके उसको पाल-पोस कर बड़ा किया। क्या ये आसान था मेरे लिए? मे चाओफेंग रोते हुए ऐसी ओवर एक्टिंग कर रहा था जैसे कोई रॉक एक्टर हो। और ठीक उससे कुछ दूरी पर एक काले रंग की कार में डिप्टी मेयर झाओ देहान और मे चाओक्सियोन ये सब नजारा देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अमीनी हंसी थी। मे चाओक्सियोन ने अपना अंगूठा दिखाते हुए कहा, वाह सर, ये तो कमाल का प्लान है। मेयर झाओ, ये पब्लिक और मीडिया प्रेशर वाला ट्रिक जबरदस्ती घुसने से ज्यादा असरदार निकला। झाओ देहान ने हंसी हंसकर कार की खिड़की से अपनी सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, वो ली जियान रैंक में भले ही ऊपर हो पर आखिर में है तो वो एक डॉक्टर ही, उसे अपनी इमेज का ध्यान रखना पड़ेगा। जब मीडिया इस बात का बवाल मचा देगी कि मिलिट्री वालों ने एक बच्चा किडनैप कर लिया है तो गवर्नमेंट खुद इस मामले में दखल देगी और जनता का गुस्सा शांत करने के लिए ना चाहते हुए भी उन्हें उस लड़के को वापस करना पड़ेगा। उस वक्त हॉस्पिटल के ऑफिस में ली जियान खिड़की के पास खड़ा था। बाहर का ड्रामा देखकर उसके चेहरे पर इंतहा का गुस्सा था। उसके ठीक पीछे झांग दाजुन परेशानी से अपने पैर जमीन पर पटक रहा था। डॉक्टर ली, मुझे बाहर जाने दो, मैं जाकर सब सच्चाई बताता हूं। वो मे चाओफेंग झूठ बोल रहा है। पर ली जियान ने अपने हाथ झांग दाजुन के कंधों पर रखे, उसे शांत करते हुए बोला, अगर तुम अभी बाहर गए तो उनके जाल में फंस जाओगे। उन्हें चाहिए ही यही कि फाइट हो। जैसे ही तुम उन पर हाथ उठाओगे कल न्यूज़पेपर की हेडलाइन यही होगी कि एक रिटायर्ड सोल्जर ने एक बच्चे की फैमिली को पीटा। तो क्या करें? क्या इन्हें खुलेआम कीचड़ उछालने दे? अगर चंचल उठ गया और उसने सुन लिया तो भरोसा रखो। ली जियान ने अपना गोल्डन चश्मा एडजस्ट करते हुए कहा। उसने अपनी नजर दूर आसमान में टिकी हुई थी और उसके होठों पर एक बहुत ही खतरनाक हंसी आ गई। मेरे सर्जिकल ब्लेड का काम सिर्फ लोगों की जान बचाना है, मारना नहीं। लेकिन ये कचरा साफ करने वाला काम मुझसे ज्यादा अच्छे से किसी और को आता है। वो अपनी बात पूरी कर ही पाता कि अचानक दूर आसमान से एक भारी और लगातार गूंजने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले वो आवाज किसी तूफान की गड़गड़ाहट जैसी लगी और देखते ही देखते वो किसी जानवर की भयानक दहाड़ में बदल गई। गेट पर हो रहा सारा हल्ला गुल्ला अचानक शांत हो गया। हर किसी ने घबराकर अपना सर ऊपर उठाया। देखते ही देखते बादल फट गए और उनके अंदर से 5 डार्क ग्रे कैमोफ्लेज वाले भारी आर्म हेलीकॉप्टर्स आते हुए दिखे। वो हेलीकॉप्टर्स वी शेप वाली अटैक फॉर्मेशन में बड़े दबदबे के साथ शहर के ठीक ऊपर से गुजरे। इससे पहले कि लोगों को समझ आता कि वहां हो क्या रहा है, उनमें से सबसे बीच वाला हेलीकॉप्टर जिस पर 001 नंबर लिखा था वो बेहद रौब दिखाते हुए हॉस्पिटल के ठीक गेट के ऊपर हवा में ठहर गया। जमीन से उसकी ऊंचाई बस 20 मीटर की ही थी। हेलीकॉप्टर के रोटर की इतनी तेज हवा आई कि मे चाओफेंग और उसकी पत्नी आंखें तक न खोल पाए। वो डर के मारे जमीन पर थर-थर कांप रहे थे। चॉपर का डोर खुला, वहां कोई रस्सी नहीं डाली गई। एक लंबा चौड़ा शख्स सीधा उस ऊंचाई से हवा में छलांग लगाते हुए नीचे कूद गया। बूम! एक जवान आदमी धीरे से खड़ा हुआ। उसका चेहरा जो जैसे चाकू और कुल्हाड़ी से तराशा गया हो, गुस्से से भरा हुआ था। ये थे साउथ ईस्ट वॉर जोन के डेप्यूटी कमांडर शाओ युआन, कोड नेम शुरा डीमन। और उसके ठीक पीछे बाकी 4 हेलीकॉप्टर से तेजी से रस्सी के सहारे पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्सेस के 2 स्क्वाड्स नीचे उतरे। काले मास्क और ठंडी स्टील की बंदूकें। उन्होंने देखते ही देखते पूरे मैदान को सील कर दिया। कौन यहां तमाशा कर रहा है? शाओ युआन की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी पर हेलीकॉप्टर की गूंज के बीच वो किसी भारी हथौड़े की तरह थी जो हर किसी के दिल पर जाकर लगी। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों में से किसी की आवाज निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मे चाओफेंग जमीन पर पड़ा था। उसने उन चमकती हुई काली मिलिट्री बूट्स को अपने सामने आते देखा। वो डर के मारे इतना कांपा कि उसके दांत बजने लगे। मैं अपने भांजे को ढूंढ रहा हूं। शाओ युआन ने ऊपर से मे चाओफेंग को एक कीड़े की तरह घूर कर देखा। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। अचानक आगे झुककर उसने अपने एक बड़े हाथ से किसी लोहे के प्लायर की तरह मे चाओफेंग की गर्दन दबोच ली और उस 50 किलो से ज्यादा वजन वाले आदमी को एक हाथ से हवा में उठा लिया। मे चाओफेंग हवा में अपने पैर मारने लगा। उसका चेहरा तुरंत सूअर के कलेजे जैसा डार्क रेड हो गया। पास ही खड़ा एक बेवकूफ रिपोर्टर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कवर करने के चक्कर में आगे भागा। उसने कैमरा सीधा शाओ युआन के आगे कर दिया। छोड़ो उसे, ये जबरदस्ती पुलिस ब्रुटैलिटी है। तुम किस यूनिट से हो? चाहे तुम जनरल ही क्यों ना हो, किसी को ऐसे नहीं मार सकते। हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। शाओ युआन ने अपना सिर घुमाया। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे किसी चींटी को देख रहा हो। अपना दूसरा हाथ जोर से घुमाते हुए फा! वो महंगा इंपोर्टेड कैमरा सीधा हवा में उड़ता हुआ 10 मीटर दूर जा गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक्सपोज! शाओ युआन ने ठंडी मुस्कान दी। उसने चारों तरफ देखा और उसकी आवाज बिजली की तरह गरजी। मैं साउथ ईस्ट वॉर जोन का शाओ युआन हूं। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि रूल्स इंसानों के लिए होते हैं, जानवरों के लिए मेरी डिक्शनरी में सिर्फ मुक्के हैं। उसने अपने हाथ में पकड़े मे चाओफेंग को जमीन पर जोर से पटका। फिर अपनी जैकेट से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले। ये वही मेडिकल इंजरी रिपोर्ट की कॉपीज थी जो ली जियान ने अभी अपने असिस्टेंट से भिजवाई थी। जोर से रिपोर्टर्स की भीड़ की तरफ फेंकने का एक्शन। सूश! पेपर्स हवा में उड़ने लगे। अपनी कुत्तों जैसी आंखें खोलकर ठीक से देखो। 4 साल का बच्चा, वजन 10 किलो से भी कम, पूरे जिस्म के टिश्यूज डैमेज है, इंटरनल ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रही है। ये है वो मामा जिसका तुम लोग साथ दे रहे हो। शाओ यान ने जमीन पर पड़े मे चाओफेंग और मे डांटिंग की तरफ इशारा करके दहाड़ते हुए कहा, ये कथी मौत की कोशिश है। एक शहीद के अनाथ बच्चे पर अत्याचार है। कौन अब इन 2 जानवरों का साथ देगा? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। मैं उसे अभी इसी वक्त देशद्रोह के इल्जाम में गोली मार दूंगा। उसके ठीक पीछे खड़ी स्पेशल फोर्सेस की टीम ने एक साथ मूव किया। तेजी से बंदूक रीलोड करने की आवाज, काली बंदूकों की नालियां उन तमाशा करने वालों की तरफ तान दी गई। उस वक्त रिपोर्टर्स जमीन पर पड़ी इंजरी रिपोर्ट्स को देख रहे थे और उसमें दिख रही दिल दहला देने वाली जख्मों की फोटोज को देखकर मीडिया की हवा तुरंत बदल गई। बाप रे, इतना बेरहम, ये कैसा मामा है? ये तो शैतान है, हमें धोखा दिया गया है। ये जानवर सच में घटिया है। वहीं ठीक कुछ दूरी पर कार के अंदर जाओ देहान फटी आंखों से उस आदमी को देख रहा था। ठंडे पसीने से उसकी पीठ पूरी तरह भीग गई थी। शाओ यान, वो यहाँ कैसे? ये मौत का फरिश्ता खुद सूचन कैसे आ गया? जाओ देहान एक सरकारी आदमी होने के नाते इस नाम की ताकत को अच्छी तरह जानता था। ये एक असली वॉरलॉर्ड है जिसके पास रियल मिलिट्री पावर है। ये ली जियान जैसे टेक्निकल मेडिकल ऑफिसर से बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। जाओ देहान के होठ कांप रहे थे। खत्म, इस बार हमने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मे चाओशिंग अभी भी वही अपना दिखा रहा था। डरना क्या है? वो चाहे कितना भी बड़ा हो, क्या वो प्रोविंस से बड़ा है? बाहर का शेर भी लोकल गुंडे से डरता है। एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए जाओ देहान ने मे चाओशिंग के मुंह पर मारा। तुझे क्या खा पता है? ये मौत का फरिश्ता है। अगर इसका दिमाग खराब हुआ ना तो वो इस खटारा गाड़ी के साथ साथ हमें भी उड़ा देगा। जल्दी भगाओ यहाँ से। इससे पहले कि वो दोनों गाड़ी स्टार्ट कर पाते, शाओ यान ने जैसे कुछ महसूस किया और तुरंत अपना सिर घुमाया। उस बाज जैसी तेज निगाहों ने 10 मीटर दूर बर्फानी तूफान के बीच से भी ठीक उस काली कार को लॉक कर लिया। देख लिया। अपना हाथ उठाते हुए शाओ यान ने जाओ देहान की तरफ इशारा करके गला काटने का इशारा किया और उसके होठों ने बिना आवाज के कहा, अपनी गर्दन धोकर रखना। व्रूम! हॉस्पिटल के हॉल के बाहर शाओ युआन अंदर जाने से पहले जानबूझकर हवा के रुख में खड़ा रहा ताकि ठंडा हो सके। उसने अपने कपड़ों का कॉलर ठीक किया, फिर बड़े आराम से ध्यान रखते हुए हॉल का दरवाजा खोला। आ गए। ली जियान वहां खड़ा था और उसने एक गर्म टॉवल आगे किया। शाओ युआन ने टॉवल लिया और जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। उसकी आवाज तुरंत भारी हो गई। जियान, बड़े भाई का बच्चा कैसा है? ली जियान ने गहरी सांस ली। होश आ गया है, आईसीयू में है, लेकिन उसे बहुत गहरा मेंटल ट्रॉमा है। वो कुछ बोल नहीं रहा और किसी को अपने पास आने भी नहीं दे रहा। अपने हाथों में वो फोटो कसकर पकड़ी हुई है, कोई उसे ले नहीं सकता। तुम जाकर देखो, फोटो में तुम बड़े भाई के ठीक बगल में खड़े हो, शायद वो तुम्हें पहचान ले। शाओ युआन ने सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। अपने भारी कदमों के साथ वो आईसीयू की तरफ आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा था, इस लोहे जैसे मजबूत आदमी का दिल उतना ही घबराने लगा। उसने अनगिनत दुश्मनों को मारा है, लाखों की फौज को कमांड किया है, लेकिन इस वक्त वो 4 साल के बच्चे का सामना करने से डर रहा था। डर कि वो रोएगा, उसे दर्द होगा और
सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वो पूछेगा कि तुम लोग पहले क्यों नहीं आए आईसीयू रूम के अंदर। मेरा छोटा सा जिस्म उस बड़े से हॉस्पिटल बेड पर सिकुड़ा हुआ था, किसी डरे हुए छोटे खरगोश की तरह। तभी शाओ युआन अंदर आया। उसने अपने कदम बिल्कुल हल्के रखे थे ताकि वो देखने में खतरनाक न लगे। मैं जब इस लंबे चौड़े आदमी को अंदर आते देखा तो मेरी आंखें अचानक चमक उठी। मैं इन कपड़ों को पहचानता था। ये बिल्कुल फोटो में पापा के साथ खड़े उस गुस्से वाले अंकल जैसे थे। बेड के पास आकर अपने एक घुटने पर बैठते हुए शाओ युआन ने मेरी उन बड़ी आंखों को देखा जो बिल्कुल कैप्टन ये जैसी थी, और उसके आंसू झरझर बहने लगे। चंचन, मैं शाओ अंकल हूँ, तुम्हारे पापा का जान छिड़कने वाला दोस्त। मैंने पलके झपकने लगा और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने छोटे हाथ जिसमें ड्रिप लगी थी उस फोटो को ऊपर उठाते हुए मैंने उस फोटो में दिख रहे उस गुस्से वाले चेहरे की तरफ इशारा किया। फिर शाओ युआन की तरफ इशारा करके पूछा, क्या आप यही अंकल हो? शाओ युआन खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया। अपने उस छोटे से हाथ को अपनी दाढ़ी वाले खुरदुरे चेहरे पर रखते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। हाँ, मैं शाओ अंकल हूँ। चंचन, मत डरना, तुम्हारा अंकल आ गया है। अब कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे उसके खुरदुरे पर गर्म स्पर्श का एहसास हुआ। बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाकर मैंने शाओ अंकल के आंसू पोंछे। चंचन को अब दर्द नहीं हो रहा। ली अंकल ने चंचन को टॉफी दी थी। दरवाजे के बाहर ली ज़ेयान और जांग दाजुन ये सब देख रहे थे। दोनों ने चुपचाप अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने आंसू पोंछने लगे। दूसरी तरफ जाओ देहान और मे चाओशियोंग जो अभी भी डर से कांप रहे थे, एक प्राइवेट वीआईपी रूम में छुपे थे। जाओ देहान एक के बाद एक शराब के ग्लास पी रहा था, उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। सब खत्म। शाओ युआन खुद मैदान में उतर आया है। ऊपर से वो इंजरी रिपोर्ट। वो ली ज़ेयान भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। इस बार तो जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। डरना क्यों है? मे चाओशियोंग भले ही अंदर से डरा हुआ था पर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। वो एक मुजरिम था। हालात जितने खराब होते वो उतना ही पागल हो जाता। हमारे हाथ में अभी भी आखिरी पता बचा है ना? कौन सा पता? वो स्टेट वाले। मे चाओशियोंग ने अपनी आवाज धीमी की। आप भूल गए? वो जनाब तो आप ही की टीम यानी लाइन के हैं और मैंने सुना है कि वो इन दिनों सेंटर यानी बीजिंग में ट्रांसफर लेने की रेस में उसे सबसे ज्यादा स्कैंडल से डर लगता है। अगर हम फंस गए तो जो पहले उसके गंदे काम हमने किए थे। जाओ देहान की आंखों में चमक आई। सही कहा, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो किसी से नहीं डरता। अगर मिलिट्री वाले हमारी जान लेने पर तुले तो फिर हमें मत बोलना अगर हमने भी सब बर्बाद कर दिया। दांत पीसते हुए अपना फोन उठाते हुए जाओ देहान बोला, मैं अभी वाइस गवर्नर यान को कॉल करता हूं। मैं कहूंगा कि मिलिट्री सरकार के काम में दखल दे रही है कि शाओ युआन अपने पर्सनल चक्कर में सुचेंग में अपना अलग राज यानी किंगडम चला रहा है। मैं नहीं मानता कि इस देश में कोई कानून ही नहीं बचा। मे चाओशियोंग की आंखों में जहर भरा था। और हां, शाओ युआन ताकतवर होगा पर वो हमेशा तो हॉस्पिटल में रहना नहीं दे सकता। बस एक मौका मिलने दो, मैं किसी को अंदर भेज दूंगा। जब वो छोटा पिल्ला ही मर जाएगा तो सारे सबूत यानी गवाही खत्म हो जाएंगे। उस वक्त सुचेंग सिटी मिलिट्री हॉस्पिटल डायरेक्टर्स ऑफिस माहौल बहुत गर्म था। हवा में जैसे बारूद की महक थी। जोंग शान सूट पहने और बालों को एकदम ठीक से सेट किए हुए एक मिडिल एज्ड आदमी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और थूक उछालते हुए चिल्लाने लगा, ये बिल्कुल बकवास है। वो वाइस गवर्नर यन का सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ल्यू। उसके ठीक पीछे झाओ देहान सीना ताने खड़ा था जिसके चेहरे पर एक अमीने इंसान की जीत वाली चमक थी। अपना चश्मा ठीक करते हुए और अकड़ते हुए सेक्रेटरी ल्यू से बोला, वाइस गवर्नर यन ने अभी खुद कॉल किया था। उन्हें सुचेंग में हुई इस सो कॉल्ड मिलिट्री और लोकल गवर्नमेंट की लड़ाई पर बहुत ज्यादा फिक्र है। उसने आगे बताया कि गवर्नर यन का कहना है कि इस मामले को दो हिस्सों में देखना चाहिए। मे चाओफेंग ने एक बच्चे पर अत्याचार किया, वो उसका पर्सनल मामला है और उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। बाहर खड़े मे चाओशियोंग और झाओ देहान की तरफ इशारा करते हुए उसने अपनी बात घुमाई और बोला, डेप्यूटी मेयर झाओ और मे चाओशियोंग को धोखा दिया गया था। वो तो बस उस बच्चे को बचाना चाहते थे ना। उनका तरीका शायद गलत था और उनका इरादा नहीं था, लेकिन अब मिलिट्री वालों ने जाने नहीं दे रहे और तुमने तो आम हेलीकॉप्टर से बुला लिए हैं। इसका कितना बुरा असर पड़ेगा? गवर्नर यन का ऑर्डर है कि मे चाओफेंग और उसकी पत्नी को कानून के हवाले कर दो और बाकी सभी बेकसूर लोगों को तुरंत रिहा करो और इस मामले को यहीं खत्म करो। सोफा पर बैठकर एक काली ग्लॉक पिस्टल साफ करते हुए शाओ युआन ने अपना सिर उठाया। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे किसी मुर्दे को देख रहा हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि मामला यहीं खत्म करे? मेरा भतीजा अभी भी आईसीयू में पड़ा है। सेक्रेटरी ल्यू शाओ युआन की आंखों में देखकर डर गया पर उसने सोचा कि उसके पीछे वाइस गवर्नर यन का हाथ है तो उसने हिम्मत करके कहा, कमांडर शाओ, अपने बात करने के तरीके पर ध्यान दे। लोकल मामलों में मिलिट्री दखल नहीं दे सकती। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? बगावत? अचानक बंदूक जोर से टेबल पर पटकते हुए फाह एक तेज आवाज आई और चाय का कप टूटकर चूर-चूर हो गया। शाओ युआन जैसे ही मारने के लिए खड़ा होने वाला था, एक लंबे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। अपना चश्मा ठीक करते हुए और ठंडी आवाज में ली ज़यान बोला, नंबर 5, गुस्से में मत आओ। ऐसे घटिया इंसान को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। और वैसे भी ये लोग अभी अनजान होने का नाटक कर रहे हैं। लीगल तरीके से इन पर एक्शन लेना सच में थोड़ा मुश्किल है। जाओ देहान ये देखकर और भी हवा में उड़ने लगा। बिल्कुल सही कहा, डायरेक्टर ली एक समझदार आदमी है। अगर तुम लोग उस मे चाओशियोंग को छोड़ दो और मीडिया में एक स्टेटमेंट दे दो कि ये सब एक गलतफहमी थी तो आगे चलकर हम दोस्त बन सकें। तभी धुम 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 खिड़की के बाहर जमीन पर अचानक एक रिदमिक कंपन महसूस हुआ और उसके ठीक बाद बड़े ट्रक से रिवर्स करने की बीप बीप आवाज आने लगी। ये भारी ट्रांसपोर्ट कॉन्वॉय के आने की आवाज थी। क्या हो रहा है? क्या कोई और मिलिट्री यूनिट आ गई? चौंकर खिड़की से नीचे देखते हुए जाओ देहान के होश उड़ गए। जो गाड़ियां आई थी वो मिलिट्री के हरे ट्रक से आर्म्ड व्हीकल्स नहीं थे बल्कि वो काले रंग की होंची रेड फ्लैग लग्जरी कार्स का पूरा काफिला था। पूरी 20 गाड़ियां थी। वो काफिला पूरे दबदबे के साथ हॉस्पिटल के ग्राउंड में दाखिल हुआ। काले सूट और सफेद ग्लव्स पहने हुए बहुत सारे लोग तेजी से गाड़ियों से उतरे। कुछ लोग रेड कार्पेट बिछाने लगे और कुछ लोग बड़े-बड़े बॉक्सेस उतारने लगे। सेक्रेटरी ल्यू भी दंग रह गया। ये कौन सा बड़ा लीडर आ गया? इसका शान और शौकत तो वाइस गवर्नर यान से भी ज्यादा है। ठीक बीच में खड़ी स्ट्रेच होंची लिमोजीन का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से लगभग 30 साल का एक आदमी बाहर आया। उसने बहुत ही बढ़िया फिट आने वाला डार्क ग्रे रंग का कश्मीरी ओवरकोट पहना हुआ था और गले में एक स्कॉटिश चेकर्ड मफलर डाला हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल गोरा और साफ सुथरा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गर्म जोशी वाली मुस्कान थी। अपने एक हाथ में बेशकीमती लाल चंदन की माला घुमाते हुए और दूसरे हाथ में एक मोटी सी काले रंग की अकाउंट पकड़े हुए ये था असली फैंग स्क्वाड का डिमोलिशन एक्सपर्ट और लॉजिस्टिक्स मैनेजर जो अब जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का डेप्यूटी मिनिस्टर था। ये चिंगशू ऑफिस के अंदर आकर मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखते हुए ये चिंगशू बोला, नंबर 2, नंबर 3 क्या चल रहा है? इतनी छोटी सी बात अभी तक सॉल्व नहीं हुई, मुझे खुद ही आना पड़ा। अपनी गन अंदर रखते हुए और ठंडी आवाज में शाओ युआन बोला, कुछ मक्खियां आ गई थी, दिमाग खराब कर रही है। सेक्रेटरी ल्यू ने ये चिंगशू को देखा, उसे वो चेहरा अनजान लगा और उसकी पर्सनालिटी देखकर समझ आ गया कि ये कोई बहुत अमीर या पावरफुल इंसान है। तो उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन है? ये चिंगशू ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया, सीधा जाकर सोफा पर बैठे हुए और वो काली अकाउंट बुक टेबल पर फेंके हुए उसने अपने असिस्टेंट की तरफ एक चुटकी बजाई और बोला, जाओ उस आदमी को अंदर लाओ जिसका नाम मई कुछ श्योंग है और हां डेप्यूटी मेयर जाओ को बता दो कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके साथ कुछ हिसाब किताब क्लियर करना है। जाओ देहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, तुम होते कौन हो? ये सूचन है, मैं यहां का डेप्यूटी मेयर हूं। अपनी पलकें उठाकर जाओ देहान को देखते हुए ये चिंगशू ने आराम से अपनी अकाउंट बुक का पहला पन्ना खोला। जाओ देहान मेल 46 इयर्स, सूचन का सिटी कंस्ट्रक्शन का डेप्यूटी मेयर। 1982 में साउथ सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पास करने के लिए योंगजी कंस्ट्रक्शन कंपनी से 3 लाख की रिश्वत थी। 1983 में मकाओ के ग्रैंड लिस्बोआ कैसीनो में पब्लिक फंड से 2 लाख हारा जो मई चाओ शियोंग ने चुकाया। 1984 में यानी पिछले ही महीने तुमने प्रोविंस कैपिटल में अपनी मिस्ट्रेस के लिए एक विला खरीदा। प्रॉपर्टी के पेपर्स पर तुम्हारे साले का नाम है पर पैसा फिर से मई चाओ शियोंग ने दिया। जाओ देहान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, ठंडा पसीना किसी झरने की तरह बहने लगा। तुम बकवास कर रहे हो, तुम कौन हो? ये बदनामी है। ये चिंगशू हंसा, बदनामी? डेप्यूटी मेयर जाओ, इस एक हिसाब का मेरे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, कैसीनो का सीसीटीवी फुटेज और तुम्हारी मिस्ट्रेस का स्टेटमेंट मौजूद है। बुक बंद करके थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए वो बोला, मेरा इंट्रो सुनो, मैं ये चिंगशू हूं, पूरी मिलिट्री का पैसा मैं संभालता हूं और इसके साथ सभी बड़े बैंक की स्पेशल ऑडिट पावर भी मेरे पास है। मेरी इस बुक में ऐसा कोई पैसा नहीं जो ढूंढा ना जा सके। बात बस इतनी है कि मैं किसकी तलाशी लेना चाहता हूं। ये चिंगशू पास खड़ा सेक्रेटरी यू ये नाम सुनकर कांप उठा। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो लगभग जमीन पर गिरने वाला था। एक प्रोविंशियल सेक्रेटरी होने के नाते उसे इस नाम की अहमियत बहुत अच्छी तरह पता थी। वो टॉप लेवल सरकारी बिजनेसमैन है, एक कुबेर यानी गॉड ऑफ वेल्थ जिसके पास देश के स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की चाबी है। यहां तक कि प्रोविंस के बजट डेफिसिट यानी घाटे को कवर करने के लिए भी उसकी परमिशन चाहिए होती है। वाइस गवर्नर यान भी जब उससे मिलते हैं तो बहुत इज्जत से मिनिस्टर यान बुलाते हैं। सेक्रेटरी यू की आवाज आ रही थी, मिनिस्टर यान ये सब गलतफहमी है, गवर्नर यान को पता नहीं था कि आप यहां हैं। अपने हाथ में पकड़ी माला के दानों को आराम से घुमाते हुए ये किंग शो बोला, गवर्नर यान तुम्हारा मतलब यान लिवन है ना? उसका अभी वाला कॉल बहुत ही सही टाइम पर आया था और इत्तेफाक से मेरे पास उसका भी एक हिसाब किताब है। सूचन का वो आधा अधूरा पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट, लगता है गवर्नर यान के साले का भी उसमें शेयर था, है ना? सेक्रेटरी यू का चेहरा मौत जैसा फीका पड़ गया और वो धड़ाम से कुर्सी पर गिर गया। उसने मान लिया कि अब सब खत्म हो चुका है। ये आदमी यहां बातचीत करने नहीं आया है, ये उनकी कॉन्फिस्केट करने आया है। अपनी जगह से उठकर डर के मारे पत्थर बन चुके जाओ देहान के पास जाते हुए ये किंग जो ने उसके पसीने और तेल से भरे चेहरे पर हल्की सी थप्पी दी। जाओ देहान अब अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में बैठकर ये हिसाब जोड़े रहना। ये किंग जो ने हल्के से आवाज लगाई, कोई है? दरवाजे के बाहर से काले सूट पहने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आए, पूरी तरह बेहोश से हो चुके जाओ देहान को उठाते हुए उन्होंने कहा, ले चलो प्रोसिक्यूटर की ऑफिस भेज दो। इल्जाम क्या है? मिलिट्री सीक्रेट्स चुराने की कोशिश और नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालना। जाओ देहान को निपटाने के बाद ये किंग जो ने सेक्रेटरी ल्यू की तरफ देखा, वापस जाकर यान लिवन को बोल देना कि अपनी हद में रहे। सेक्रेटरी ल्यू गिरता पड़ता
वहां से तुम दबाकर भाग गया। शाओ युआन बोला, नंबर 5 तुम सच में कमीने हो, मेरा मतलब तुम सच में खतरनाक हो। आंखें घुमाते हुए ये किंग जो बोला, ठीक है मक्खन लगाना बंद करो, मैं बेटे को देखने जा रहा हूं। रूम में शांग दाजुन हाथ में कटोरा पकड़े मुझे बेढंगे तरीके से मना रहा था। चंचन प्यारा बच्चा, एक घूंट और पी लो। मैंने नामे से हिलाया, छोटा सा मुंह लटकाया और आंसू भरी आंखों से बोला, अंकल ये अच्छा नहीं है, मुझे कुछ मीठा खाना है। बेचारा होकर से हिलाते हुए शांग दाजुन बोला, डायरेक्टर ली ने कहा है कि तुम मीठा नहीं खा सकते वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और ये चिंग जो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। किसने कहा मीठा नहीं खा सकते? उसके ठीक पीछे लंबी टोपी पहने दो शेफ्स थे जो एक सिल्वर फूड ट्रॉली पुश करते हुए अंदर आ रहे थे। पीछे आते हुए और चिढ़कर ली ज़ियान बोला, नंबर 5 कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, उसका डाइजेशन अभी बहुत कमजोर है, फिक्र मत करो मेरे महान डायरेक्टर। ट्रॉली पर रखे खाने का कवर हटाते हुए ये चिंग जो बोला। उसके अंदर एक बहुत सुंदर चाइना ग्ले का बोल था जिसमें दुधिया सफेद रंग का एक पेस्ट ऐसा कुछ था जिससे बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। ये मैंने स्पेशली न्यूजीलैंड से फ्लाइट के जरिए शीप सोलेस्ट्रम भेड़ का पहला दूध मंगवाया है। इसमें 100 साल पुराने वाइल्ड जिंसिंग से निकला राइस ऑयल मिला है और थोड़ा सा मनुका हनी डाला है। इसमें न्यूट्रिशन भी है, डाइजेस्ट करने में भी आसान है और ये मीठा भी है। ये चिंग जो मेरे बेड के पास आया, मुझ कमजोर से बच्चे को देखकर जिसको देखकर किसी का भी दिल रो पड़े, उसका दिल पिघल गया। चंचन मैं अंकल ये हूं। कटोरा उठाकर एक सोने के चम्मच से थोड़ा सा निकालते हुए और हल्के से फूंक मारकर ठंडा करते हुए ये चिंग ने कहा, लो चक्कर देखो जो तुम्हारा अंकल तुम्हारे लिए लाया है। डरते डरते उसे देखते हुए मैंने अपना मुंह खोला और एक घूंट लिया, मीठा और इतना स्वादिष्ट जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। अच्छा लगा? ये चिंग ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। मैंने हां में सिर हिलाया, बहुत अच्छा है, जैसे जैसे मम्मी के हाथों का स्वाद। ये मम्मी के हाथों का स्वाद सुनकर ये चिंग की आंखें और भी नम हो गई। अगर अच्छा लगा तो अब हर रोज खाना। तुम्हारे अंकल ने वो पूरा शीप फार्म ही खरीद लिया है ताकि वो खास चंचन के लिए दूध दे सके। तभी कमरे के बाहर से एक हंगामा सुनाई दिया, छोड़ो मुझे, मैं मी चाओ शुंग हूं, मुझे डिप्टी मेयर जाओ से मिलना है। दो गार्ड्स ने मी चाओ शुंग को किसी मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए दरवाजे तक लाकर पटका। वो अभी भी छूटने की कोशिश कर रहा था और सूचेंग ने अपने पॉलिटिशियंस दोस्तों का नाम लेकर इस सिचुएशन से बचना चाहता था, पर अंकल यी चेंगजू अपनी जगह से खड़े हुए। उनके चेहरे की वो मीठी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। वो वार्ड से बाहर निकले और ऊपर से मी चाओ शुंग को किसी कीड़े की तरह घूर कर देखा। अपनी जैकेट से वही काली अकाउंट बुक निकालते हुए उन्होंने खास पन्ना खोला, उसे फाड़ा और सीधा मी चाओ शुंग के चेहरे पर फेंकर ठंडी आवाज में बोले, जाओ देहान अभी लॉकअप में बैठकर अपनी गलतियों का कन्फेशन लिख रहा होगा, उसके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अपनी महंगी घड़ी की तरफ देखते हुए अंकल यी की आवाज और खतरनाक हो गई। जहां तक तुम्हारी कंपनी की बात है, तुम्हारा डांस हॉल, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स ठीक 5 मिनट पहले बैंक ने फ्रीज कर दिए हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित हो चुका है। और हां, वो 3 करोड़ का लोन जो तुमने उधार लिया था उसके मालिक ने वो डेट यानी कर्जा अब मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया है। मी चाओ शुंग की आंखें फटी की फटी रह गई। वो फर्श पर ऐसे तड़प रहा था जैसे किसी मछली का गला दबा दिया हो। बैंकरप्ट, इतना बड़ा कर्जा। नीचे बैठकर मी चाओ शुंग के डरे हुए चेहरे पर थप्पी मारते हुए अंकल यी ने कहा, अब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक हूं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम देख सको कि कैसे सूचेंग का सबसे अमीर आदमी एक ऐसे भिखारी में बदल गया जिसको भीख मांगने का भी हक नहीं है। ये कहकर अंकल यी खड़े हो गए। घिन से अपने हाथ साफ करते हुए उन्होंने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, ले जाओ इसको, हॉस्पिटल का फर्श गंदा मत करने दो इसको। मी चाओ शुंग को किसी कीचड़ की तरह घसीटते हुए जाते देख अंकल यी ने अपने कोट को ठीक किया, पीछे मुड़कर शाओ अंकल और ली अंकल से बोले, हो गया, बाहर का काम निपट गया, अब आगे बारी है सबसे खतरनाक शख्स आने की, है ना? सुबह के 10 बजे थे। मेजिया गांव में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। कुछ आवारा लोग धूप सेकते हुए अभी भी मेरे बारे में बातें बना रहे थे। कह रहे थे कि अच्छा हुआ कोई उस मनहूस अनाथ बच्चे को ले गया और उस शैतान मामा की किस्मत खराब थी जो मैं उसके गले पड़ गया था। पर तभी अचानक धुम 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 जमीन के पत्थर हवा में उछलने लगे। ये किसी बहुत भारी मशीन के जमीन पर चलने की आवाज थी। एक आवारा आदमी ने हैरानी से अपना सिर उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव के रास्ते पर 2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स आ रहे थे। उनकी भारी कैनन्स आसमान की तरफ थी। उनके पीछे स्पेशल फोर्सेस से भरे 10 मिलिट्री ट्रक्स थे और हवा में 3 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स वी फॉर्मेशन में नीचे उड़ते हुए आ रहे थे जिनकी तेज हवा में गांव के घास के ढेर उड़ा दिए थे। बाप रे, आर्मी, पूरी आर्मी आ गई है। गांव वाले डर के मारे बुरी तरह घबरा गए और गिरते पड़ते गांव के अंदर भागने लगे। बूम, पहला आर्मर्ड व्हीकल बिल्कुल नहीं रुका। उसने सीधा मेजिया विलेज लिखे हुए लकड़ी के गेट को तोड़ कर गिरा दिया। वो लोहे का जानवर गांव के सेंटर स्क्वायर में आकर रुका। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक भारी मिलिट्री बूट ने जमीन पर जोर से कदम रखा और जमीन पर बड़ी बर्फ उछल गई। जो शख्स बाहर आया वो 6 फीट 4 इंच लंबा था और एक लोहे के टावल जैसा मजबूत था। उसने स्पेशल फोर्सेस का कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म पहना हुआ था जिसका टैक्टिकल वेस्ट उसके मसल्स की वजह से फटने को हो रहा था। आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस थे और मुंह में एक बिना जली सिगार दबाई थी। ये थे मेरे तीसरे अंकल, फैंग स्क्वाड के ओरिजिनल असॉल्ट टीम मेंबर और अब स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड के कमांडर ले हू थंडर गॉड। उनके ठीक पीछे जांग दाजुन लंगड़ाते हुए गाड़ी से कूदा, अपने ब्लैक सनग्लासेस उतारते हुए। ले अंकल की वो आंखें सबको दिखीं जो गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भूखा शेर किसी को कच्चा चबाने वाला हो। उन्होंने इस शांत दिखने वाले छोटे से गांव पर एक नजर डाली और दांत पीसकर ऑर्डर दिया, अरेस्ट देम, पकड़ लो सबको। उनका ऑर्डर मिलते ही सैकड़ों फुली आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस भूखे शेरों की तरह गांव के हर कोने में घुस गए। जांग दाजुन का हाथ कसके पकड़ते हुए ले अंकल की भारी आवाज गूंजी, मेरे चेंचन को किसने परेशान किया था, उसकी थंडर को किसने मारा था, तुम बस उंगली रखो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। जांग दाजुन की आंखें आंसुओं से लाल थी। उसने रोते हुए गांव के ईस्ट साइड वाले एक घर की तरफ इशारा किया और बताया कि वहां का आदमी कसाई है। परसों वही आदमी कुत्ते को पकड़ने वाली रस्सी लेकर आया था और थंडर को मारकर खाने के लिए घसीट रहा था। कॉक! ले अंकल जोर से दहाड़े और लंबे कदम भरते हुए उस घर की तरफ भागे। घर का दरवाजा बंद था पर ले अंकल ने दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं समझा। जोर से एक भारी किक मारते हुए फा, वो मोटा लकड़ी का दरवाजा किसी पेपर की तरह टूटकर अंदर चला गया। अंदर बैठे शराब पी रहे उस कसाई ने डरकर अपना चाकू उठाने की कोशिश की पर ले अंकल पहले ही अंदर घुस चुके थे। एक हाथ से उसकी गला पकड़कर उसे जमीन पर जोर से पटकते हुए ले अंकल चिल्लाए, तुझे एक मिलिट्री डॉग का गोश्त खाना था, पहले मैं तेरी पूरी चर्बी उठाता हूं, ले जाओ इसे स्क्वायर पर घसीटकर। फिर जांग दाजुन ने एक और घर की तरफ इशारा किया जहां के बच्चे ने मुझ पर और थंडर पर पत्थर मारे थे और उसकी मां हंसी थी। स्पेशल फोर्सेस उस घर में भी दरवाजा तोड़कर घुस गए। वो मोटा बच्चा डर के मारे रोने लगा। उसकी बेशरम मां ने हंगामा करना चाहा, तुम आर्मी वाले के हक से हमें पकड़ रहे हो। क्लिक, एक काली बंदूक सीधे उसे माथे पर तानते हुए एक कमांडो बोला, बकवास बंद और चल। सीन 4, शहीद का सच और जमीर की मौत। सिर्फ 20 मिनट के अंदर पूरा मेजा विलेज छान मारा गया। 10 लोग जिन्होंने मुझे परेशान किया था या चुपचाप तमाशा देखा था सबको स्क्वायर में लाकर इकट्ठा कर दिया गया। ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बाकी सैकड़ों लोगों से एक बड़ा सर्कल बनवा लिया गया था। उस सर्कल के अंदर वो 300 मुजरिम अपने घुटनों पर बैठे थे जिसमें वो कसाई, उन बदमाश बच्चों के पेरेंट्स और सबके ठीक सेंटर में हॉस्पिटल से स्पेशली लाए गए मई चाओफिंग और मई डांटिंग हथकड़ी पहने बैठे थे। ठंड के मारे उनकी नाक बह रही थी लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही अकड़ थी। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हाथ में मेगाफोन लेते हुए ले अंकल ने पहले आसपास खड़े सभी गांव वालों को घूर कर देखा। यही थे वो जाहिल और बेहिस लोग जिन्होंने एक शहीद के अनाथ बच्चे की उस नरक जैसी जिंदगी पर चुपचाप तमाशा देखा था। मई चाओफिंग को देखकर एक ठंडी मुस्कान देते हुए ले अंकल बोले, क्या हुआ, अभी तक अकड़ बाकी है क्या? तुम्हें लगता है कि अपने घर के बच्चे पर जुल्म करना हमारा मामला नहीं है? मई चाओफिंग ने अपना सिर उठाया। हालांकि वो डरा हुआ था और उसने अपना वही घटिया लॉजिक दिया कि ये फैमिली मैटर है और वो मेरा मामा है, घर का मामला। गुस्से से मेगाफोन जमीन पर फेंकते हुए और एक झटके से अपना यूनिफॉर्म फाड़ते हुए ले अंकल ने अपनी छाती सबको दिखाई जिस पर बहुत से जख्मों के निशान, स्कार्स थे। अपनी छाती पर बने एक लंबे निशान की तरफ इशारा करके दहाड़ते हुए वो बोले, दिख रहा है ये स्कार? ये 1984 की बात है। लाओशैन के बॉर्डर पर एक रॉकेट से उड़ गया था मैं, मेरी मौत आई थी तो कौन था जिसने मुझे अपनी पीठ पर उठाया और उस माइन फील्ड में 3 किलोमीटर तक जमीन पर रेंग कर लाया? कौन था जिसने अपना आखिरी पेन किलर मुझे दिया और खुद गोली के दर्द को सहता रहा? वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। सिर्फ ले अंकल की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। नॉर्थ साइड की तरफ उस दूर बॉर्डर की दिशा में इशारा करते हुए उनकी आवाज किसी जख्मी जानवर की चीख जैसी लग रही थी। वो ये दिन था वही जिसे तुम लोग मरा हुआ शैतान कह रहे हो। वो इस बच्चे का सगा बाप था। उसने अकेले बस एक गन से उस बॉर्डर पर होल्ड किया और एंड में दुश्मनों के साथ एक ग्रेनेड से खुद को उड़ा लिया। जब वो मरा उसकी एक हड्डी भी ठीक से नहीं मिली। उसने बॉर्डर पर अपनी जान दी लेकिन क्यों? इसलिए ताकि तुम लोग चैन से खेती कर सको और आराम से सो सको। गुस्से से मई चाओफिंग की तरफ उंगली करते हुए ले अंकल चिल्लाए, लेकिन तुमने उसके बच्चे के साथ क्या किया? उसे लकड़ी के गोदाम में रखा, सड़ा
हुआ खाना खिलाया, जानवर की तरह पीटा, उसने तुम लोगों के लिए अपना सारा खून बहा दिया और तुमने उसके बच्चे का ही खून चूसा। अगर तुमने उसे बस थोड़ा सा गर्म खाना दिया होता तो आज लेहू यहाँ सबको सिर झुकाकर थैंक यू कहता, पर तुमने वो भी नहीं किया। बूम, अपने हाथ से एक भारी पत्थर पर जोर का मुक्का मारते हुए ले अंकल ने उस मजबूत ग्रेनेड के पत्थर को चिपका दिया। वहां उन गांव वालों में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए आ गया और ले अंकल के सामने अपने घुटनों पर झुक गया। ये हमने क्या पाप कर दिया हीरो, ये हमें माफ कर दो, हम सब आपके गुनहगार हैं। वो बाकी बचे लोग जो चुप थे उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। धड़ धड़ स्क्वायर में मौजूद सभी लोग अपने घुटनों पर आ गए थे। वहां रोने और अफसोस की आवाजें गूंजने लगी थी। वो कसाई जमीन पर अपना सिर मार मार कर रो रहा था जिससे उसका खून बहने लगा था। उन बदमाश बच्चों के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जोर से थप्पड़ मारा और उनका सिर जमीन पर टच करवाकर मुझसे और मेरे पापा से माफी मांगने को कहा। पूरा मेजा विलेज अपनी शर्मिंदगी में घिर चुका था। ये उनकी तरफ से बहुत लेट आई हुई माफी थी, लेकिन कम से कम अब इंसाफ हो रहा था। लेकिन उन सब लोगों के रोने और माफी मांगने के बीच भी घुटनों के बल बैठे मे चाओफिंग और मे डांटिंग अभी भी अपनी अकड़ से गर्दन ऊंची करके बैठे थे। उनके चेहरे पर डर तो था और इस डर से ज्यादा वो किसी ऐसे जुआरी की तरह लग रहे थे जो सब कुछ हार गया हो और अब खुद को पागल कर चुका हो। घुटनों के बल बैठे हुए जोर से चिल्लाता हुआ मे चाओफिंग दहाड़ा। मैं नहीं मानता इसको। उसकी आवाज से बाकी सभी लोगों का रोना रुक गया। उसने सिर उठाकर ले अंकल को बड़ी नाराजगी और नफरत वाली नजर से घूर कर देखा। ठंड से कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठे उस शैतान मामा मे चाओफिंग ने एक ऐसी घटिया बात बोली जिसे सुनकर वहां सभी के होश उड़ गए। क्या फर्स्ट क्लास मेरिट, कैसी देश की रक्षा? वो पागलों की तरह चिल्लाया। वो ये थिंग वहां अपनी मर्जी से क्या था, इससे मेरा क्या लेना देना? वो मर गया, उसकी बीवी भी मर गई, तो वो मिलिट्री मेडल एक इनहेरिटेंस बन गया। मैं उनका अकेला रिश्तेदार बचाऊं, मैंने उसे बेचकर पैसे कमा लिए तो क्या गलत किया? ये मेरा कानूनी हक है। मे चाओफिंग जैसे आखिरी दिन का सहारा ले रहा था। उसकी आवाज और ऊंची हो गई। तुम लोग अब इतनी अकड़ दिखा रहे हो, पिछले 4 साल से कहां मर गए थे? अब यहाँ अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो? मेरे पास लॉयर है, मेरे बड़े साले मे चाओशोंग पर अभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। ये बस एक आपस का मामला है, फैमिली डिस्प्यूट। तुम लोग मुझे डराना बंद करो, ज्यादा से ज्यादा कुछ साल की सजा होगी। जब मैं बाहर आऊंगा तो वापस उस अनाथ पिल्ले को ढूंढ कर निकालूंगा। पूरा गांव सुन रह गया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इस हद तक बेशर्म और नीच हो सकता है। यहाँ तक कि जमीन पर बैठे गांव वाले भी हैरानी से उस औरत और आदमी को देखने लगे जैसे किसी दो अजीब मॉन्स्टर्स को देख रहे हो। ले अंकल यानी थंडर गॉड को इतना गुस्सा आया कि उनकी हंसी छूट गई। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मे चाओफिंग के ठीक आगे आकर खड़े होते हुए उनकी शेर जैसी आंखों में से गुस्से की वो आग अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी शांति थी जैसी मुर्दों को देखते वक्त होती है। अपना सिर हिलाते हुए अपनी कमर से पिस्टल निकालकर कॉक करते हुए काली बंदूक की नली सीधा मे चाओफिंग के माथे पर लगा दी गई। जब तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। ले अंकल की उंगली ट्रिगर पर आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगे। मुझे मत मारो। मे चाओफिंग को आखिरकार डर लगने लगा और उसकी पैंट गीली हो गई, पर वो अभी भी अकड़ते हुए बोला, तुम एक बेकसूर को नहीं मार सकते, इतने सारे लोग देख रहे हैं। घबरा कर आगे भागते हुए और ले अंकल का हाथ पकड़ते हुए ज़ैंग दाजुन चिल्लाया, कमांडर ले, ऐसे घटिया इंसान के लिए खुद पर इल्जाम मत लो। कैप्टन ये ऊपर से सब देख रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम ऐसे आदमी को मारकर अपने हाथ गंदे करो। ले अंकल की बाजुओं की नसें फूल गई थी, उनका जिस्म डर और गुस्से से कांप रहा था। वो सच में इस जानवर को वही गोली मार देना चाहते थे, पर उन्हें पता था कि ज़ैंग दाजुन ठीक कह रहा है। इसको ऐसे मारना बहुत आसान हो जाएगा और इससे फैंग स्वॉर्ड के लिए बिना वजह की पॉलिटिकल परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। ले अंकल ने गहरी सांस ली और अपनी बंदूक पीछे कर ली। उन्होंने मे चाओफिंग को मौत से बचने के बाद वाली खुशी में झूमते देखा। उनके होठों पर अचानक एक ऐसी ठंडी मुस्कान आई जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। तूने ठीक कहा, मैं तुझे नहीं मार सकता। मे चाओफिंग के चेहरे पर टपली मारते हुए और आवाज धीमी करते हुए ले अंकल बोले, तुझे पता है कि मेरे बाकी भाई क्यों नहीं आए? खास और नंबर 6। मे चाओफिंग चौंक गया, पर ले अंकल ने इस बात पर और कोई डिटेल नहीं दी। उन्होंने बस मतलब भरे अंदाज में कहा, उसका दिल बहुत छोटा है और वो बिल्कुल तेरी तरह अकड़ने वाला इंसान है। तुझे लगता है तू कानून जानता है और खुद को बचाने के ख्वाब देख रहा है, तो तू दुआ कर ले। खड़े होकर अपने स्पेशल फोर्सेस यूनिट को इशारा करते हुए ले अंकल ने ऑर्डर दिया, इन सबको ले चलो और इन दोनों जानवरों को अलग से बंद करना। इन्हें मरने मत देना और इन्हें सोने भी मत देना। सुबह होने तक इनको नए आने वाले शख्स के हवाले कर देना। नंबर 6 के जब मे चाओफिंग ने मिलिट्री इंटेलिजेंस 3 के लफ्ज सुने तो भले ही उसे इसका पूरा मतलब नहीं समझ आया, पर ले अंकल की आंखों से उसको एक ऐसा मैसेज मिल गया जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। बर्फ फिर से गिरने लगी। गांव वाले अभी वहां घुटनों पर बैठे थे, किसी की भी खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। वहां जाते हुए जहां कैप्टन ये का पुराना टूटा हुआ घर था, पूरी इज्जत के साथ मिलिट्री सैल्यूट देते हुए ले अंकल बोले, मुजरिम पकड़े गए हैं पर अभी तक इंसाफ पूरा नहीं हुआ। नंबर 6 तुम्हारे आखिरी हिसाब का एक पैसा वसूल करेगा। एक बर्बाद अंडरग्राउंड बंकर। मे चाओफिंग एक ऐसी लोहे की कुर्सी पर बंधा हुआ था जिसको जमीन के साथ वेल्ड किया गया था। उसके दोनों हाथ पीछे करके हथकड़ी लगाई हुई थी। उसके दोनों पैर भी लोहे की जंजीरों से बंधे थे। उस वक्त मे चाओफिंग पागलों की तरह चिल्ला रहा था, कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो, तुम लोगों ने मुझे इलीगल डिटेंशन में बंद किया है, मुझे अपने लॉयर से मिलना है, डिप्टी मेयर से मिलना है। एक बहुत भारी लोहे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर आने वाला आदमी एक काले रंग का लंबा कोट पहने हुए था जिसका जिस्म काफी पतला था। वो करीब 30 साल का लग रहा था और उसकी स्किन ऐसी सफेद पड़ चुकी थी जैसे उसने सालों से धूप न देखी हो। उसके फीचर्स ठीक थे और थोड़े अजीब फेमिनिन लग रहे थे। उसके हाथ में एक छोटा सिल्वर ब्रीफकेस था। उसने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मी चाओफिंग की आंखों में घूरता रहा। उसकी आंखें बिल्कुल स्याह काली थी जैसे वो सीधा किसी की रूह को देख रही हो। तुम कौन हो? मी चाओफिंग को देखकर घबराहट हुई और वो चिल्लाकर बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मेरा बड़ा साला मी चाओशोंग है और मेरे पीछे मेयर का सपोर्ट है। आदमी हंसा। वो बिल्कुल हल्की काम सी हंसी थी पर इसे देखकर किसी की भी हड्डियों में ठंडक फैल जाए। आराम से अपने काले लेदर के ग्लव्स उतारे हुए जिसके नीचे उसके हाथ बहुत लंबे दिख रहे थे। फिर उसने वो सिल्वर ब्रीफकेस खोला। ब्रीफकेस में ठीक ढंग से 2 चीजें रखी हुई थी, एक मोटी सी फाइल डॉसिए और एक चमकती हुई धारदार डैगर खंजर। आदमी की आवाज बहुत गहरी थी जिसमें एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं? ये थिंग का साया, पर हां लोग मुझे गॉड ऑफ डेथ बुलाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये थे मेरे एक और अंकल नंबर 6 शन यनचो। मी चाओफिंग ने थूकते हुए कहा, ये सब भूत प्रेत का नाटक बंद कर। तुझे लगता है मैं इन बातों से डर जाऊंगा? अगर हिम्मत है तो मुझे मार दे। अंकल शन यनचो को इस बार गुस्सा नहीं आया। अपना सिर हिलाते हुए डैगर को उठाकर और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए वो बोले, चलो एक गेम खेलते हैं। वो फाइल उठाकर और उसके धागे को आराम से खोलते हुए अंकल शन ने कहा, इस गेम का नाम है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। टेबल पर मी चाओफिंग के ठीक सामने दसियों पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स फैल गए। मी चाओफिंग एज 38 1968। जब तुम 8 साल के थे तुमने पड़ोस की विडो वांग को नहाते हुए चुप कर देखा था। पकड़े जाने पर तुमने उसी पर इल्जाम लगा दिया कि उसने तुम्हें उकसाया था, जिसकी वजह से विडो वांग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 1975 आर्मी में जाने से बचने के लिए तुमने 1 किलो सोया सॉस पी ली ताकि बीमार हो जाओ और अपने बाप को कमेटी के आगे घुटने एक भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। 1980 कंस्ट्रक्शन साइट से तुमने एक ट्रक ईएमटी बार्स चुराई और बेच दी। इसके बदले तुम्हारे साथी वर्कर लाओ जाओ को फंसाया और वो 3 साल के लिए जेल चला गया। मे चाओफिंग की आंखें फटी रह गई। ये सारी बातें सदियों पुरानी थी जिसमें से कुछ उसकी बीवी तक नहीं जानती थी। इस आदमी को इन सबके बारे में इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम ये सारा झूठ मुझे फंसाने के लिए बोल रहे हो। तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? अंकल शैन बोले, अभी सबसे बढ़िया हिस्सा आना बाकी है। उन्होंने फोटो निकाली। ये मेरी उस वक्त की तस्वीर थी जब मैं पहली बार इस मामा के घर लाया गया था। मैं गोरा और गोल मटोल सा था, मेरी आंखों में एक चमक थी। फिर उन्होंने एक और फोटो निकाली। ये मेरी अब की तस्वीर थी। मेरे पूरे जिस्म पर बस जख्म भरे थे। अपने हाथ का डैगर हल्के से मे चाओफिंग के गाल पर लगाते हुए खंजर की ठंडक से मे चाओफिंग का पूरा जिस्म कांप गया। मे चाओफिंग, मैं जानना चाहता हूं कि सर्दियों के बीच जब तुमने सिर्फ 4 साल के चंचन को उस कुत्ते के गोदाम में बंद कर दिया था तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? जब तुमने जलते हुए सिगरेट उसकी पीठ पर लगाए और उसको रोते और मिन्नतें करते सुना। मे चाओफिंग अभी भी खुद को बचा रहा था। मैं बस बच्चे की तरबियत कर रहा था। मैं उसका मामा हूं, ये मेरा हक है। अपने हाथ का डैगर हल्के से थोड़ा और हिलाते हुए और मे चाओफिंग के गाल पर एक पतली सी खून की लकीर बन गई। ये दर्दनाक नहीं था पर खून की गर्मी महसूस हो रही थी। अगर तुम उसकी तरबियत कर रहे थे तो तुमने ये रिंग के मिलिट्री मेडल्स एंटीक बेचने वालों को क्यों बेचे? और तुमने किसी बच्चा चोर से उसे 500 रुपए में बेचने की डील क्यों की थी? फाइल से बैंक रसीद की कॉपी निकालकर मे चाओफिंग के चेहरे पर फेंकते हुए अंकल शैन बोले, इस पर जो पैसे रिसीव करने वाला नाम है वो तुम्हारा है। मे चाओफिंग, तुम बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे थे, तुम उसको बेच रहे थे, एक शहीद की औलाद को। मे चाओफिंग बुरी तरह घबरा गया। ये उसका सबसे बड़ा राज था। उसने ये सब इतने चुपके से किया था। वो जोर लगाने लगा, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता। और उसके हिलने से लोहे की कुर्सी चुभन भरी आवाज करने लगी, हवा में सांस छोड़ते हुए जैसे वो मे चाओफिंग की बेवकूफी पर मायूस हो रहे हो। फिर उन्होंने टेबल पर रखे छोटे रिमोट का बटन दबाया। बिज़, दीवार पर लगा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चालू हुआ जिसमें ठीक ऐसी ही दूसरी इंटरोगेशन वाली जगह दिख रही थी। कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, मे डांटिंग। उस वक्त की मे डांटिंग इसकी पहले की अकड़ और बदतमीजी गायब हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, नाक और आंसू से उसका पूरा चेहरा भरा था और वो कैमरा के सामने पागलों की तरह अपना सिर पटक रही थी। मैंने सब बता दिया है। ये सब मे चाओफिंग ने मुझसे करवाया था। उसने कहा था कि वो बच्चा कचरा है जिसे कोई नहीं पूछेगा इसको पालना, पैसे बर्बाद करना है, इससे अच्छा इसे बेचकर पैसे कमा लेते हैं। सिगरेट से उसी ने जलाया था। उसने कहा था कि
कि इस बच्चे की आंखों में बहुत घमंड है, देखकर दिमाग खराब होता है। कुत्ते को भी वही मारना चाहता था। उसने कहा था कि वो प्योर ब्रीड जर्मन शेफर्ड है, मीट टेस्टी होता है और उसकी स्किन से कोट बन सकता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मे चाओ फैंग स्क्रीन को घूर रहा था, उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने वाली थी। कुतिया, तूने मुझे धोखा दिया। शेन यानझो ने टीवी बंद किया, उसकी आवाज अभी भी शांत थी। देखा तुमने, तुम्हारी अपनी बीवी सिर्फ 5 मिनट में ही टूट गई। शेन यानझो उठा और मे चाओ फैंग के पीछे गया। अब सारे सबूत पूरी तरह सेट हो चुके हैं। टॉर्चर, जानबूझकर चोट पहुंचाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, शहीद निशानी की बेइज्जती। आज के कानून के हिसाब से तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन वो सजा तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। शेन यानझो की छुरी धीरे से फिसलते हुए मे चाओ फैंग के उस जख्मी पैर पर आई। वहां पट्टी बंदी थी जिसके नीचे लेटिंग के दांतों से फाड़ा हुआ जख्म था। तुम्हें पता है, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हूं, पर मैं आधा डॉक्टर भी हूं। मैं जानता हूं कि इंसान की बॉडी में 720 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और मैं जानता हूं कि कौन सी नस सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। मैं तुझे पूरे होश में ये फील करा सका हूं कि कैसे तेरा मांस एक एक करके काटा जा रहा है, तेरी नसें एक एक करके तोड़ी जा रही हैं और तू चाहकर भी बेहोश नहीं हो पाएगा। कुछ बिना किसी वार्निंग के वो छुरी सीधा मे चाओ फैंग के उस जख्म के अंदर घुसे। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, बल्कि उसने एकदम परफेक्ट निशाने के साथ एक खुली हुई पेन नर्व को पकड़ लिया था। एक भयंकर और चीख देने वाली आवाज उस बॉम्ब शेल्टर में गूंज उठी। ये सिर्फ स्किन या मांस कटने का दर्द नहीं था, बल्कि किसी बिजली के झटके की तरह सीधा दिमाग के अंदर घुसने वाला और भेजा फाड़ देने वाला भयंकर दर्द था। मे चाओ फैंग की पूरी बॉडी जोर जोर से झटके खाने लगी। उसकी आंखें उलट गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मुझे मार दो प्लीज, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। शेन यानझो ने बिना किसी इमोशन के छुरी वापस निकाली। ये तो सिर्फ पहला कटा। तूने चेन चेन को जितनी भी चोटें दी हैं, मैं उन सबका हिसाब तेरे जिस्म से लूंगा, वो भी कई गुना ज्यादा। फिक्र मत कर, मेरे पास सबसे बढ़िया दवाई है, तू मरेगा नहीं। मे चाओ फैंग आखिरकार टूट गया। मैं सब बताऊंगा, मैं सब कन्फेस करता हूं। उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। कौन सा बैकअप, कौन सी बच निकलने की उम्मीद। असली डर के सामने ये सब हवा हो गए थे। मैंने ही ये सब किया था, मैं ही उसे मारना चाहता था। मैं ही थिंग से जलता था कि मरने के बाद भी उसे हीरो माना जा रहा था, कि उसके बेटे को पेंशन मिल रही थी। मैं बस उसे दूध बेचना चाहता था ताकि वो जिंदगी भर एक अनाथ की तरह रहे। प्लीज, और मुझे टॉर्चर मत करो, मुझे एक झटके में मार दो। मे चाओ फैंग किसी मरे हुए कुत्ते की तरह रो रहा था। उसकी पैंट गीली हो गई थी और वहां से गंदी बदबू आने लगी थी। शेन यानझो ने इस कचरे जैसे इंसान को देखा, उसकी आंखों में घिन साफ दिख रही थी। उसने अपनी छुरी रखी और एक सफेद रुमाल निकालकर अपनी एक एक उंगली को ध्यान से साफ किया। उसने अंधेरे की तरफ देखकर पूछा, सब रिकॉर्ड कर लिया ना। कोने के अंधेरे से एक एजेंट कैमरा पकड़े हुए बाहर आया। उसने हाँ में सिर हिलाया। सब कुछ बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड हो चुका है, ये सॉलिड प्रूफ है। शेन यानझो ने सिर हिलाया और मे चाओ फैंग की तरफ दोबारा देखे बिना अपने ट्रेंच कोट का कॉलर ठीक किया और पलटकर दरवाजे की तरफ चल दिया। मे चाओ फैंग ना उम्मीद में चिल्लाया, रुको, तूने मुझे एक आसान मौत देने का वादा किया था। शेन यानझो ने अपने कदम रोके। उसकी पीठ मे चाओ फैंग की तरफ थी। मैंने कब वादा किया था? तुम्हारी बाकी की जिंदगी सबसे सिक्योर मिलिट्री जेल में कटेगी। वहां कोई लाइट नहीं होगी, कोई आवाज नहीं होगी, हर दिन सिर्फ आखिरी सांस तक पछतावा होगा। और हाँ, मैं किसी को कहूंगा तुम्हारा स्पेशल ख्याल रखने के लिए। याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा बुरा सपना कभी खत्म नहीं होगा। धड़ाम, लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिसने मे चाओ फैंग के रोने और चिल्लाने की आवाज को अंधेरे में पूरी तरह बंद कर दिया। शेन यानझो दरवाजे से बाहर आया और उसने ठंडी हवा की एक लंबी सांस ली। बाहर बर्फ गिरनी बंद हो गई थी। चांद बादलों के पीछे से निकल आया था और सफेद बर्फ पर रोशनी डाल रहा था। चीफ, दरवाजे पर खड़े एजेंट ने एक भारी ओवरकोट आगे किया। गाड़ी रेडी है, कहां जाना है? शेन यानझो ने कोट लिया और पहन लिया और सिर उठाकर रात के आसमान में सबसे ज्यादा चमकते हुए उस तारे को देखा। उसके चेहरे पर जो हमेशा दुख और अंधेरा रहता था, उस पर बहुत दिनों बाद एक हल्की सी राहत भरी मुस्कुराहट आई। हॉस्पिटल चलो, सुना है वो सारे इस बात पर लड़ रहे हैं कि चेन चेन का पहला गॉडफादर कौन बनेगा। अगर मैं लेट पहुंचा तो लगता है मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। एजेंट थोड़ा शॉक हुआ। उसने इस घोस्ट नाम वाले चीफ के साथ 5 साल काम किया था और कभी उसे मजाक करते नहीं देखा था। आज चीफ थोड़ा इंसान जैसे लग रहे थे। काली गाड़ी चालू हुई, बर्फ को चलते हुए सुचेंग शहर की तरफ तेजी से निकल गई। गाड़ी की लाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया और आगे का रास्ता रोशन कर दिया। सारी बुराइयां साफ हो चुकी थी। सुचेंग के मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में वार्ड के दरवाजे पर 4 आदमी खड़े थे। माहौल थोड़ा अजीब था। जियो युआन दीवार के सहारे खड़ा था और टेंशन में सिगरेट पी रहा था। ली जियान अपने चश्मे को अल्कोहल वाइप से बार-बार साफ कर रहा था। लेहू टेंशन में इधर-उधर चक्कर काट रहा था। ये किंगजो अपने हाथ में उसके बेहिसाब महंगे बीट्स को घुमा रहा था। उसके माथे पर सिलवटें थी, वो वेट कर रहे थे, अपने आखिरी भाई का वेट कर रहे थे। टिंग, लिफ्ट का दरवाजा खुला। एक आदमी जिसका चेहरा सफेद और थोड़ा औरतों जैसा था, काला ट्रेंच कोट पहने हुए बाहर आया। उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उसके पैरों की उंगलियां जमीन को छू रही थी, जैसे कोई हवा में तैरता हुआ भूत हो। उसके हाथ में वही सिल्वर सूटकेस था जो अभी इंटरोगेशन रूम से लाया गया था और उसमें अभी भी एक हल्की सी रोंगटे खड़े करने वाली खतरनाक औरत थी। 5वां डिवाइन जनरल द घोस्ट शेन यानझो आ गया। जियो युआन ने सिगरेट बुझाई और अपना सिर उठाया। होल 6 सब ठीक से निपटा दिया। शेन यानझो रुक गया। उसकी उन काली आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसने बस हल्के से सिर हिलाया। सब साफ है। मे चाओ फैंग की आधी बची हुई जिंदगी डर में गुजरेगी। वो रोज भगवान से जल्दी मरने की दुआ करेगा। लेहू हंसा। उसके सफेद दांत चमक उठे। तेरे जैसा कोई नहीं है भाई, तेरा हाथ काला है और तेरा दिल उससे भी काला है। शेन यानझो नहीं हंसा। उसकी नजर चारों भाइयों से होकर उस बंद वार्ड के दरवाजे पर आकर रुक गई। अभी जो इतना मौत का फरिश्ता बना हुआ था, अब वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने इंस्टिंक्टिवली अपने कोट का कॉलर ठीक किया और अपने हाथ पॉकेट्स में डाल लिए, जैसे वो उन हाथों को छुपाना चाहता हो जिन पर अभी भी खून की बू थी। शेन यानझो की आवाज थोड़ी सूखी सी थी। बड़े भाई की बेटी अंदर है? हाँ। ये किंगजो ने सांस छोड़ी। उठ गई है, अभी थोड़ा दूध पिया है और अभी फोटो पकड़े कुछ सोच रही है। शेन यानझो हेजिटेट हुआ। उसने आधा कदम पीछे लिया और उसकी आवाज हल्की हो गई। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा ऑरा बहुत भारी है और मैं दिखने में डरावना भी लगता हूं। बच्चे को डरा दूंगा। वो इंटेलिजेंस और इंटरोगेशन का काम करता था। वो अंधेरे में रहने का आदी था। वो लोगों को डराना जानता था, पर उसे नहीं पता था कि एक छोटे प्यारे बच्चे को कैसे फेस करें। क्या नौटंकी कर रहा है। लेहू ने शेन यानझो की गर्दन पकड़ी और उसे जबरदस्ती दरवाजे के अंदर खींच लिया। तू उसका गॉडफादर है, बदसूरत बहू को भी एक दिन तो सास ससुर से मिलना ही पड़ता है, जल्दी आ जा। वार्ड का दरवाजा खुला, जो एक स्पेशल वार्ड पहले काफी बड़ा था, अब ये किंगजो के लाए हुए ढेर सारे गिफ्ट से पूरा भरा पड़ा था। बीच में रखे हुए उस बड़े से बेड पर मेरी छोटी सी बॉडी उस सॉफ्ट ब्लैंकेट के अंदर छुपी थी। लेटिंग बेड के पास खड़ी थी। भले ही उसके पैरों पर प्लास्टर लगा था, पर वो काफी बेहतर लग रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं किसी डरी हुई हिरन की तरह अपना सिर झटके से उठाई और मैंने अपने हाथ में फोटो को जोर से पकड़ लिया। 5 ऐसे आदमी जिनके नाम से पूरा देश कांप उठा था। इस वक्त 5 गलती किए हुए स्कूल बच्चों की तरह बेड के पीछे सीधे खड़े थे। उन्होंने तो ठीक से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। मेरी बड़ी बड़ी आंखें पल के चका रही थी। मेरी नजर जियो युआन ली, जियान लेहू, ये किंगजो पर घूमी और आखिर में सबसे कोने में खड़े पूरे काले कपड़े पहने हुए शेन यानझो पर आकर रुक गई। शेन यानझो की बॉडी एकदम अकड़ गई और वो छुपने की कोशिश करने लगा। उसे डर था कि मैं उससे डरकर रोऊंगी, लेकिन मैंने बस थोड़ा अपना सिर टेढ़ा किया और शेन यानझो को बहुत देर तक देखा और अचानक एक बच्चे वाली प्यारी आवाज में बोली, वो काले कपड़े वाले अंकल, क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? पूरा कमरा सुन पड़ गया था और शेन यानझो पर तो जैसे बिजली गिर गई थी। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। तुम्हारा चेहरा बहुत सफेद है, एकदम बर्फ की तरह। मैंने बहुत मुश्किल से ब्लैंकेट के अंदर से अपना छोटा सा हाथ बाहर निकाला और बेड के पास रखी एक मोटी जैकेट की तरफ इशारा किया। वहां नए कपड़े हैं अंकल, आप पहन लीजिए, पहन लेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। उस वक्त शेन यानझो को लगा जैसे उसके लोहे जैसे सख्त दिल को एक छोटे से नरम हाथ ने बहुत जोर से दबा दिया हो। दर्द, खटन और भारीपन, पर उसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी गर्माहट कभी फील नहीं की थी। वो धीरे से चलकर बेड के पास आया, एक घुटने पर बैठ गया और बस मुझे देखा रहा। अंकल को ठंड नहीं लग रही। शेन यानझो की उन आंखों में जिन्होंने इंसानों का सबसे घटिया रूप देखा था, अचानक आंसू भराए थे। अंकल बस अंधेरे में बहुत टाइम तक रहा है। मैंने मासूमियत से सिर के ऊपर लगी बड़ी लाइट की तरफ इशारा किया, तो मैं लाइट ऑन कर देता हूं। शेन यानझो हंस दिया। ये उसके दिल से निकली हुई हंसी थी। जरूरत नहीं है। अंकल ने जैसे ही तुझे देखा, अंकल की दुनिया रोशन हो गई। पास में खड़े लेहू से रुका नहीं गया। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और गाली देते हुए बोला, फक, ओल्ड 6 तो 1 नंबर का छुपा रुस्तम है। वैसे तो तेरा मुंह सिला रहता है, पर अभी क्या मस्त बातें पेल रहा है। माहौल आखिरकार थोड़ा नॉर्मल हुआ। 5 लोग बेड के चारों तरफ खड़े थे और एक एकदम रियल प्रॉब्लम सबके सामने आ गई थी। ये किंगजो ने सबसे पहले मुंह खोला। उसने अपनी पॉकेट से एक गोल्ड कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। चेन चेन, मैं तेरा ये पापा हूं। आगे से तुझे जो खरीदना हो खरीद लेना। मैं पूरे सुचेंग शहर के मॉल्स खरीदकर तेरे लिए प्लेग्राउंड बना दूंगा। ली जियान ने अपने चश्मे को ठीक किया और एक स्टेथोस्कोप निकालकर मेरी गर्दन पर लगा दिया। चेन चेन, मैं तेरा ली पापा हूं। आगे से मैं तुझे लोगों का इलाज करना सिखाऊंगा। हम दोनों मिलकर भगवान जैसे डॉक्टर बनेंगे जिनकी सब इज्जत करेंगे। जियो युआन ने अपने जनरल के शोल्डर बैजेस निकाले और मेरी हथेली पर रख दिए। चेन चेन, मैं तेरा जियो पापा हूं। आगे से जो भी तुझे परेशान करेगा, मैं उस पे तोप चला दूंगा। हम दोनों जनरल बनेंगे। लेहू ने अपना सिर आगे किया। मैं तेरा ले पापा हूं। आगे से मैं
तुझे सेल्फ डिफेंस के लिए सांडा सिखाऊंगा। जिसने तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। शेन यानजो ने कुछ नहीं बोला, उसने बस चुपचाप अपनी पॉकेट से एक बहुत ही सुंदर सा छोटा पेंडेंट निकाला। वो एक माइक्रो जीपीएस ट्रैकर और अलार्म था जो ग्लोबल सैटेलाइट से कनेक्टेड था। चेन, मैं तेरा शेन पापा हूं, तू चाहे कहीं भी हो, बस इसे एक बार दबाना और मैं तुझे ढूंढ लूंगा। मैंने अपने आगे खड़े इन अजीब से अंकल्स को देखा, मेरे हाथों में ढेर सारा सामान था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने पलटकर झांग दाजुन और लेटिंग को देखा और आखिर में अपना सिर नीचे करके वापस अपने हाथ में रखी उस पुरानी फोटो को देखने लगा। मेरी उंगलियां फोटो के एकदम बीच में खड़े उस आदमी को छू रही थी जो सबसे ज्यादा खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसके बाद मैंने थोड़े डर और उम्मीद के साथ पूछा, आप सब पापा के दोस्त हो, तो मेरे पापा कहां हैं? वो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? ये बात किसी भारी हथौड़े की तरह उन पांचों आदमियों के दिल पर जोर से आकर लगी। जियो युआन के हाथ में रखी सिगरेट की डब्बी पे चढ़ गई। ली जियान ने अपना मुंह घुमा लिया और चश्मा साफ करने लगा। लेहू सिर झुकाकर जमीन को देखने लगा। ये किंग झो के बीट्स घुमाने वाले हाथ रुक गए। शेन यानजो ने अपनी आंखें बंद कर ली और सबके सब एकदम चुप हो गए। कौन बताता एक 4 साल के बच्चे को कि उसके पापा बॉम्ब से फटकर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, यहां तक कि उनकी एक पूरी हड्डी भी वापस नहीं मिली थी। मैंने उनके रिएक्शंस को देखा और मेरी आंखों की चमक धीरे धीरे गायब होने लगी। मैं समझ गया था कि सन्नाटे का मतलब क्या था। मेरे आंसू मोटे मोटे बूंदों की तरह फोटो पर गिरने लगे। मम्मा ने बोला पापा मर गए। उन्होंने बोला पापा की किस्मत खराब थी, बाहर उनकी बॉडी उठाने वाला भी कोई नहीं था। अंकल, क्या पापा ने मुझे छोड़ दिया? क्या पापा इसलिए चले गए क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मानता था? नहीं। पांचों आदमी एक साथ जोर से चिल्ला उठे। जियो युआन ने मुझे खींचकर अपने गले से लगा लिया और लाल आंखों के साथ बोला, किसने बोला पापा ने तुझे छोड़ दिया? तेरे पापा इस दुनिया के सबसे बड़े हीरो थे, वो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मैं रोते रोते पूरी तरह कांप रहा था। तो वो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मैंने पापा का बहुत वेट किया, यहां तक कि मम्मी भी हमेशा के लिए सो गई क्योंकि शेन यानजो ने अचानक मुंह खोला। वो खड़ा हुआ और उस सिल्वर सूटकेस के सबसे नीचे वाले हिस्से से एक सील की हुई टॉप सीक्रेट फाइल बाहर निकाली। ये वो एस क्लास सीक्रेट फाइल थी जिसे उसने रातों रात मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी से मंगवाया था, जिसका कोड नेम था ड्रैगन हेड। शेन यानजो ने उस फाइल को खोला नहीं, पर उसने कवर पर लगे उस लाल रंग के टॉप सीक्रेट सैम की तरफ इशारा किया और भारी आवाज में बोला, चेन चेन इसको देख, तेरे पापा तुझे ढूंढने इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो तेरी रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में खुद को छुपाना पड़ा। शेन यानजो ने अपने बाकी चारों भाइयों की तरफ देखा, एक लंबा सांस लिया और उस सच को बाहर निकाल दिया जो 4 साल से छुपा था और जिसे याद करके उनका दिल फट जाता था। उस साल बड़े भाई ने बॉर्डर पर एक मिशन में एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया के बेस को तबाह कर दिया था। उस माफिया ने $10 लाख का इनाम रखा था, लॉन्ग या कैप्टन की पूरी फैमिली की जान के बदले। बड़े भाई अपनी फैमिली को इसमें नहीं घसीटना चाहते थे, इसलिए अपने उस आखिरी मौत वाले मिशन पर जाने से पहले उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी फैमिली का सारा रिकॉर्ड मिटा दिया था, घर से अपना सारा कनेक्शन काट दिया था, यहां तक कि हम भाइयों से भी ये बात छुपाई थी। शेन यानजो की आंखें लाल हो गई। हमें हमेशा यही लगता था कि बड़े भाई ने शादी नहीं की थी और वो सिंगल थे, जब तक आज हमने तेरे हाथ में ये फोटो नहीं देखी। ऐसा नहीं था कि वो तुझे नहीं चाहते थे, उन्हें डर था कि वो कुत्ते लोग तुम तक पहुंच जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस तरह से तेरे और तेरी मम्मी के आगे आखिरी दीवार खड़ी की थी। ये बात सुनकर लेहू जैसा भारी भरकम आदमी अपना चेहरा ढककर जमीन पर बैठ गया और किसी बच्चे की तरह रोने लगा। बड़े भाई, आप कितने बड़े पागल थे, आपने अपने भाइयों पर भरोसा क्यों नहीं किया? हम लोग भाभी और बच्चे को सेफ रख सकते थे ना। वॉर के अंदर सब रो रहे थे। पावर और औकात के सबसे ऊपर बैठे ये 5 आदमी आखिरकार इस सच के आगे अपने अंदर की पूरी शक्ति छोड़ चुके थे। ये उनका पछतावा था, उनका डर था और उस आदमी के लिए उनकी बेहिसाब इज्जत थी। और 4 साल का मैं इन ड्रग्स माफिया और फाइल्स के बारे में कुछ नहीं समझता था, पर मुझे सिर्फ एक बात समझ आई थी कि पापा मुझसे प्यार करते थे और वो मेरी रक्षा करने के लिए ही मेरे सामने नहीं आए थे। मैंने अपनी नाक से कोड़ी, सिर उठाया और खिड़की के बाहर उस काले आसमान को देखते हुए बोला, तो क्या पापा आसमान में जाकर भगवान बन गए हैं? मम्मी कहती थी पापा तारा बन गए हैं और आसमान से हमें देखे हैं। जियो युआन ने अपने आंसू पोंछे, मुझे गोद में उठाकर खिड़की के पास ले गया और आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले नॉर्थ स्टार की तरफ इशारा करके एकदम प्यार से बोला, हाँ देख उस तारे को, वही तेरे पापा है, वो तुझे और हम सबको देख रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को हमारे हवाले किया है। जियो युआन पलटा और अपने पीछे खड़े चारों भाइयों को देखा। पांचों की नजर मिली और बिना किसी शब्द के खून से लिखी हुई एक कसम उसी वक्त हो गई। जियो युआन ने मेरे छोटे हाथों को पकड़ा और एकदम सीरियस होकर कसम खाई, चेन चेन आज से हम पांचों ही तेरे पापा हैं। इस पूरी दुनिया में जो भी तुझे चाहिए होगा हम वो तेरे कदमों में लाकर रख देंगे और इस जहान में जिसने भी तेरा एक बाल भी बांका किया हम उसे सीधा नर्क में भेज देंगे। मैंने इन 5 लाल आंखों वाले अंकल्स को देखा और मुझे फील हो रहा था कि वो भयंकर ठंड जो मुझे मार डालती वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब मेरे पास न सिर्फ अपना घर था बल्कि बहुत सारे पापा थे और लेटिंग भी थी। मैंने अपने दोनों छोटे हाथ आगे किए, जियो युआन की गर्दन को कस के पकड़ा और एक प्यारी सी बच्चे वाली आवाज में बोला, पापा। ये पापा आसमान में बैठे बड़े भाई के लिए भी था और मेरे आगे खड़े इन 5 लोगों के लिए भी। बेड के पास बैठी लेटिंग अपनी पूंछ हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आखिरकार उसने अपना मिशन पूरा कर लिया हो और उसने ठीक उसी वक्त भौंकते हुए आवाज दी। उसके बाद मैं नींद में झूमते हुए जियो युआन की गोद में गहरी नींद सो गया और मेरे होठों पर एक मीठी सी स्माइल थी। पांचों आदमी वहां से नहीं गए, वो दरवाजे के 5 रक्षा की तरह वार्ड में ही ध्यान रखने के लिए खड़े रहे। ये किंग जॉन ने हल्के से उस शांति को तोड़ा। सेकंड ब्रदर, अब आगे क्या करना है? सुचेंग वाले मैटर का जियो युआन की आंखें एकदम ठंडी पड़ गई। कल चेन चेन को गांव वापस ले जाएंगे, भाभी की अस्थियां लेने, कुछ हिसाब अभी बाकी है। भले ही मे चाओ फेंग ने सब गल दिया है पर उस गांव वालों ने अभी तक ठीक से घुटने नहीं टेके हैं। लेहू ने अपनी मुट्ठी कसी जिससे उसकी हड्डियों से कटकट की आवाज आई। बिल्कुल ठीक कहा, बड़े भाई की आत्मा अभी भी वहां से सब देख रही है। कल हम लोग बड़े भाई के लिए एक भौकाली होम कमिंग पार्टी देंगे। उन अंधे कुत्तों को दिखाएंगे कि उन्होंने आखिर किस फैमिली के बच्चे पर हाथ उठाया था। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे आसमान में बस थोड़ी सी ही रोशनी हुई थी कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल के आसपास की तीनों मेन सड़कों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था। हॉस्पिटल के ग्राउंड में सांस रोक देने वाला एक भयंकर कॉन्वॉय इकट्ठा हो रहा था। सबसे आगे 5 मॉडिफाइड बुलेट प्रूफ हॉकी कार्स थी जिनके आगे छोटे लाल झंडे लगे थे। बीच में एक स्पेशल काले रंग की हर्स थी जो एकदम सीरियस और दुख भरी लग रही थी। उसके दोनों तरफ सफेद शोक संदेश लटक रहे थे और कॉन्वॉय के दोनों साइड और पीछे पूरे 20 ट्रूप कैरियर्स खड़े थे जो स्पेशल फोर्सेस कमांडो से भरे हुए थे और उनके साथ पोजीशन होल्ड करने के लिए व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स भी थे। आसमान में 5 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स चक्कर काट रहे थे और ऑर्डर का वेट कर रहे थे। उनके प्रोपेलर की आवाज पूरे शहर के आसमान में ऐसे गूंज रही थी जैसे वार के नगाड़े बज रहे हों। अटेंशन! एक जोरदार कमांड के साथ सैकड़ों सोल्जर्स ने एक साथ अपने पैर रखे और उनकी बैयोनेट्स किसी जंगल की तरह चमकने लगी। इनपेशेंट बिल्डिंग के मेन गेट का ऑटोमेटिक दरवाजा धीरे धीरे खुला। जियो युआन मुझे अपनी गोद में उठाए बाहर आया। मैंने एक छोटा सा काला कश्मीरी ओवरकोट पहना हुआ था जो ये किंग जॉन ने खास तौर पर रात बनवाया था। मेरी गोद में मैंने अपने पापा की आखिरी फोटो को जोर से पकड़ा हुआ था। लेहू एक व्हीलचेयर पुश कर रहा था जिस पर लेटिंग बैठा था और उसने भी एक स्पेशल काली जैकेट पहनी हुई थी। उन 5 आदमियों ने एक जैसे काले ट्रेंच कोट्स पहने हुए थे। उनके चेहरे एकदम सीरियस थे और उनकी ऑरा एकदम किलर लग रही थी। जियो युआन ने अपना सिर नीचे किया। चिंचन, क्या तुम रेडी हो? आज हम लोग तेरी मम्मी को घर वापस ले जाने वाले हैं। मैंने अपने आगे इस भौकाली नजारे को देखा और अपने छोटे हाथों से जियो युआन की कॉलर को जोर से पकड़ते हुए ठीक से अपना सिर हिलाया। मम्मी को घर ले चलो, मम्मी को ठंडी ठंडी जगह से दूर ले चलो। ठीक है। जियो युआन ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और उसने मेई गांव की तरफ देखा। लेट्स गो रंबल। कॉन्वॉय स्टार्ट हुआ और किसी लोहे के लंबे काले ड्रैगन की तरह बर्फ को कुचलते हुए आगे बढ़ा। एक अनगिनत भौकाल के साथ वो कॉन्वॉय उस छोटे पहाड़ी गांव की तरफ बढ़ा जो मेरे लिए किसी नर्क जैसा था। उसी वक्त मेई गांव में हेलीकॉप्टर्स की आवाज फिर से आसमान से आई। गांव के सरपंच ने कांपते हुए अपने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और बाहर झांक कर देखा। बस एक झलक देखते ही उसके पैर काम करना बंद कर गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। हे भगवान, वो मौत के फरिश्ते फिर से वापस आ गए। उसने देखा कि गांव की मिट्टी वाली एंट्री सड़क पर आर्मर्ड व्हीकल्स रास्ता बना रही थी और काली गाड़ियों का एक ऐसा काफिला था जिसका कोई एंड नहीं दिख रहा था। कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म पहने और गन्स पकड़े हुए सोल्जर्स तेजी से गाड़ियों से कूदे। उन्होंने गांव की एंट्री से लेकर पीछे पहाड़ पर बनी कब्रगाह तक की पूरी सड़क को सील कर दिया। आर्मर्ड व्हीकल पर लगे लाउडस्पीकर से एक आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। सब लोग ध्यान से सुनो, साउथ ईस्ट थिएटर कमांड के ऑर्डर पर आज यहाँ एक शहीद की फैमिली की कब्र शिफ्ट करने का मिशन चल रहा है। किसी भी आम आदमी को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। कोई इसमें झाकेगा नहीं। जो भी रूल तोड़ेगा उस पे मिलिट्री जोन में घुसने का चार्ज लगेगा। कॉन्वॉय धीरे धीरे मेई चाओ फेंग के उस टूटे फूटे आंगन के सामने रुका। जियो युआन मुझे गोद में लेकर गाड़ी से उतरा। उसने उस बड़े से पुराने घर को देखा और उसकी आंखों में एक घिन दिखाई दी। चिंचन, यही जगह है ना? मेरा जिस्म अपने आप डर से कांपने लगा। यही जगह मेरा सबसे डरावना सपना थी। यहाँ की एक एक ईंट और टाइल ने मेरी पिटाई और मेरी ठंड के दर्द को
रिकॉर्ड किया था। मैंने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, यही जगह है। मम्मी को पीछे पहाड़ पर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफनाया गया है। मामा ने मम्मी को फैमिली की कब्र में नहीं आने दिया। लेहू ने ठंडी सांस छोड़ी और जमीन पर थूकते हुए बोला, अच्छा यह जो वहां नहीं गई, इस गंदी जगह पर तो हमें आने का कोई शौक भी नहीं है। चलो पहले भाभी को लेने चलते हैं। वो पूरी भारी फौज उस पीछे वाले पहाड़ की तरफ बढ़ी। बर्फ में एक अकेली मिट्टी की कब्र थी जिसका कोई ढंग का टूमसों तक नहीं था। बस एक सड़ी हुई लकड़ी की पट्टी गड़ी थी जिस पर टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिखा था, सू वान की कब्र। ये नजारा देखकर उन पांचों आदमियों के दिल पर जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। ये एक हीरो की बीवी थी जिसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी तकलीफ झेली और मरने के बाद उसे आराम से सोने तक की जगह नहीं मिली। धब जियो युआन सबसे पहले घुटनों पर गिर गया। वो एक लेफ्टिनेंट जनरल था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ भगवान और अपने मां बाप के आगे सिर झुकाया था, पर आज वो पूरे दिल से घुटनों पर बैठा था और उसके अंदर बहुत गिल था। उसके पीछे ली जेयान, लेहू, ये किंग ज़ो और शैन यानज़ो, चारों जनरल्स भी बर्फ में एक साथ घुटनों पर गिर गए। जियो युआन का गला भर आया था। उसने अपना सिर जोर से बर्फ पर पटका और बोला, भाभी मैं जियो युआन हूं, हम आपसे माफी मांगते हैं, हम आने में लेट हो गए। ये पांच लोहे जैसे कड़क आदमी इस अकेली कब्र के सामने किसी बच्चे की तरह रो रहे थे। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो जल्दी यहाँ क्यों नहीं पहुंचे। वो गुस्से में थे कि वो अपने बड़े भाई की बीवी और बेटी की रक्षा नहीं कर सके। मैं जियो युआन की गोद से नीचे उतरा और कब्र के आगे घुटनों पर बैठ गया। अपने ठंड से लाल हुए छोटे हाथों से टूमस्टोन से बर्फ हटाते हुए बोला, मम्मी पापा के दोस्त आए हैं, पापा भी आए हैं, वो चेंचन का बहुत ध्यान रखते हैं, आप टेंशन मत लेना। ये किंग ज़ो ने अपने आंसू पोंछे, खड़ा हुआ और हाथ से इशारा किया। कुछ सेरेमोनियल सोल्जर्स आगे आए, बहुत ध्यान से कब्र खोदी और अस्थियों को एक गोल्डन नन्नू वुड के बॉक्स में रखा और उसके ऊपर एक नेशनल फ्लैग डाल दिया। ये किंग ज़ो ने बहुत सॉफ्ट आवाज में कहा, भाभी चलो हमारे साथ, हम बीजिंग चलेंगे, वो बड़े भाई का घर है, हम शहीदों की कब्रगाह जाएंगे, वहां बड़े भाई आपके साथ रहेंगे। उसके बाद जियो युआन खड़ा हुआ। उसकी आंखों का दुख एक ही सेकंड में किसी किलर ऑरा में बदल गया। वो पलटा और पहाड़ के नीचे मेई चाओ फैंग के उस आंगन की तरफ देखा। चलो चलकर देखते हैं कि चेंचन कहां रहता था। पीछे आंगन में ठंडी हवा उस टूटी फूटी लकड़ी के शेड को हिला रही थी। ये वही जगह थी जहां मैं और लीडिंग पिछले एक साल से साथ रह रहे थे। चारों तरफ से हवा अंदर आती थी, छत आधी टूट चुकी थी, अंदर सड़ी हुई घास और कचरा भरा हुआ था। जमीन की कीचड़ में एक आधा खाया हुआ और सड़ा हुआ बन अभी भी जमा हुआ था। पावर के सबसे ऊपर बैठे इन पांचों आदमियों की नजरें उस घास के ढेर पर गड़ी हुई थी। ली जेयान अंदर गया। उसने झुककर घास में से एक नुकीला पत्थर उठाया। उस पत्थर पर अभी भी सूखा हुआ खून लगा था। ये वही टूल था जिससे मैं भागने के लिए गड्ढा खोदता था। ली जेयान की उंगलियां हल्के से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस दिल चीरने वाले दर्द को खुद फील कर सकता था। लेहू ने उस छोटे से गड्ढे को देखा जिसमें बस एक बिल्ली घुस सकती थी और जमीन पर लेटिंग के नेल्स के निशान देखे तो उसने अपनी मुट्ठी इतनी कस ली कि हड्डियों से कड़कड़ की आवाज आई। वो अचानक पलटा और एक जोर का मुक्का पास वाली मिट्टी की दीवार पर मार दिया। बूम, दीवार में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। फक, लेहू ने आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाया, मेरा मन कर रहा है कि इस पूरे गांव को जमीन में मिला दूं। जियो युआन ने झुककर मुझे अपने पास खींचा और उस डॉग हाउस की तरफ इशारा करके पूछा, क्या तुम्हें इस जगह से नफरत है? मैंने उस पहचानी हुई जगह को देखा। मुझे वो अनगिनत रातें याद आई जब मैं भूखे मारे सो नहीं पाता था। मुझे याद आई लेटिंग की वो गर्माहट जिसे मैं गले लगाकर सोता था। मैंने अपने छोटे हाथों से जियो युआन के बड़े हाथ को जोर से पकड़ा और बोला, पहले नफरत थी पर अब नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास पापा है, मेरे पास अपना घर है। जियो युआन का दिल एक झटके से कांप उठा। उसने मेरी तरफ देखा और उसका दिल खुशी और दुख से भर गया। फिर वो उठा, अपने कॉलर ठीक किए और उस टूटे फूटे डॉग हाउस की तरफ देखते हुए एकदम सीरियस हो गया। जियो युआन ने आवाज दी, अटेंशन सब लोग, स्विश। उसके पीछे चारों जनरल्स, उनके साथ झांग दाजुन और बाकी सारे स्पेशल फोर्सेस कमांडोज एक सेकंड में सीधे खड़े हो गए और सल्यूट मारा। वो लोग उस लाइफ की इज्जत कर रहे थे जिसने इस नर्क जैसे टाइम में भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो उस वफादार कुत्ते की इज्जत कर रहे थे जिसने अपनी जान देकर अपने मालिक की रक्षा की थी और वो उस दर्द भरे पर ना टूटने वाले टाइम की रिस्पेक्ट कर रहे थे। शेन यानजो आगे आया। उसके हाथ में अभी भी वही सिल्वर बॉक्स था, पर इस बार उसने सर्जरी वाला चाकू नहीं निकाला बल्कि एक हाई कंसंट्रेशन मेडिकल अल्कोहल की बोतल निकाली और एक विंड प्रूफ लाइटर भी था। शेन यानजो की आवाज बहुत हल्की थी पर उसमें किसी चीज को तबाह करने वाला फील था। ये जगह एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, इसने बहुत ज्यादा बुराइयों को पाला है, इसे साफ करना बहुत जरूरी है। उसने अल्कोहल उस सड़ी हुई घास पर, उन टूटी लकड़ियों पर और उस सड़े हुए बन पर डाल दिया। फिर वो मेरे पास नीचे झुका, मेरा छोटा हाथ पकड़ा और लाइटर मेरे हाथ में थमा दिया। लो इसे खुद खत्म करो, इसे आग लगाओ, अपना सारा पुराना बुरा वक्त, अपने सारे दुख और डर को जलाकर राख कर दो। आज के बाद से तुम्हारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रोशनी होगी। मैंने उस लाइटर को देखा, एक लंबा सांस लिया और अपना छोटा हाथ हल्के से खोल दिया। लाइटर जैसे ही नीचे गिरा, बूम, आग की लपटें तुरंत ऊपर उठी। उन्होंने उस टूटे फूटे शेड को और मुझे कैद रखने वाले उस पिंजरे को पूरी तरह निकल लिया। मैं पीछे पलटा और उस आग की तरफ दोबारा नहीं देखा बल्कि मैं जियो युआन की गोद में कूद गया। पापा जियो चलो यहाँ से। ठीक है चलो। जियो युआन ने मुझे उठाया और लंबे कदम रखते हुए कॉन्वॉय की तरफ बढ़ गया, बिना एक बार भी पीछे मुड़े। कॉन्वॉय स्टार्ट हुआ। जब आखिरी आर्मर्ड व्हीकल मेई गांव से बाहर निकली तभी जाकर वो गांव वाले जो खिड़कियों के पीछे छुपकर देख रहे थे बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाए। वो एतिंग की बेटी थी। क्या हमने अपने ही हाथों से इतनी बड़ी किस्मत ठुकरा दी? बूढ़े लैंड चीफ ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने बहुत बड़ा पाप किया है। आज के बाद से इस मेई गांव का पूरी तरह नाश हो जाएगा। गाड़ी के अंदर खिड़की से बाहर तेजी से पीछे जाती हुई चीजों को देखते हुए हम सुचेंग शहर से और दूर होते जा रहे थे। वो नर्क जैसा छोटा पहाड़ी गांव आखिरकार एक ऐसे काले डॉट में बदल गया जो अब दिख भी नहीं रहा था। जियो युआन ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और आगे उस हाईवे की तरफ इशारा किया जो कैपिटल के एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। चिंचन देखो आगे, ये हमारे घर वापस जाने का रास्ता है। जब हम कैपिटल के कंपाउंड में पहुंचेंगे तो तुझे बहुत सारे अंकल आंटी मिलेंगे और ढेर सारे छोटे बच्चे मिलेंगे। वहां तो एकदम आराम और शांति से रह सकती है। मैंने अपनी गोद में रखे उस एशेस बॉक्स को कस के पकड़ा, अपना चेहरा उस पर टिकाया और धीमी आवाज में कहा, मम्मी क्या आपको सुनाई दे रहा है? हम अपने नए घर जा रहे हैं, वहां बहुत सारे पापा मेरे साथ रहेंगे। इस बार कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। सुबह के 10 बजे खाली हेलीपैड पर धूप चमक रही थी। एक सिल्वर ग्रे आईएल 76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन वहां पहले से ही वेट कर रहा था। उस बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन के पास वो 5 एस्कॉर्ट करने वाले आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स भी खड़े थे जिनके रोटर अभी भी धीरे-धीरे घूम रहे थे। हमारा कॉन्वॉय सीधा उस हेलीपैड पर आकर रुका। गाड़ी का दरवाजा खुला। 5 भयंकर ऑरा वाले आदमी गाड़ी से नीचे उतरे। जियो युआन ने मुझे गोद में उठाया हुआ था और ये किंग ज़ो के हाथ में वो गोल्डन नन्नू वुड का बॉक्स था जिसमें मम्मी की अस्थियां थी। मैं जियो युआन के कंधे पर लटकी हुई थी और मेरी आंखें फटी की फटी थी। अपनी पूरी लाइफ में मैंने सबसे बड़ी गाड़ी जो देखी थी वो गांव का ट्रैक्टर था। मैंने कभी पंखों वाला ऐसा बड़ा मॉन्स्टर नहीं देखा था। ये किंग ज़ो ने हंसते हुए मेरे छोटे से गाल खींचे। चिंचन ये एक स्पेशल प्लेन है, ये पापा ने इसे स्पेशल मंगाया है, इसके अंदर बड़ा बेड है और टीवी भी देख सकते हैं। बस कुछ घंटे उड़कर हम अपने घर पहुंच जाएंगे। जब सब लोग प्लेन में चढ़ने के लिए रेडी थे तभी टीम के सबसे पीछे चुपचाप चलते हुए और लाठी के सहारे लंगड़ाते हुए झांग दाजुन ने अचानक अपने कदम रोक लिए। वो ठंडी हवा में खड़ा उस बड़े से बोर्डिंग गेट को देख रहा था और फिर उसने अपने उस घायल पैर को देखा। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए खुद को छोटा और बेकार समझने वाली फीलिंग आई, पर उससे ज्यादा उसमें एक शांति थी। उसने एक लंबा सांस लिया और जियो युआन और बाकी लोगों की पीठ की तरफ पूरी ताकत से चिल्लाया, चीफ। जियो युआन ने अपने कदम रोके, वो पीछे मुड़ा। क्या हुआ दाजुन, क्यों नहीं चल रहा? झांग दाजुन ने एक बड़ी ही भोली भाली और जबरदस्ती की हंसी दी। उसकी दुख भरी और थकी हुई शक्ल पर एक हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। चीफ मैं आप लोगों को और आगे छोड़ने नहीं आएगा। चिंचन को आप लोगों के हाथों में देकर मैं आराम से जा सकता हूं। मैं तो बस एक लंगड़ा रिटायर्ड सोल्जर हूं। घर पर अभी भी खेत में काम बचा है और बूढ़े पापा घर पर वेट कर रहे हैं। आप लोग कैपिटल जा रहे हैं, वो इतनी बड़ी जगह है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुझे डर है कि मेरी वजह से चिंचन की बेइज्जती ना हो जाए। फिर उसने हमारी तरफ देखकर हाथ हिलाया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। चिंचन आगे से अपने इन नए पापाओं के साथ अच्छे से रहना। शकरकंदी खाने का मन हो तो उस अंकल को चिट्ठियां लिखना, अंकल तुझे भेजेगा। ये बोलकर झांग दाजुन पलटा, अपने उस लंगड़े पैर को घसीटते हुए वापस मुड़कर जाने लगा। उसकी पीठ एकदम अकेली और उदास लग रही थी, बिल्कुल उन अनगिनत सोल्जर्स की तरह जिन्होंने बैटलफील्ड पर अपना खून बहाया पर रिटायर होने के बाद इस आम सी दुनिया की धूल में गायब हो गए। उसे कोई इनाम नहीं चाहिए था। उसे लगा कि अपने शहीद लीडर के बच्चे को यहाँ तक पहुंचाकर उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। आगे का रास्ता बड़े लोगों का है। वो एक मिट्टी की स्मेल वाला किसान है जिसे उस दुनिया की भीड़ में नहीं घुसना चाहिए। रुक जा। जमीन पर बिजली गिरने जैसी एक जोर की आवाज आई जिससे झांग दाजुन का पूरा शरीर झटके से अकड़ गया। ये बोलने वाला जियो युआन नहीं था बल्कि सबसे गुस्से वाला लेहू था। लेहू 2-3 लंबे कदम लेकर उसके पास पहुंचा और एक ही झटके में उसने झांग दाजुन का कंधा पकड़ लिया। झांग दाजुन तेरा क्या मतलब है? बच्चे को यहाँ छोड़कर भागना चाहता है? तूने हमें क्या समझ रखा है? झांग दाजुन थोड़ा घबरा गया। ब्रिगेड कमांडर ली नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे सच में लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूं। लेहू ने उसकी बात काटी और उसके नाक पर उंगली रखकर उसे गालियां दी। लायक नहीं है तेरा बाप। जब तू हॉस्पिटल के गेट पर उन कुत्ते गुंडों को रोक रहा था तब तूने क्यों नहीं सोचा कि तू लायक नहीं है? जब तू चेंचन को उस बर्फ में
लेकर 10 किलोमीटर तक भागा था, तब तूने क्यों नहीं सोचा कि तू लायक नहीं है? तू एक रिकॉनेसेंस कंपनी का कैप्टन था, तू हम सबका सीनियर है। जब मैं एक नया भर्ती हुआ सोल्जर था और डर के मारे अपनी पैंट गीली करता था, तब तू दुश्मनों के इलाकों में जाकर इंफॉर्मेशन निकालता था। लेहू जितना बोल रहा था उतना गुस्से और इमोशन में आता जा रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और अब तू बोल रहा है कि तू एक लंगड़ा है, एक इंसान है, कि तुझे लगता है तू हमारी बेइज्जती करवा देगा। अपना सिर उठाकर देख, इस वक्त तेरे आगे जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी की भी औकात है क्या कि वो उस इंसान की बेइज्जती करे जिसने हमारे बड़े भाई के बच्चे की जान बचाई हो? ये सब बातें किसी चाबुक की तरह लग रही थी, जिससे झांग दाजुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर नीचे किया और उसकी आवाज रोने जैसी हो गई। लेकिन मेरा पैर बेकार हो चुका है, मैं मिलिट्री में नहीं रह सकता, मैं वहां गया तो सिर्फ फ्री की रोटी तोड़ूंगा। किसने बोला तेरा पैर बेकार हो चुका है? एकदम ठंडी और साफ आवाज आई। ली जियान ने अपना चश्मा सेट किया और धीरे से चलकर झांग दाजुन के पास आया। उसने कोई फालतू बकवास नहीं की, सीधा नीचे झुका और अपना हाथ आगे बढ़ाकर झांग दाजुन के लेफ्ट घुटने को दबाया। दर्द बर्दाश्त करना। कट। ली जियान के हाथ एकदम तेजी से घूमे। उसने कुछ पॉइंट्स पर दबाव डाला। झांग दाजुन दर्द के मारे एक ठंडी सांस खींच गया। ली जियान उठा, अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाला और अपने हाथ साफ किए। उसकी आवाज एकदम शांत थी, पर उसमें 100% कॉन्फिडेंस था। मेनिस्कस का पूरी तरह डैमेज होना, पुराने लिगामेंट्स का टूटा होना और रूमेटिज्म, किसी और जगह इसे परमानेंट डिसेबिलिटी कहते हैं, पर मेरे ली जियान के हाथों में ये एक ऐसा डैमेज है जिसे रिपेयर किया जा सकता है। झांग दाजुन ने झटके से अपना सिर उठाया। वो इस मिराकल डॉक्टर को एकदम शॉक होकर देख रहा था। डायरेक्टर ली, क्या आप कह रहे हैं कि? ली जियान आराम से बोला, कैपिटल पहुंचते ही मैं खुद तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा, एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगाऊंगा और साथ में अपनी एक्यूपंक्चर थेरेपी और रिहैबिलिटेशन करूंगा। 3 महीने बाद तुम चलने लगोगे, 6 महीने बाद तुम 5 किलोमीटर आराम से दौड़ पाओगे। झांग दाजुन के हाथ इतने कांप रहे थे कि उसकी लाठी उसके हाथों से गिरने वाली थी। एक नॉर्मल इंसान की तरह वापस चल पाना, इस सपने के बारे में सोचने तक की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। ठीक उसी वक्त जियो युआन चलकर झांग दाजुन के सामने आया। उसने उसके उस ढीले ढाले पुराने मिलिट्री यूनिफॉर्म को ठीक किया। कैप्टन, जियो युआन की आवाज भारी और कड़क थी। स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड में रिसेंटली एक्स्ट्रा बंदों को भर्ती किया गया है। उन्होंने डार्क नाइट नाम की एक नई रिकॉनेसेंस टीम बनाई है। वो नए लौंडे अभी बहुत एटीट्यूड और हवा में है और लेहू जैसा गवार सिर्फ उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दे सकता है। वो उन्हें ट्रिक्स और दिमाग वाले काम नहीं सिखा सकता। हमें एक असली और पुराने रिकॉनेसेंस सोल्जर की जरूरत है जो उन्हें सिखाए कि छुपकर हमला करना क्या होता है, जिंदा रहना क्या होता है और वफादारी किसे कहते हैं। जियो युआन ने झांग दाजुन की आंखों में देखा और एकदम ऑफिशियली और सीरियस होकर ऑफर दिया। कॉमरेड झांग दाजुन, मैं अभी साउथ ईस्ट थिएटर कमांड के कमांडर की पोजीशन से तुम्हें ऑफिशियली वापस ज्वाइन करने का ऑफर देता हूं। पोस्ट स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड का स्पेशल चीफ इंस्ट्रक्टर, रैंक तुम्हारी ओरिजिनल कैप्टन रैंक और सारी फैसिलिटीज मेंटेन रहेंगी और तुम्हें स्पेशली मेजर के रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। झांग दाजुन का दिमाग ब्लैंक हो गया। चीफ इंस्ट्रक्टर, मेजर, वो जो सालों पहले रिटायर हो चुका एक बूढ़ा सोल्जर था, वो वापस मिलिट्री में जा सकता है, वो वापस मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन सकता है। उसी वक्त मैं भी भागकर आई और झांग दाजुन की टांगों से लिपट गई, रोते हुए चिल्लाने लगी, अंकल झांग मत जाओ, चेन चेन को अंकल चाहिए। अगर अंकल चले गए तो चेन चेन को प्रोटेक्ट कौन करेगा? वाह। अपनी टांगों से चिपकी हुई चेन चेन को रोते हुए देखकर और अपने आगे खड़े इन 5 सच्चे और इमोशनल जनरल्स को देखकर झांग दाजुन का वो मिलिट्री वाला दिल जो कब का ठंडा पड़ चुका था, उस एक पल में फिर से आग की तरह जल उठा। अगर वो वापस जा सकता है, अगर वो अभी भी देश के लिए कुछ कर सकता है, आर्मी के लिए, कैप्टन ये की बेटी के लिए कुछ कर सकता है। झांग दाजुन ने झटके से अपनी लाठी नीचे फेंक दी, खेती की ऐसी तैसी। उसने अपने पैर का दर्द सहा, अपने दोनों पैर एक साथ जोड़े। उसने अपना राइट हैंड उठाया, जियो युआन की तरफ, लेहू की तरफ और सबकी तरफ देखते हुए अपनी लाइफ का सबसे कड़क और परफेक्ट मिलिट्री सैल्यूट मारा। आंसू उसके झुर्रियों वाले चेहरे से लगातार बह रहे थे, पर उसके मुंह से निकला एक एक शब्द किसी आयरन प्लेट पर जोर से पटकने जैसा था। अगर वार हुई तो इनवाइट करने पर वापस आना ही होगा। साउथ वेस्ट मिलिट्री रीजन रिकॉनेसेंस कंपनी का ओरिजिनल कैप्टन झांग दाजुन ड्यूटी वापस ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। चीफ, ऑर्डर दीजिए। बढ़िया। लेहू ने जोर से चिल्लाया और आगे बढ़कर झांग दाजुन को जोर से गले लगा लिया। घर वापस आने पर स्वागत है ओल्ड कैप्टन। 10 मिनट बाद बड़ा सा ट्रांसपोर्ट प्लेन रनवे पर आगे बढ़ने लगा। प्लेन के अंदर बहुत जगह थी और वो किसी महल जैसा लग्जरी था। मैं खिड़की से बाहर झांक रही थी और नीचे जमीन पर लोगों और गाड़ियों को धीरे धीरे छोटा होते देख रही थी। लीडिंग मेरे पैरों के पास बैठी थी और वो बीफ की एक हड्डी चबा रही थी, बहुत मजे से खा रही थी। पांचों पापा एक सर्कल बनाकर बैठे थे और इस बात पर मीटिंग चल रही थी कि कैपिटल में मुझे कौन कौन संभालेगा। जियो युआन ने बॉस बनकर अनाउंस किया, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ये मेरे पास रहेगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को तुम लोग बांट लेना। ली जियान ने चैलेंज किया, ऐसा क्यों? मैं डॉक्टर हूं, मैं चेन चेन की हेल्थ सेट करूंगा, पहले 3 महीने तो ये पक्का मेरे ही घर रहेगी। लेहू चिल्लाने लगा, बकवास, चेन चेन बहुत डरती है, उसे मेरे साथ स्पेशल फोर्सेस में आना चाहिए ताकि डर भाग जाए। ये किंजो आराम से बोला, मुझे लगता है इसे मेरे पास आना चाहिए, मेरे घर बहुत बढ़िया शेफ है और एक बड़ा प्लेग्राउंड भी है। शेन यानजो अंधेरे में बैठा था और उसकी डरावनी आवाज आई, मेरा घर सबसे सेफ है। जब मैंने देखा कि आसमान हिला देने वाले ये सबसे बड़े लोग मेरे लिए आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं तो मैंने झांग दाजुन के हाथ को पकड़ा और खुशी से करके हंस पड़ी। रात के 8 बजे कैपिटल वेस्ट सबर्ब्स का मिलिट्री एयरपोर्ट इस वक्त पूरी तरह से सील हो चुका था। सर्च लाइट्स ने हेलीपैड को दिन की तरह रोशन कर दिया था, पर अजीब बात ये थी कि यहाँ लाइन में खड़े कोई सोल्जर्स नहीं थे और ना ही कोई मिलिट्री बैंड था। उसकी जगह हेलीपैड के बाहर ऐसी लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी थी जिसे देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। 5 स्टार डिवाइन जनरल्स सुचेंग शहर में एक साथ जमा हुए थे और एक अनजान अनाथ बच्चे को वापस ला रहे हैं। ये न्यूज भले ही इसकी डिटेल्स छुपाई गई थी, पर इसकी हवा पहले ही बड़े बड़े खानदानों में फैल चुकी थी। अलग अलग फैमिलीज के भेजे हुए जासूस एयरपोर्ट के बाहर अपनी गाड़ियों में छुपे थे और दूरबीन पकड़े इस भयंकर न्यूज की झलक पाने के लिए तड़प रहे थे। जब वो बड़ा सा ट्रांसपोर्ट प्लेन धीरे धीरे लैंड हुआ और उसका दरवाजा खुला तो सबने अपनी सांसें रोक ली। सबसे पहले जो नीचे उतरा वो जियो युआन था। वो आगे नहीं चल रहा था बल्कि अपनी गोद में मुझे बहुत ध्यान से सेफ रखे हुए था। उसके तुरंत बाद ली जियान, लेहू, ये किंग झो और शेन यानझो एक पंखे की शेप में फैल गए और बीच में चल रहे हम एक बड़े और एक छोटे इंसान को एकदम टाइट सिक्योरिटी में घेर लिया। पीछे झांग दाजुन ने लेटिंग को पकड़ा हुआ था, एकदम सबसे वफादार बॉडीगार्ड की तरह। बाहर खड़े जासूस एक्साइटमेंट के मारे कांप रहे थे। एक छोटा लड़का है, जियो युआन ने एक छोटे लड़के को गोद में उठाया हुआ है। बाप रे बाप, ये भौकाल, ये तो सारे सितारों का एक चांद को घेरने जैसा सीन है। जल्दी वापस चलो और बॉस को रिपोर्ट करो। उसी वक्त 5 हॉन्की कार्स का काला काफिला कैपिटल की चौड़ी सड़कों पर बह रहा था। मैं गाड़ी की खिड़की पर चिपका हुआ था, बाहर तेजी से पीछे जाती हुई स्ट्रीट लाइट्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रहा था और मेरा चेहरा क्यूरियोसिटी से भरा था। पापा, ये जगह कितनी रोशन है ना, मामा के घर के केरोसिन लैंप से 10,000 गुना ज्यादा लाइट है यहाँ। जियो युआन ने दुख के साथ मेरे सिर पर हाथ फेरा। चेन चेन, आगे से अपना घर हमेशा रोशन रहेगा, तुझे जितनी लाइट्स ऑन करनी हो उतनी लाइट्स ऑन करना। कॉन्वॉय भीड़ भाड़ वाली चांगान स्ट्रीट से क्रॉस करता हुआ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ा। ये जिशान कंपाउंड था पूरे ग्रेट जिया एम्पायर का सबसे हाई लेवल और सबसे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी वाले मिलिट्री कंपाउंड्स में से एक। यहाँ रहने वाले लोग या तो देश बनाने वाले पुराने लेजेंड्स थे या फिर अभी एक्टिव हाई रैंकिंग जनरल्स थे। कंपाउंड के गेट पर खड़े गार्ड्स ने जब उन स्पेशल आर्मी 000001 और उसके आगे के नंबर वाली गाड़ियों की लाइन को देखा तो डर के मारे सल्यूट करते हुए उनके हाथ ही जम गए। बैरियर ऊपर होने के बाद कॉन्वॉय धीरे धीरे अंदर घुसा। यहाँ बहुत शांति थी, शहर का कोई शोर नहीं था, बस लाइन से बनी हुई लाल ईंटों की छोटे घर थे, बड़े बड़े बताओं के पेड़ थे और कभी कभी गुजरने वाली पेट्रोलिंग टीम्स थी। कॉन्वॉय आके में बिल्डिंग नंबर 1 के सामने आकर रुका। ये अकेली बनी हुई 3 फ्लोर की लाल ईंटों वाली बिल्डिंग थी जिसके साथ एक बहुत बड़ा आंगन था। ये जगह गवर्नमेंट ने स्पेशली जियो युआन को दी थी और वो हमेशा वॉर जोन में रहता था, तो ये घर हमेशा खाली पड़ा रहता था। पर आज यहाँ पूरी रोशनी और जश्न था। आ गए। जियो युआन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे गोद में उठाकर नीचे लाया। मैं आंगन में खड़ा था और अपने सामने इस कैसल जैसे बड़े घर को देख रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये मेरा घर है? ली जियान चलकर पास आया, उसने मेरा एक छोटा सा हाथ पकड़ा और बोला, हाँ यही अपना घर है, आगे से हम यही रहेंगे, चलो अंदर चलकर देखते हैं। जब ये सारे बड़े लोग मुझे घेरकर अंदर ले जाने ही वाले थे, अचानक एक रबर बॉल घूमती हुई मेरे पैरों के पास आई। मैंने अपने कदम रोके और जिस तरफ से बॉल आई थी वहां देखा। मैंने देखा कि पड़ोस वाले आंगन की छोटी दीवार पर एक लड़की बैठी थी, लगभग 5-6 साल की होगी। उसने एकदम मस्त सी छोटे साइज की एयर फोर्स फ्लाइट जैकेट पहनी हुई थी। उसकी गर्दन पर एक दूरबीन लटक रही थी। वो दिखने में एकदम गुड़िया जैसी थी पर उसके चेहरे पर एकदम एटीट्यूड और घमंड था। वो जियांग रुओक्सुए थी। उसके दादाजी देश के पुराने लेजेंड थे और उसके पापा एयर फोर्स के टॉप बॉस थे। इस पूरे कंपाउंड में वो एक नंबर की शैतान और कलेशी बची थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। ओए, जियांग रुओक्सुए ने सीटी मारी। उसकी आवाज में कैपिटल की अमीर शहजादी होने का पूरा एटीट्यूड था। उसने मुझसे कहा, तू किस भाई का बच्चा है? जा मेरी
मेरी बॉल उठाकर ला। एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उन पांचों आदमियों के चेहरे एक सेकंड में गुस्से से काले पड़ गए। लेहू सबसे पहले फट पड़ा। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर की और उसे पीटने के लिए आगे बढ़ा। किस घर की बदतमीज पिल्ली है तू? तेरी औकात कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसे बात करने की? यकीन कर मैं तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। जियांग वॉक्सवे डर के मारे उछल गई। वो भले ही शैतान थी पर उसे इंसानों की पहचान थी। उसके आगे खड़े इन आदमियों का भौकाल बहुत ही डरावना था। खास करके वो आदमी जो उसे मारने आने वाला था। वो किसी भालू की तरह लग रहा था पर वो जियांग फैमिली की शहजादी थी। उसकी इज्जत का सवाल था। उसने अपनी गर्दन अकड़ कर रखी। मैं जियांग फैमिली से हूं। मेरे दादाजी जियांग वेगुओ हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जियो युआन ने ठंडी हंसी हंसी। जियांग वेगुओ, अगर तेरे दादाजी भी यहाँ होते ना तो उनकी भी औकात नहीं होती मुझसे ऐसे बात करने की। ऐसा लग रहा था कि ये सारे खतरनाक गॉडफादर्स मिलकर उसकी कुटाई करने ही वाले हैं। पर अचानक मैंने जियो युआन का हाथ छोड़ दिया। नीचे झुका और वो रबर बॉल उठा ली। दीवार पर बैठी जियांग वॉक्सवे को देखकर मैंने एकदम शांति से बोला, मैं किसी बाई का बच्चा नहीं हूं। मेरे पास पापा है। मेरे पास 5 पापा है। और हाँ, मैंने पीछे खड़ी लेटिंग की तरफ इशारा किया। मेरी डॉग इसे बदतमीज बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये काट लेती है। लेटिंग ने मेरा पूरा साथ देते हुए अपने खतरनाक दांत निकाल लिए और दीवार की तरफ देखकर एक भारी और खतरनाक धाड़ मारी। वो सीधा वॉर से आई हुई किलर औरत थी। जियांग वॉक्सवे के हाथ डर से कांप गए और वो सीधा दीवार से नीचे गिर गई और अपने ही आंगन के बर्फ के ढेर में जा गिरी। पड़ोस वाले आंगन से किसी सूअर के कटने जैसी रोने और चिल्लाने की आवाज आई। मम्मी यहाँ भेड़िया है, भेड़िया है। ये किंग जॉ से रहा नहीं गया और वो जोर से हंस पड़ा। क्या बात है चिंचन, एकदम सही किया। हम खुद से पंगा नहीं लेते पर हम पंगे से डरते भी नहीं हैं। जियो युआन के चेहरे पर भी एक प्राउड स्माइल आ गई। उसने मुझे झटके से गोद में उठा लिया। बहुत बढ़िया काम किया। यह है हमारे लॉन्ग या का असली खून। भाड़ में जाए कोई जियांग फैमिली या ली फैमिली। जिसने भी हमसे पंगा लेने की कोशिश की तो लेटिंग को छोड़ देना उन्हें काटने के लिए। मैं जियो युआन के कंधे पर लेटा हुआ था। पड़ोस वाले आंगन में जलने वाली लाइट्स और उस बच्ची को चुप कराने की आवाजें सुन रहा था। मेरे होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। इस तरह से सेफ रहना और अपने पीछे इतना बड़ा सपोर्ट होना सच में बहुत अच्छा लगा है। बड़ा दरवाजा बंद हो गया। घर के अंदर के हीटर ने बाहर की ठंड को भगा दिया। टेबल पर किंग जॉ का लाया हुआ सबसे महंगा और बढ़िया खाना रखा था। आओ आओ आओ, चेंचन के घर वापस आने की खुशी में चीयर्स। इस हंसी और मजाक के बीच इस खाली पड़ी बिल्डिंग में पहली बार किसी सच्चे घर जैसी गर्माहट भर गई थी। उसी वक्त बिल्डिंग नंबर 1 के आंगन के बाहर वो जियांग फैमिली की शहजादी जियांग रूक्सवे, जिसका अभी इतना एटीट्यूड था, इस वक्त बर्फ के ढेर में चारों खाने पड़ी थी। उसकी हवा टाइट हो चुकी थी, पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी थी। जियांग फैमिली की अकेली पोती होने के नाते पूरे कंपाउंड में उसकी दहशत थी। उसने कब किसी से ऐसी बेइज्जती सही थी। हमेशा वही दूसरों को डराकर रुलाती थी। आज एक कुत्ते ने उसे डराकर दीवार से नीचे गिरा दिया था। दीवार के उस पार लेटिंग ने अपना सिर ऊपर किया और ऊपर से इस छोटी सी बच्ची को घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों में एकदम फुल इग्नोर और घिन वाली नजर थी। जियांग रूक्सवे उस बर्फ के ढेर से बाहर निकली। उसका छोटा सा चेहरा एकदम लाल हो चुका था। ये बेइज्जती का गुस्सा था और डर भी था। उसने दीवार पर इशारा किया और उस कुत्ते के बड़े से सिर की तरफ उंगली की। मैं अपने दादाजी को बताऊंगी और उन्हें बोलकर तुम सबको अरेस्ट करवाऊंगी और इस कचरे कुत्ते को पकाकर खा जाऊंगी। एक भारी खतरनाक और थोड़ी मजे लेने वाली आवाज बिल्डिंग नंबर 1 के आंगन से आई। तू किसे पकड़ने वाली है? बिल्डिंग नंबर 1 का भारी और डिजाइन वाला लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। 5 आदमी लाइन बनाकर एक साथ बाहर आए। जियो युआन सबसे बीच में खड़ा था। उसके हाथ में एक नई जली हुई सिगरेट थी और वो जियांग रूक्सवे को ऐसी ठंडी और डार्क नजरों से घूर रहा था। जियांग रूक्सवे का वो छोटा समूह जो अभी तक भौंक रहा था एक सेकंड में बंद हो गया। भले ही वो छोटी थी पर वो इस मिलिट्री कंपाउंड में बड़ी हुई थी। उसके अंदर एक इनबिल्ट रडार था ताकतवर लोगों को पहचानने का। अभी तूने ही बोला ना कि तू मेरी डॉग को पकाएगी। लेहू ने हंसी दी और अपने सफेद दांत दिखाए। वो जानबूझकर नीचे झुका। उसके लगभग 6 फुट 5 इंच के लोहे जैसे जिस्म का साया सीधा जियांग रूक्सवे को पूरी तरह से कवर कर गया। जियांग रूक्सवे डर के मारे 2 कदम पीछे हुई। उसकी पैरों की नसें डर से कांपने लगी थी। या फिर तूने ये बोला कि हमारा चेंचन किसी बाई का बच्चा है? यकीन जॉ अभी भी मुस्कुरा रहा था पर उसकी वो लूंगी जैसी आंखें जो हमेशा किसी को फंसाने का प्लान बनाती थी इस वक्त किसी ठंडी तलवार की तरह लग रही थी। जियांग रूक्सवे ने अपनी लाइफ में ऐसा भौकाल कहां देखा था। नॉर्मल दिनों में इस कंपाउंड के बाकी अंकल लोग जब उससे मिलते थे तो सब उससे कितने प्यार और इज्जत से पेश आते थे। ये लोग ऐसे नॉर्मल रूल्स को तोड़कर क्यों चल रहे हैं भाई? जब जियांग रूक्सवे डर के मारे बस रोने ही वाली थी तभी पड़ोस की बिल्डिंग नंबर 2 का दरवाजा खुला। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या हो रहा है? एक छोटे से बच्चे को डरा के कौन सी मर्दानगी दिखा रहे हो? एक अगले सफेद बालों वाले बुढ़े अंकल अपना बड़ा सा कोट पहने हुए अंदर से गुस्से में बाहर आए। उनके हाथ में एक वॉकिंग स्टिक थी। ये और कोई नहीं जियांग रूक्सवे के दादाजी थे। एक्स एयरफोर्स डेप्यूटी कमांडर जियांग वेगुओ। जियांग रूक्सवे को जैसे अपनी जान बचाने वाला मिल गया। वो लड़खड़ाती हुई दौड़कर जियांग वेगुओ के पीछे छुप गई और स्याओ युआन की तरफ उंगली उठाकर रोने लगी। ये लोग उन्होंने अपने कुत्ते से मुझे कटवाया और मुझे गालियां भी दी। जियांग वेगुओ का गुस्सा भी बहुत खतरनाक था। अपने बच्चों का साइड लेने के लिए वो पूरे बेस में मशहूर थे। बूढ़े जनरल ने गुस्से से फुफकार मारी और उन पांचों को घूर कर देखते हुए चिल्लाए, मैं भी देखता हूं मेरी पोती को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की है। लेकिन जैसे ही उनकी नजर सामने खड़े उन पांचों चेहरों पर पड़ी, उनके हाथ में जो से गाली देने के लिए हवा में उठी थी वो वहीं हवा में जम गई। जो गालियां उनके होठों तक आ गई थी वो उन्होंने जबरदस्ती वापस निकाल ली। जियांग वेगुओ की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके चेहरे पर अब सिर्फ एक भयंकर हैरानी थी, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शाओ शाओ फंगज़, ली गुइशो, ले दापाओ, ये सुआनपन, शन शन बियंदाई, ये पांचों नाम वो खौफनाक टाइटल्स थे जो इन पांचों ने अपने मिलिट्री स्कूल और ट्रेनिंग के दिनों में कमाए थे। पूरा मिलिट्री बेस इनके नाम से कांपता था। शाओ युआन ने अपनी सिगरेट बुझाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने एक मिलिट्री सैल्यूट मारते हुए कहा, कुछ साल ही हुए हैं और आप अभी भी काफी फिट लग रहे हैं। सुना है आपने फील्ड छोड़ दी है और आराम फरमा रहे हैं। क्यों? अब क्या बच्चों का प्ले स्कूल खोलने का इरादा है? जियांग वेगुओ के होंठ गुस्से से फट उठे। पूरे मिलिट्री बेस में ऐसी हिम्मत कोई नहीं करता था जो उन्हें बुढ़ा जियांग बुलाए या उनसे ऐसी टेढ़ी बात करे। बस कुछ और बॉस को छोड़कर सिर्फ ये 5 ही ऐसे शैतान थे जो उनकी नाक में दम कर सकते थे। जब ये पांचों लियो या स्पेशल टीम में थे तो उन्होंने सभी मिलिट्री बेसिस की नींद हराम कर दी थी। जियांग वेगुओ के अपने एयरफोर्स के कई लोग ट्रेनिंग मैच में इन्हीं के हाथों मारे गए थे। तुम पांचों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो? अपने होश में वापस आते हुए जियांग वेगुओ ने पूछा। तभी उन्हें कुछ याद आया। एक मिनट, हेडक्वार्टर्स ने जो बिल्डिंग नंबर 1 शाओ युआन को दी थी आज रात उसकी लाइट्स ऑन है। तभी शाओ युआन ने मेरे छोटे से शरीर को अपने पीछे से गोद में उठा लिया जैसे मैं दुनिया की सबसे कीमती चीज हूं। बुढ़े जियांग, आओ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूं। ये मेरा बेटा है और हम पांचों का इकलौता बेटा है। अब से जब तक हम इस बेस में हैं आपको इसका ख्याल रखना होगा और अगर किसी अंधे बेवकूफ बच्चे ने इसको परेशान करने की कोशिश की। शाओ युआन ने तिरछी नजर से जियांग वेगुओ के पीछे छुपी जियांग रियोक्सियो को देखा। उसकी आवाज एकदम ठंडी पड़ गई। तो हम पांचों बाप बुड्ढों की इज्जत और बच्चों से प्यार करना भूल जाएंगे। जियांग वेगुओ एक पल के लिए सुन रहे। उन्होंने शाओ युआन की गोद में मुझे गौर से देखा। इन पांचों खतरनाक लोगों का इकलौता बच्चा, बाप रे बाप, इस छोटे से बच्चे के पीछे क्या कहानी है? अगर ये सच है तो ये बच्चा पूरे बीजिंग के पावर सर्कल में किसी बाप की तरह घूमेगा। जियांग वेगुओ एक पुराने खिलाड़ी थे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इसमें उनका नुकसान है या फायदा। उन्होंने तुरंत अपना हाथ घुमाया और एक जोर का थप्पड़ जियांग रूक्सवे के सिर पर जड़ दिया। दादाजी आपने मुझे क्यों मारा? जियांग रूक्सवे रोते हुए चिल्लाई, तो जैसी अंधी और बेवकूफ लड़की को ना मारूं तो क्या करूं? जियांग वेगुओ गुस्से से चिल्लाई, ये तेरा छोटा भाई है, आगे से जब भी इसे देखेगी तमीज से बात करना। अगर तूने इसे डराने या सताने की कोशिश भी की ना तो शाओ फैंसी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद तेरी टांगें तोड़ दूंगा। ये कहकर जियांग वेगुओ के चेहरे पर वापस वो चिकनी मुस्कान आ गई। गलतफहमी, बस एक छोटी सी गलतफहमी थी, बच्ची है समझ नहीं पाई। किसी दिन मैं बढ़िया दारू लेकर आऊंगा और खुद आकर आपसे माफी मांगूंगा। ये बोलते ही बिना जियांग रूक्सवे की रोते हुए बकबक सुने उन्होंने उसे एक मुर्गी के बच्चे की तरह उठाया और अपने घर के अंदर ले गए। मैं शाओ युआन के कंधे पर सिर रखे हुए उस बंद होते हुए दरवाजे को देख रहा था और फिर मैंने अपने पांचों नए बैड एस पापा को देखा और धीरे से पूछा, वो बुढ़े दादाजी तुम लोगों से डर गए थे ना? उसको डरना नहीं कहते, शेन यांजो ने साइड से अपनी आवाज में धीरे से कहा। उसने बस सही वक्त पर अपनी औकात और हालात दोनों को समझ लिया। उन सब की भारी और खुशहाल हंसी उस बर्फीली रात में गूंज उठी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। मैं एक बहुत ही मुलायम और बड़े से बेड पर लेटा था। मेरे ऊपर लैवेंडर की हल्की खुशबू वाली एक नरम ब्लैंकेट थी। लीटिंग नीचे कारपेट पर लेटा हुआ था और आराम से गहरी नींद सो रहा था। बाहर कॉरिडोर में मुझे अपने पांचों बापों की धीमी आवाज में बातें करने की आवाज आ रही थी। उनकी बातों को सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और मेरे होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। इस रात मुझे ठंडी हवा या कोई डरावने सपने नहीं आए। अगले दिन एक बड़े से शीशे वाले विंडो से धूप सीधे मेरे रूम में आई और मेरे उस मस्त और आरामदायक बेड को रोशन कर दिया। मैं नींद से अपनी आंखें मलते हुए उठा और रूम से बाहर निकला। बाहर आते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वहां प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए एक दर्जन से ज्यादा टॉप डिजाइनर्स और टेलर्स थे जो पूरे 5 लंबे कपड़ों के स्टैंड ढकेलकर अंदर ला रहे थे। उन
स्टैंड्स पर बच्चों के ढेरों मस्त मस्त कपड़े टंगे थे। ये चिंगजू अपने हाथ में माला फेर रहा था और किसी अमीर नवाब की तरह उस पूरे रूम में रखे कपड़ों की तरफ इशारा करके बोला, चंचन इधर आओ और कपड़े चूज करो। अब से तुम दिन में 3 बार कपड़े बदलोगे और पूरे साल एक ही कपड़ा दूसरी बार रिपीट नहीं होगा। मैं उन रंगीन और चमकदार कपड़ों से भरे कमरे को देखने लगा। हैरानी से मेरा छोटा सा मुंह खुला ही रह गया। फिर मैं चलकर एक बहुत ही सुंदर और महंगे दिखने वाले कपड़े के पास गया और घबराते हुए उसके प्राइस टैग को पलट कर देखा। जब मैंने उस पर बहुत सारे शून्य देखे तो मुझे लगा जैसे मेरा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ गया हो और मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने अपना सिर उठाया। मेरे चेहरे पर सिर्फ डर था और मैं धीरे से बोला, ये पापा इस कपड़े की तो बहुत बहुत ज्यादा कीमत है। चंचन इसको गंदा कर देगा और अगर ये गंदा हो गया तो क्या मुझे इसके पैसे भरने पड़ेंगे? पहले अपने मामा के घर पर मैंने मामी का एक सस्ता सा एप्रन गंदा कर दिया था, तब मुझे बहुत बुरा पीटा गया था। उन्होंने कहा था कि मुझे बेचकर भी इनके पैसे पूरे नहीं होंगे। मेरी ये बातें किसी तीखे कांटे की तरह वहां खड़े हर एक इंसान के दिल में चुप गई। जो रूम थोड़ी देर पहले खुशी से भरा था वो अचानक सन्नाटे में डूब गया। ये चिंगजो के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने घुटने टेक दिए ताकि मेरी और उसकी आंखें एक लेवल पर आके मिल सके। वो मेरी डरी और सहमी हुई आंखों को घूर रहा था और उसका दिल अंदर से दुखी होकर टूटने लगा था। इस छोटे से बच्चे ने कितना दर्द सहा है कि 4 साल का बच्चा नए कपड़े देखकर खुश होने की जगह डर रहा है कि कहीं वो गंदे ना हो जाए, डर रहा है कि उसको फिर से मार पड़ेगी। ये चिंगजो ने धीरे से मेरे छोटे हाथों को पकड़ा और उसकी आवाज में ऐसी सीरियसनेस थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। चंचन पापा की आंखों में देखो, इस नए घर में नुकसान का पैसा भरने जैसा कोई शब्द नहीं है। कपड़े बंदे ही इसलिए हैं ताकि लोग इन्हें पहन सकें, ये होते ही गंदा होने के लिए है। वो वापस सीधा खड़ा हुआ। उसने हाथ उठाकर रूम में टंगे उन महंगे ब्रांडेड कपड़ों की तरफ इशारा किया और पूरे एटीट्यूड के साथ चिल्लाया, सिर्फ एक कपड़ा गंदा करने की बात छोड़ दो, अगर तुम कैंची उठाकर इन सारे कपड़ों को फाड़ भी डालो ना सिर्फ आवाज सुनने के मजे के लिए, तभी तुम्हारा पापा सिर्फ ये पूछेगा कि तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम मेरे ये चिंगजो के बेटे हो। ये पैसा वैसा बस एक रद्दी पेपर है जिसके बारे में तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर उसने तुरंत अपना चेहरा उन डिजाइनर्स की तरफ घुमा लिया और गुस्से से घूरते हुए बोला, इन सब कपड़ों के टैग्स काट दो। आज के बाद जो भी कपड़े आएंगे उन पर कोई प्राइस टैग नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इन घटिया नंबरों को देखकर डर जाए। ये सुनकर सारे डिजाइनर्स की रूह कांप गई और वो जल्दी जल्दी हाँ में से हिलाने लगे। जी सर, जी बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। जब मैंने ये चिंगजो पापा को इस तरह मेरे लिए स्टैंड लेते देखा तो मेरे सहमे हुए दिल को थोड़ी शांति मिली। फिर मैं खुशी से कपड़ों के बीच में इधर उधर घूमने लगा और आखिर में मैंने ढेर सारे कपड़ों में से एक डार्क ब्लू कलर का बहुत सारे पॉकेट्स वाला ओवरऑल पैंट्स ले लिया। जब मैं और मेरे पापा मेरे नए कपड़े ट्राई करने में बिजी थे, अचानक से एक बहुत ही चुभने वाली आवाज बाथरूम की तरफ से आने लगी। शाओ युआन के माथे पर अचानक लकीरें आ गई। ये क्या बकवास आवाज है? हमारी हेल्पर वांग आंटी घबराती हुई दौड़ती आई। सर बहुत गड़बड़ हो गई है। वो जो आपने अभी नया महंगा वाला जर्मन वॉशिंग मशीन लिया था ना, वो चलते चलते अचानक बंद पड़ गया है और उसके अंदर अभी भी चेन की नई बेडशीट फंसी हुई है और उसमें से तो धुआं भी निकल रहा है। धुआं? ये सुनकर ये चिंगजो को अचानक आग लगी। क्या बकवास और सस्ता जर्मन सामान लाया है ये? सिर्फ 2 दिन यूज किया और कचरा बन गया। फेंक दो उस डब्बे को उठाकर, अभी के अभी नया ऑर्डर करो और उन्हें कहो तुरंत भेजें। मेरे बेटे की बेडशीट धुलने में देरी नहीं होनी चाहिए। तभी सारे के सारे पापा बाथरूम के गेट के बाहर जमा हो गए। वहां देखा कि वो अमीरों वाली मशीन घुर घुर करके अजीब सी दर्द भरी आवाजें निकाल रही थी। पूरी मशीन बहुत बुरी तरह हिल रही थी, जैसे कि अगले ही सेकंड फट जाएगी। लीहू ने पास जाकर ध्यान से उसे घूरा। लगता है इस बकवास डिब्बे का मोटर ही जलकर राख हो गया है। दिखने में तो आयरन मैन जैसा लग रहा था, ये तो बड़ा नरम निकला। तभी ली जियान ने चीजों को ऑब्जर्व किया और बोला, हमें किसी प्रो मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा और इसके पार्ट्स फैक्ट्री से आने में शायद 1 हफ्ता लग ही जाएगा। जब 5 खतरनाक लोग एक मामूली से वॉशिंग मशीन के सामने हारे हुए खड़े थे और उसे तोड़ने या उठाकर कचरे में फेंकने का सोच रहे थे, तभी मैंने अपनी छोटी बच्चों वाली आवाज में पुकारा, पापा लोग, इसका मोटर नहीं जला है। फिर मैं अपनी नीली ओवरऑल्स पहने हुए लोगों के बीच से घुसता हुआ आगे आया। पता नहीं कहां से मेरे हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर आ गया था और मैं उस घुर घुर करके हिलती हुई वॉशिंग मशीन के सामने बैठ गया। मैंने अपना छोटा सा सिर थोड़ा टेढ़ा किया और अपने कान को मशीन के साइड में लगाकर सुनने लगा। शाओ युआन पापा अचानक घबरा गए। चंचन खतरा है, जल्दी वापस आओ। वो मुझे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े। मैंने अपनी एक उंगली होठों पर रखी और सबको चुप रहने का इशारा किया। फिर मैंने थोड़ा और ध्यान से सुना और बोला, गियर्स के घूमने की आवाज ठीक नहीं आ रही है और बेल्ट के फिसलने की आवाज भी आ रही है। लगता है ट्रांसपोर्ट के वक्त किसी ने इसके सेफ्टी स्क्रूज नहीं निकाले, जिसकी वजह से इसका मेन शाफ्ट अपनी जगह से हिल गया। ये बोलकर मैंने उन बड़ों को सोचने का वक्त ही नहीं दिया। मैंने बहुत ही आराम से अपने स्क्रू ड्राइवर से वॉशिंग मशीन के पीछे का रिपेयर पैनल खोल दिया। मेरे हाथ एकदम स्मूथली चल रहे थे बिना किसी फजूल हरकत के। अंकल झांग, मुझे वो रेंच देना, 12 नंबर वाला। मैंने बिना पीछे मुड़े अपना हाथ पीछे किया। दरवाजे पर खड़े झांग दजन अंकल ने बिना सोचे समझे एकदम से मेरे हाथ में रेंच थमा दिया। अगले 5 मिनट तक देश की पावर के टॉप पर बैठे 5 खतरनाक आदमी और एक पुराना एक्सपीरियंस स्काउट सोल्जर सबके सब पत्थर की मूर्ति बन गए। वो अपनी आंखों से एक 4 साल के छोटे से बच्चे को देख रहे थे जो जमीन पर लेटा हुआ था और किसी पुराने एक्सपीरियंस इंजीनियर की तरह उन उलझे हुए तारों और मशीन के पार्ट्स के बीच काम कर रहा था। 5 मिनट बाद मैंने अपने हाथों की धूल झाड़ी और उस पैनल को वापस आराम से फिट कर दिया। ये पापा अब आप लगा सकते हो। ये चिंगजो पापा ने थोड़ा शक के साथ स्विच लगाया। वुम, वॉशिंग मशीन चल पड़ी। सिर्फ चली ही नहीं बल्कि अब वो पहले से भी ज्यादा स्मूथ चल रही थी और उसकी आवाज तो जैसे बिल्कुल ही गायब हो गई थी। अरे बाप रे, लेहू पापा अपने आप को रोक नहीं पाए और चिल्ला पड़े, ये तो सच में ठीक हो गई। शाओ युआन पापा मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूं। बेटे तूने ये सब कहां से सीखा? क्या ये सब एक 4 साल के बच्चे की औकात की बात है? अगर मेरी आर्मर्ड फोर्स का 10 साल टैंक ठीक करने वाला मैकेनिक कैप्टन भी होता तो वो भी इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाता। मैंने मासूमियत से अपनी आंखें झुकाई और थोड़ा शर्माते हुए अपनी पैंट की स्ट्रैप पकड़कर बोला, जब मैं गांव में था ना तो गांव के वांग दादाजी अपना टाटा ठीक करते थे। मैं बस उनके पास खड़े होकर देखा रहता था। कुछ बार देखा तो खुद ही समझ आ गया और पता है मैंने वॉशिंग मशीन की तरफ इशारा किया। ये लोहे के डब्बे बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें जहां भी दर्द होता है ना ये लोग खुद बोलकर बता देते हैं, बस थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। मेरे 5 नए पापा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सुनकर समझ आ गया कहीं ये वही लेजेंड वाली मैकेनिकल एम्पैथी तो नहीं, ये तो एकदम नेचुरल गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। ली जियान पापा ने अपना चश्मा थोड़ा सेट किया और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। नंबर 3, तुम्हें पक्का यकीन है कि बड़ा भाई सिर्फ एक नॉर्मल स्काउट था? कहीं इसके जेनेटिक्स में कोई म्यूटेशन तो नहीं आ गया है? पर वहां ये चिंगजो पापा खुशी से पागल हो रहे थे। उन्होंने मुझे उठाकर मेरे गाल पर एक बड़ा सा किस किया। जीनियस, मेरा बेटा तो एक जीनियस है। इसके इन हाथों का जादू देखकर लगता है अब मेरी मिलिट्री फैक्ट्री को संभालने वाला नया बॉस मिल गया है। मेरे छुपे हुए टैलेंट का पता चलने के बाद पापा लोगों ने मुझ पर पढ़ाई लिखाई का प्रेशर डालना बंद कर दिया। शाओ युआन पापा ने तो ट्रक भर के लेगो ब्लॉक्स मंगवा लिए और हॉल के कार्पेट पर डलवा दिए। आजा मेरे बेटे, जी भर के खेल, जो बनाना है बना डाल। मैं उन ढेर सारे ब्लॉक्स के बीच में बैठ गया। मुझे किसी मैप या ड्राइंग की जरूरत नहीं थी। वो बिखरे हुए छोटे छोटे ब्लॉक्स मेरे दिमाग में जैसे खुद ब खुद जिंदा हो रहे थे और मैं अपनी पूरी इमेजिनेशन लगा रहा था। आधे घंटे बाद शाओ युआन पापा आकर मुझे थोड़ा शो ऑफ करने वाले थे कि देखो मैंने एक टेढ़ा मेढ़ा सा घर बनाया है। पर जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा और मेरी बनाई हुई चीज पर उनकी नजर पड़ी, उन्होंने चुपचाप अपने बनाए हुए घर को तोड़ दिया और अपने पीछे छुपा लिया क्योंकि मेरे सामने एकदम तगड़ा फाइटर जेट का मॉडल रखा था। ये कोई ऐसे ही ब्लॉक्स जोड़कर बनाई हुई गाड़ी नहीं थी बल्कि इसमें पूरा एरोडायनामिक डिजाइन था। कैनार्ड विंग्स थे, यहां तक कि लैंड करने वाले पहिए के हाइड्रोलिक रॉड्स भी मैंने स्पेशल लेगो पार्ट से बनाए थे। ये एक पूरा J-20 फाइटर जेट था और उसी वक्त दीवार के ऊपर से झांक रही जियांग ल्यूक्सियू जिसके हाथ में एक दूरबीन था, उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। क्योंकि वो खुद एक मिलिट्री फैन थी, वो एक सेकंड में समझ गई कि इस प्लेन को बनाने में कितना दिमाग लगा है। ये तो सच में बहुत कमाल है। जियांग ल्यूक्सियू से अब रुका नहीं जा रहा था, भले ही हमारे साइड वो बड़ा और खतरनाक होता, लेटिंग क्यों ना हो, उसे किसी भी हालत में पास आकर देखना था। वो दीवार से कूदी, अपने हाथ में अपना सबसे प्यारा और महंगा लिमिटेड एडिशन ट्रांसफॉर्मर खिलौना लेकर खुशी से दौड़ती हुई हमारी बिल्डिंग नंबर 1 के गेट पर आ गई। गार्डन में धूप सेकता हुआ लीटिंग आवाज सुनकर फटाफट उठ खड़ा हुआ। भाऊ, उसने हल्की सी घुर्राहट भरी आवाज निकाली। जियांग ल्यूक्सियू डर के मारे कांप गई और अपना ट्रांसफॉर्मर नीचे गिराने ही वाली थी, पर इस बार वो वहां से भागी नहीं। वो दीवाने की तरह शीशे के विंडो के उस पार मुझे लेगो से खेलते हुए देख रही थी और जोर से चिल्लाई, सुनो, मैं पड़ोस में रहने वाली जियांग ल्यूक्सियू हूं। मैं अपना ऑप्टिमस प्राइम तुम्हें खेलने के लिए दूंगी। क्या तुम मुझे वो प्लेन बनाना सिखाओगे? घर के अंदर मैंने अपना सिर उठाया और उस लड़की की तरफ देखा जिसने कल ही हमारे लेटिंग को पकाकर खाने की धमकी दी थी। मैंने थोड़ा सोचा, अपने हाथ के ब्लॉक छोड़े और चलकर गेट के पास आया। मेरे 5 पापा लोग घर के अंदर से ये सब देख रहे थे। अगर उस लड़की ने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो वो लोग तुरंत बाहर आ जाएंगे। मैंने लोहे के गेट के उस पार खड़े होकर जियांग ल्यूक्सियू के हाथ में पकड़े ट्रांसफॉर्मर को देखा और अपना सिर ना हिला दिया। इस रोबोट के जॉइंट्स का डिजाइन एकदम बकवास है। जब ये ट्रक बनता है ना तो आगे का हिस्सा अटक जाता है। मैं ये बचकानी चीजें नहीं खेलता।
जांग रूशवे को जैसे झटका लग गया। ये तो एक लिमिटेड एडिशन पीस था, पर उसने फिर भी हार नहीं मानी। तो फिर तुम क्या खेलते हो? मैंने पीछे रखे अपने फाइटर प्लेन को पॉइंट किया और फिर बाहर गार्डन में जांग गजन अंकल के आधे ठीक किए गए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की तरफ इशारा किया। मैं सोच रहा हूं कि इस व्हीलचेयर में टर्बो इंजन कैसे फिट करूं। टर्बोचार्ज व्हीलचेयर। इस एक सेकंड में जांग रूशवे की पूरी दुनिया हिल गई। वो मेरे इस छोटे से हाइट वाले बच्चे को देख रही थी और उसकी आंखों में अचानक से फैन वाले सितारे चमकने लगे। ये कहीं से भी एक आम छोटा लड़का नहीं था, ये तो सीधा सीधा एक टेक गॉड था। जांग रूशवे ने अपनी सारी शर्म छोड़कर एकदम जोर से चिल्लाया, भाई आज से तुम मेरे सगे भाई हो। अब से इस पूरे मिलिट्री बेस में किसी की हिम्मत नहीं जो तुझे छू भी सके। मैं तुम्हारा पाना पकड़ाऊंगी। घर के अंदर ये चिंग जो पापा हंस हंसकर अपनी जांग पीट रहे थे। क्या बात है भाई, अभी तो पहला ही दिन है और इसने पड़ोस के उस छोटे शैतान को अपना चेला बना लिया। शाओयुन पापा अपनी ठुड्डी पकड़े कुछ गहरी सोच में थे। लगता है हमें चंचन के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां उसकी ये जीनियस स्किल्स काम आए। नॉर्मल स्कूल वाले शायद इस खतरनाक जीनियस बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएंगे। किंडरगार्टन। शनियान जो पापा ने अपने फाइल से सिर ऊपर उठाया। मैंने भी चेक किया था, पास ही के रेड स्टार किंडरगार्टन की सिक्योरिटी काफी अच्छी है, पर उनके एडमिशन टेस्ट में बच्चों को अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है, जैसे कि गाना या डांस वगैरह। ये सुनकर पांचों ने मेरी तरफ देखा जो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर घर की साफ सफाई करने वाले रोबोट को खोलने की कोशिश कर रहा था। गाना, डांस? अगर मुझसे एक बॉम्ब डिफ्यूज करने को कहो तो मैं डांस करने से ज्यादा अच्छी तरह उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर लूंगा। लीहू पापा ने अपना बड़ा सा हाथ हवा में घुमाया। कोई टेंशन नहीं, कल मैं मेरे बेटे को ले जाऊंगा। किसको बोला कि टैलेंट सिर्फ गाना और डांस करना ही होता है? मेरा बेटा सबके सामने गन खोलकर दिखाएगा या सीधा अलार्म क्लॉक खोल देगा। ये सब भी तो टैलेंट ही होता है ना। शाम ढल रही थी। बिल्डिंग नंबर 1 के गार्डन में लेडी मेरे पैरों के पास लेटा हुआ था और मैं बैठकर जांग रूशवे को लेगो ब्लॉक्स की फिजिक्स और उनके स्ट्रक्चर समझा रहा था। अंदर मेरे पांचों पापा इस बात पर बहस कर रहे थे कि मुझे स्कूल छोड़ने के लिए वो आर्मर्ड गाड़ी ले जाएं या फिर लग्जरी रेड फ्लैग कार। ये प्यारी और एकदम हार्डकोर बीजिंग वाली लाइफ कुछ इस तरह शुरू हो चुकी थी। आज का मौसम काफी अच्छा था। ये चिंग जो पापा अपनी पावर शो करने के लिए और मुझे फ्रेश हवा खिलाने के लिए घर से बाहर निकाल लाए। वो मुझे अपनी सबसे बड़ी और तगड़ी फैक्ट्री दिखाने लाए, तियानक्योंग हेवी इंडस्ट्रीज। हमारी गाड़ियों का काफिला उस फैक्ट्री के अंदर घुसा और एक बहुत बड़े हाफ सर्कल जैसे बिल्डिंग के सामने रुका। ये उनका स्पेशल व्हीकल रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर था। तियानक्योंग हेवी इंडस्ट्रीज का सबसे मेन दिल यही था। लेकिन हमने अंदर कदम भी नहीं रखा था कि अंदर से किसी बड़े झगड़े की जोरदार आवाजें आने लगी। यहाँ तक कि किसी के जोर से टेबल पीटने की आवाज भी आई। ये चिंग जो पापा के माथे पर अचानक बल पड़ गए। उनका जो चेहरा अब तक हंस रहा था वो एक सेकंड में बर्फ जैसा ठंडा और गुस्से में आ गया। वो भले ही मेरे आगे एक प्यारे और अच्छे पापा थे, पर बाहर की दुनिया के लिए वो एक खतरनाक और जानलेवा बॉस ही थे। दौड़ा हुआ फैक्ट्री का मैनेजर बाहर आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ये नए चीता आर्मर्ड व्हीकल का मेन ट्रांसमिशन शाफ्ट प्रोजेक्ट है। चीफ इंजीनियर लियू और दूसरे एक्सपर्ट्स बुरी तरह झगड़ रहे हैं। 18 बार टेस्ट हो चुका है, पर हर बार हाई स्पीड पर ट्रांसमिशन शाफ्ट टूट जाता है। कोई भी फॉल्ट नहीं ढूंढ पा रहा है और ऊपर से डिलीवरी की डेट भी पास आ रही है। ये चिंग जो पापा ने ठंडी आ भरी और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। चलो बेटे, आज तुम्हारा पापा तुम्हें दिखाता है कि ये बुढ़े लोग आपस में कैसे झगड़ते हैं। फैक्ट्री का अंदर का नजारा बहुत बड़ा था। वहां एक बहुत बड़ी बिना पेंट की हुई भारी भरकम आर्मर्ड व्हीकल का प्रोटोटाइप रखा हुआ था। उस गाड़ी के आसपास सफेद बालों वाले बुढ़े लोगों का झुंड लगा हुआ था। उनका लीडर एक बुढ़ा जिसके बाल मुर्गे के घोंसले जैसे दिख रहे थे और जिसने मोटे मोटे चश्मे पहने थे, अपने हाथ में पकड़ी ड्राइंग को हवा में घुमाते हुए चिल्ला रहा था। थूक उड़कर उसके मुंह से बाहर आ रही थी। मटेरियल, ये पक्का मटेरियल की ही गलती है। मैंने कितनी बार कहा है कि देसी स्टील में उतनी लचक नहीं है, हमें बाहर से स्पेशल इंपोर्टेड स्टील मंगवाना ही पड़ेगा। ये लियू गुआलियांग थे, वहां के चीफ इंजीनियर। इंडिया की मैकेनिकल डिजाइनिंग की दुनिया में उनका नाम टॉप पर था और उनका गुस्सा भी उतना ही बड़ा था जितनी उनकी नॉलेज। दूसरा एक्सपर्ट जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, बुढ़े लियू बकवास बंद कर, मटेरियल एकदम ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया है। ये तेरा डिजाइन किया हुआ स्ट्रेस स्ट्रक्चर ही गलत है। उस स्पाइरल गियर का एंगल बहुत बड़ा है। ये सब बुढ़े एक्सपर्ट्स जिनकी उम्र मिलाकर सैकड़ों साल से भी ज्यादा होगी, सब्जी मंडी की औरतों की तरह एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। जमीन पर कचरे की तरह फाड़ी हुई ड्राइंग्स और टूटे हुए लोहे के पुर्जे बिखरे हुए थे। तभी ये चिंग जो पापा मुझे गोद में लेकर अंदर आए और उन्होंने जोर से खांसी की। एक पल में पूरे फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें इस अजीब से बाप बेटे के जोड़े पर आकर रुक गई। चीफ इंजीनियर लियू ने जैसे ही ये चिंग जो पापा को देखा, वो डरने के बजाय और ज्यादा चिल्लाने लगे और अपनी परेशानी बताने उनके पास आ गए। आप सही वक्त पर आए हैं, आप ही इंसाफ कीजिए। क्या आपके परचेज डिपार्टमेंट वालों ने रिश्वत खाली है? वो जो सील ला रहे हैं वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है। 5000 आरपीएम पर जाते ही ट्रांसमिशन शाफ्ट टूट जाता है। ये प्रोजेक्ट तो पूरा ही नहीं हो सकता। ये चिंग जो पापा ने जमीन पर गिरे हुए ट्रांसमिशन शाफ्ट के मोटे से टूटे हुए हिस्से को देखा और उनकी आवाज एकदम सख्त हो गई। बुढ़े लियू, मटेरियल शनियान जो खुद विदेश से लेकर आया है, जो दुनिया का सबसे टॉप क्लास मटेरियल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और अगर ये डिजाइन का फॉल्ट है तो क्या तुम्हारा ये झगड़ा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जब हालात बिल्कुल टेंस हो गए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तभी मैंने ये चिंग जो पापा की गोद में थोड़ा कसमसाया। पापा मुझे नीचे उतारो। ये चिंग जो पापा ने मुझे नीचे उतार दिया। अपने छोटे छोटे कदमों से सबकी निगाहों के सामने मैं चलकर उस बड़ी सी ड्राइंग टेबल के पास गया। टेबल पर एक बहुत कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बिछी हुई थी, चीता आर्मर्ड व्हीकल का ट्रांसमिशन सिस्टम का ब्लूप्रिंट, जिसमें इतनी लाइंस और नंबर्स थे कि देखकर से चक्कर खा जाए। अरे ये छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? चीफ इंजीनियर लियू परेशान हो गए। ये टॉप सीक्रेट ड्राइंग है, इसे यहाँ किसने आने दिया? अगर इसने ड्राइंग को फाड़ दिया या खराब कर दिया तो चुप रहो। ये चिंग जो पापा ने धीरे से पर खौफनाक आवाज में बोला, ये मेरा बेटा है और मैं देखता हूँ इसको यहाँ से बाहर निकालने की हिम्मत कौन करता है। चीफ इंजीनियर लियू की आवाज हलक में ही अटक गई। बॉस के डर से वो सिर्फ भरी सांस लेते हुए साइड में खड़े हो गए और सोचने लगे, अगर इस बच्चे ने ड्राइंग पर कुछ भी पेन या पेंसिल चलाया ना तो मैं अपनी जान पे खेलकर इसे बाहर फेंक दूंगा। मैंने पैरों के पंजों के बल खड़े होकर अपने छोटे हाथों से टेबल का किनारा पकड़ा और पूरी कोशिश करके अपना छोटा सा सिर उस ड्राइंग तक ले गया। मेरी बड़ी बड़ी आंखों में अचानक से एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। मेरी नजरों में वो सारी रुकी सूखी लाइंस अचानक से जिंदा हो गई थी और मेरे दिमाग में वो पूरे मशीन का एक 3D मॉडल बनकर चलने लगा। वुश खट। मेरे दिमाग में घूमते हुए उस मॉडल में अचानक से एक टूटने की आवाज आई। मैंने अपना छोटा सा माथा थोड़ा सिकुड़ लिया और अपना गोल मटोल सा हाथ आगे बढ़ाकर ड्राइंग के लेफ्ट साइड नीचे एक छोटे से जॉइंट की तरफ इशारा किया। मैं पीछे मुड़ा, उस गुस्से में खड़े चीफ इंजीनियर लियू को देखा और अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, दादाजी ये वाली जगह आपने गलत बनाई है। चीफ इंजीनियर लियू वहीं के वहीं जम गए और बाकी सब एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। कुछ एक्सपर्ट्स तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। अरे छोटे, तुम्हें पता भी है ये क्या है? इसे थर्ड स्टेज प्लैनेटरी गियर बॉक्स कहते हैं। तुम्हें समझ में आता भी है कि तुम इसको गलत बता रहे हो? बॉस, ये आपका बेटा बड़ा प्यारा है पर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा ही दिखा रहा है। चीफ इंजीनियर लियू की तो गुस्से से मूंछ फड़फड़ाने लगी थी। छोटे बच्चे, खाना ज्यादा खा लो पर बात सोच समझकर करनी चाहिए। ये ड्राइंग मैंने लगातार 3 रातों तक बिना सोए बनाई है, इसमें एक डॉट की भी गलती नहीं हो सकती। मैंने इन गुस्से वाले दादाजी लोगों से जरा भी नहीं डरा। मैंने इधर उधर देखा पर मैं ड्राइंग के बीच में नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए मैंने जांग दाजुन अंकल की तरफ देखा और बोला, अंकल झांग मुझे थोड़ा ऊपर उठा लो। झांग दाजुन तुरंत आगे आए और मुझे अपने एक हाथ से ऊपर उठा लिया। मैंने टेबल पे रखे पेन स्टैंड से एक लाल रंग की पेंसिल निकाली। दादाजी ये देखो। मेरे छोटे से हाथ में पेंसिल पकड़कर मैं ट्रांसमिशन शाफ्ट के बेयरिंग वाले हिस्से पर एक छोटा सा गोला बनाया। ये जगह आपने बहुत छोटी छोड़ दी है। जब ये बड़ी गाड़ी तेजी से दौड़ेगी ना तो ये जगह बहुत बहुत गर्म हो जाएगी और लोहे की चीजें जब गर्म होती हैं तो वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तब ये जगह पूरी तरह अटक जाएगी। जैसे ही अटकेगी पीछे वाला बड़ा गियर तो घूमता रहेगा पर उसको आगे जोर लगाने की जगह नहीं मिलेगी, तो बीच वाली इस रॉड को मरोड़ कर तोड़ देगा। मैंने समझाते हुए पेंसिल से ड्राइंग पर एक एक्स्ट्रा लाइन भी बना दी। अगर इस होल को बस 0.5 मिलीमीटर और बड़ा कर दिया जाए और हवा निकलने के लिए एक छोटा सा नाला बना दिया जाए तो फिर इसे दर्द नहीं होगा। चीफ इंजीनियर लियू के चेहरे पर जो मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी वो एकदम से गायब हो गई। वो जल्दी से आगे झुके, अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से उस जगह को ध्यान से देखने लगे जहां मैंने पेंसिल से गोला बनाया था और उनका दिमाग तेजी से कैलकुलेट करने लगा। स्पीड, रगड़ने से आग निकलना, टेंपरेचर शायद 300 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इस स्पेशल स्टील का हीट से फैलने का मेजरमेंट है। अगर मैंने हीट निकलने की जगह नहीं रखी तो सच में बेयरिंग जाम हो जाएगी और एक बार बेयरिंग अटक गई तो वो जबरदस्त ताकत ट्रांसमिशन शाफ्ट को 1 सेकंड में तोड़ देगी। तब एक पसीने की बूंद उनके माथे से निकलकर ड्राइंग पर गिरी। मैंने ये क्यों नहीं सोचा? वो अपने आप से बड़बड़ाने लगे। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हमने हमेशा उसकी मजबूती पर ध्यान दिया पर जब ये मशीन अपने आखिरी लिमिट पर होती है तो गर्मी की वजह से क्या बदलाव होंगे ये हम बिल्कुल भूल गए। जल्दी करो, जल्दी। चीफ इंजीनियर लियू अचानक पागलों की तरह चिल्लाए, टेक्नीशियंस अभी इस प्लान के हिसाब से सब चेंज करो। बेयरिंग का साइज 0.5 मिलीमीटर बड़ा करो और हीट बाहर आने के लिए 2 एक्स्ट्रा रास्ते बनाओ। एक नया सैंपल तुरंत तैयार करो, जल्दी। पूरा फैक्ट्री
फ्लोर अचानक से हल्ला मचने से भर गया। अभी जो एक्सपर्ट्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूं। एक असिस्टेंट चीफ इंजीनियर ने अपना थूक निकला और धीरे से बोला, बॉस ये आपका ये बेटा, इसकी सच में उम्र कितनी है? क्या ये किसी लैब में बनाया गया कोई बुड्ढा है जो वापस बच्चा बन गया है? ये चिंजो पापा की हैरानी भी इनसे कम नहीं थी। उन्हें पता था कि मैंने वॉशिंग मशीन ठीक की है, पर ये एक टैंक है। ये देश की ऐसी ताकत है जो सबसे खतरनाक है। थोड़ी ही देर में एक नया सैंपल तैयार हो गया और टेस्टिंग मशीन में लगा दिया गया। सब अपनी सांसें रोकर खड़े थे। चीफ इंजीनियर ल्यू ने ग्रिल को जोर से पकड़ रखा था, उनकी आंखें तक नहीं झपकी। स्टार्ट, स्पीड 1000, स्मूथ स्पीड 3000, टेंपरेचर नॉर्मल, स्पीड 5000, लिमिट टेस्ट। इंजन की दहाड़ पूरे रूम में गूंज रही थी। पूरा प्लेटफॉर्म बुरी तरह हिल रहा था। पिछले 18 टेस्ट इसी स्पीड पर आकर फेल हुए थे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट। ट्रांसमिशन शाफ्ट बिना 1 मिलीमीटर हिले मस्त घूम रहा था। हो गया। टेस्टर खुशी से उछल पड़ा। टेस्ट पास, हर चीज परफेक्ट काम कर रही है। हो पूरे फैक्ट्री में अचानक से जोरदार तालियां और सीटियां बजने लगी। बुढ़े इंजीनियर्स एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे। 1 महीने से जिस बीमारी का इलाज उन्हें नहीं मिल रहा था वो आखिरकार सॉल्व हो गया। चीफ इंजीनियर ल्यू ने अपने आंसू पोंछे, मुड़े और मेरी तरफ देखा, जहां मैं अपने पापा ये चिंजो की गोद में बैठकर लॉलीपॉप खा रहा था। उनकी नजरें पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब एक 4 साल के बच्चे को नहीं देख रहे थे, बल्कि एक जीनियस को देख रहे थे। वो जल्दी से आगे बढ़े, बिना किसी इज्जत या पोस्ट की परवाह किए, और मेरे सामने पूरी तरह से झुककर मुझे रिस्पेक्ट किया। छोटे उस्ताद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना आते तो हम बुढ़े यही अटके रहते। मैं डर गया और जल्दी से पापा की गोद में और पीछे सर गया। वेलकम दादाजी। बस उस बड़ी गाड़ी को और दर्द नहीं होना चाहिए। इस वक्त चीफ इंजीनियर ल्यू की आंखों में एक चमक आ गई। एक बच्चा चुराने वाले चोर की तरह उन्होंने अपनी जेब से ढेर सारी बड़ी रैबिट कैंडी निकाली। बेटा, क्या तुम्हारे पास हमारी डिजाइन इंस्टीट्यूट में जॉब करने का टाइम है? तुम्हें रोज आने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के ही ड्रॉ कर लिया करना। सैलरी जो बोलोगे वो मिलेगी। मैं अपनी ये चीफ इंजीनियर की पोस्ट तुझे दे सकता हूं। ये चिंजो पापा अलर्ट हो गए और उन्होंने मुझे अपने पीछे छुपा लिया, जैसे कोई उनका खजाना चुरा रहा हो। अरे वो बुढ़े ल्यू, ये क्या मजाक चल रहा है? मेरे सामने ही मेरे आदमी को चुरा रहे हो, शर्म नहीं आती? मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का है, अभी उसे किंडरगार्टन जाना है। चीफ इंजीनियर ल्यू परेशान हो गए। ऐसे जीनियस को नॉर्मल किंडरगार्टन में भेजकर वहां छोटे बच्चों के साथ मिट्टी में खिलवाना, ये तो उसके दिमाग की बेइज्जती है। इसको तो स्पेशल एडवांस क्लासेस में जाना चाहिए। भाग यहां से, ऐसा कभी नहीं होगा। ये चिंजो पापा ने मुझे अपनी गोद में कसकर पकड़ा और मुझे लेकर गड्डी की तरफ भागने लगे। मेरे बेटे की बचपन पूरी तरह मस्ती भरा होगा। अगर किसी ने उससे काम करवाया और ड्राइंग बनाई तो उसकी फैक्ट्री का बजट मैं बंद करवा दूंगा। अरे बॉस, ये रुको तो, थोड़ी और बात कर लेते हैं। छोटे उस्ताद, फिर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चॉकलेट मंगवा के रखूंगा। पीछे देश के वो सबसे बड़े और रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट्स चिल्लाते हुए हमारे आने का इंतजार कर रहे थे। ये सीन तो किसी मिनिस्टर की विदाई से भी ज्यादा जबरदस्त लग रहा था। वापस आते वक्त कार में पूरी शांति थी। ये चिंजो पापा मुझे चुपचाप खिलौनों के साथ खेलता हुआ देख रहे थे। उनका चेहरा अभी भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स और हैरान था। आज जो फैक्ट्री में हुआ उसका असर उन पर बहुत गहरा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से मेरी तरफ मुड़कर पूछा, चिंचन, तुम्हें कैसे पता चला कि वहां गर्मी पैदा होगी और वो जगह गर्म हो जाएगी? मैंने अपना सिर उठाया और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, क्योंकि वो बहुत तेजी से घूमती है ना, रगड़ने से गर्मी पैदा होती है। ये तो कॉमन सेंस है। और उस ड्राइंग पर बनी हुई लाइंस देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लॉक्स जोड़ते वक्त अगर उन्हें सीधा ना रखा जाए तो वो गिर जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। कॉमन सेंस? ये चिंजो पापा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। फिर उन्होंने अपनी ठुड्डी पकड़ी और उनकी आंखों में एक चालाक बिजनेसमैन वाली चमक आ गई। लगता है अब से चिंचन के लिए आने वाले टॉयज को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसी रात ये चिंजो पापा ने फैक्ट्री में हुए उस जादू वाले कांड को पूरे मसाले के साथ सबको सुनाया। शाओ युआन, ली जियान, ली हु और शेन यानजो पापा सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए थे। शेन यानजो पापा ने धीरे से आवाज में बोला, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब से हमारे घर में चीजें अक्सर गायब हुआ करेंगी, जैसे कि अलार्म क्लॉक, रेडियो और शायद तुम्हारी गन भी। तभी सेकंड फ्लोर से जियांग रुओशुए के जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज आई। सब बाहर भागे और देखा कि जियांग रुओशुए दीवार पर खड़ी थी और अपने गार्डन की तरफ देखकर बुरी तरह रो रही थी। उसकी वो महंगी लिमिटेड एडिशन रिमोट कंट्रोल ऑफ रोड कार इस वक्त जमीन पर छोटे छोटे पुर्जों में बिखरी पड़ी थी और मैं एक स्क्रू ड्राइवर पकड़े उन बिखरे हुए पुर्जों के बीच बैठा था, एकदम मासूम शक्ल बनाकर। जियांग दीदी, रोना बंद करो। वो गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी, इसलिए मैं उसमें एक नया मोटर लगाना चाहता था, पर अब लगता है मैं इसे वापस जोड़ नहीं पाऊंगा। मेरे पांचों पापा उस कचरे बन चुकी गाड़ी को देखकर अचानक से जोर जोर से हंसने लगे। नुकसान भरा जाएगा, बिल्कुल भरा जाएगा। ये चिंजो पापा ने अपना बड़ा सा हाथ हवा में घुमाया। कल ही मैं तुम्हें एक असली बड़ी ऑफ रोड कार दिला दूंगा। सुबह के 7 बजे बिल्डिंग नंबर 1 एक बार फिर से रेड अलर्ट मोड में आ गई थी। आज के मिशन का कोड नेम था एडमिशन इंटरव्यू। टारगेट लोकेशन रेड स्टार किंडरगार्टन। ये पूरे बीजिंग का सबसे हाई लेवल, सबसे तगड़े बैकग्राउंड वाला और फ्यूचर के लीडर्स पैदा करने वाला टॉप स्कूल माना जाता था। सुबह के 9 बजे स्कूल के गेट पर महंगी गाड़ियों की लाइन लग गई थी। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे या तो बहुत अमीर थे या बड़े वीआईपी थे। हर जगह मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू दिख रही थी और बहुत सी ऐसी ऑडी कार्स भी थी जिन पर स्पेशल वीआईपी नंबर प्लेट्स लगी थी। पेरेंट्स ने बहुत शानदार कपड़े पहने हुए थे और मिलते ही एक दूसरे से दिखावे वाली मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तभी एक बहुत ही भारी और भयंकर इंजन की आवाज ने उन सबकी आवाजों को दबा दिया। रास्ते का ट्रैफिक अपने आप साइड हट गया। 5 काले रंग की रेड फ्लैग गाड़ियां जिन पर मिलिट्री का 00001 और उसके आगे के वीआईपी नंबर प्लेट्स लगे थे, किसी काले लोहे के तूफान की तरह धीरे धीरे वहां आकर रुकी। उन गाड़ियों का ऑरा और भौकाल इतना खतरनाक था कि आसपास की बाकी सारी महंगी गाड़ियां उनके आगे फीकी पड़ गई। पांचों गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले और काले रंग के लंबे कोट्स पहने हुए 5 आदमी एक ही झटके में बाहर आए। शाओ युआन पापा सबसे आगे चल रहे थे और मैं उनकी गोद में था। ली जियान, ले हु, ये चिंजो और शेन यानजो पापा उनके दोनों साइड गार्ड की तरह चल रहे थे। गेट पर खड़ा गार्ड पहले उन्हें रोकर आईडी चेक करना चाहता था, पर उनका ये डरावना रूप देखकर उसकी रूह कांप गई और उसने तुरंत सैल्यूट मारकर उन्हें अंदर जाने दिया। आसपास खड़े पेरेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे, ओह माय गॉड, ये किस वीआईपी का बच्चा है? ये 5 आदमी इसके बॉडीगार्ड्स हैं या इसके बाप? धीरे बोलो, तुम्हें वो नंबर प्लेट्स नहीं दिखी क्या? वो टॉप मिलिट्री बॉसेस की गाड़ियां हैं। हमारा पूरा गैंग पूरे टशन में स्कूल के हॉल में घुसा। रिसेप्शन पर खड़ी एक जवान टीचर ने जब इन 5 मौत के फरिश्तों जैसे आदमियों को देखा तो उसके पैर कांपने लगे। सर, किस बच्चे का इंटरव्यू है? शाओ युआन पापा ने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, ये चेन। ठीक है, पर सर रूल के हिसाब से इंटरव्यू में सिर्फ 2 पेरेंट्स ही अंदर जा सकते हैं। टीचर ने हिम्मत बटोरकर धीरे से कहा, सिर्फ 2? लेहू पापा की भारी भौहें ऊपर उठ गई और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा। तुम किसको छोटा समझ रही हो? हम पांचों ही इसके बाप हैं। एक भी बाप बाहर नहीं रुकेगा। या फिर काम करते हैं, हम इस पूरे स्कूल को ही खरीद लेते हैं, फिर अपने हिसाब से रूल्स बदल लेंगे। ये चिंजो पापा ने तुरंत अपनी चेकबुक निकाल ली। बोलो कितने पैसे चाहिए? अपना रेट बताओ। बेचारी टीचर इनकी इतनी डरावनी बातों से रोने वाली हो गई। नहीं, आप सब लोग अंदर जाइए, प्लीज सब अंदर जाइए। रेड स्टार स्कूल की प्रिंसिपल का नाम वांग फांग था। वो 50 साल की औरत थी जो खुद को एजुकेशन की एक्सपर्ट मानती थी। उसकी पसंद बहुत हाई थी। उसे सिर्फ वो बच्चे पसंद थे जिसमें बहुत सारे टैलेंट्स हों, जो बड़े घरानों से हों और एकदम चुपचाप रहने वाले हों। इस वक्त जब उसने मुझे अपने सामने एक छोटी सी कुर्सी पर बैठे देखा तो उसके माथे पर हल्की सी सिकुड़न आ गई। इस बच्चे ने कितने सस्ते और आम से कपड़े पहने हैं। ये ओवरऑल्स पहनकर यहाँ के गटर ठीक करने आया है। प्रिंसिपल वांग ने अपना चश्मा ठीक किया और अपने चेहरे पर एक झूठी प्रोफेशनल मुस्कान चिपका ली। हेलो, ये चेन बेटा, मैंने सुना है तुम हमारे स्कूल में आना चाहते हो। क्या तुम टीचर को अपना कोई टैलेंट दिखा सकते हो, जैसे कोई पुरानी कविता सुनाना या कोई प्यारा सा गाना गाना? मेरे पांचों पापा पीछे सोफा पर बैठे थे और उनके चेहरों पर थोड़ी टेंशन थी। यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझे ये सब सिखाने की पूरी कोशिश की थी, पर मेरा इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और पूरी ईमानदारी से अपना सिर ना हिला दिया। टीचर, मुझे कोई कविता नहीं आती और मुझे गाना भी नहीं आता। ये पापा ने कहा था कि मेरा गाना बिल्कुल लेई पापा के खराटो जैसा लगता है और लोग डर जाएंगे। पीछे बैठे हुए बाकी के 4 पापा अपनी हंसी रोके रोके अंदर ही अंदर मरने वाले हो गए थे। प्रिंसिपल वांग के चेहरे की वो मीठी मुस्कान अचानक अटक गई। तो तुम्हें और क्या आता है, जैसे मैथ्स या इंग्लिश? मैंने थोड़ा सोचा और अपनी पैंट की पॉकेट से अपना वर्नियर कैलिपर निकालकर एकदम सीरियसली बोला, मुझे टॉलरेंस और मेजरमेंट्स चेक करना आता है। मैं मशीन की ड्राइंग्स पढ़ सकता हूं और मुझे गियर ट्रांसमिशन की फिजिक्स का भी पता है। मेजरमेंट्स, गियर्स, कहीं इस बच्चे का दिमाग खराब तो नहीं है? उसके दिल में अभी से मेरे लिए फेल का ठप्पा लग चुका था। उसका मानना था कि ऐसे अजीब बच्चों को एडमिट करने से बस स्कूल का लेवल गिरेगा। प्रिंसिपल वांग ने सोचा कि बस टाइम पास करके मुझे बाहर भेज दे। उसने अपने ड्रॉर से एक लेगो ब्लॉक्स का सेट निकाला और उसे टेबल पर पलट दिया। चलो हम ब्लॉक से खेलते हैं। क्या तुम इन ब्लॉक से एक प्यारा सा महल बना सकते हो? मैंने उन रंगीन प्लास्टिक के टुकड़ों को देखा और मुझे थोड़ी निराशा हुई। फिर से यही इन एबीएस प्लास्टिक वाले ब्लॉक्स में कोई मजबूती नहीं होती। इनके जॉइंट्स की
फिटिंग भी खराब है। इनसे बनाई हुई कोई भी चीज टिकेगी नहीं, सब गिर जाएगा। प्रिंसिपल वांग थोड़ा गुस्से में आ गई। बेटे ये महंगे इंपोर्टेड टॉयज हैं, तुम्हें इनको जोड़ना है या नहीं? मैंने गहरी सांस छोड़ दी और उन ब्लॉक्स को हाथ तक नहीं लगाया। मैं कुर्सी पर बैठा रहा और मेरी नजरें पूरे ऑफिस में घूमने लगी। छत पर लटकते हुए झूमर से लेकर कोने में लगे एसी तक और फिर प्रिंसिपल वांग के पीछे रखे उस बड़े से स्टैंड वाले पंखे तक। अचानक मेरी नजर एक जगह आकर रुक गई। टीचर, मैंने अपना छोटा सा हाथ उठाया और प्रिंसिपल वांग के सिर के ठीक ऊपर चल रहे एक पुराने सीलिंग फैन की तरफ इशारा किया। ये पंखा अगर आप अभी बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल वांग हैरान हो गई। क्यों भला? क्योंकि इसके अंदर का बेरिंग बुरी तरह घिस चुका है। मेरी आवाज एकदम शांत और कॉन्फिडेंट थी, जैसे मैं कोई यूनिवर्सली सच्ची बात बोल रहा हूं। अभी जब ये तीसरी बार घूमा तो इसमें से एक क्रीकिंग साउंड, खट की आवाज आई थी। वो उसके मेन स्क्रू के डीले होने की आवाज थी। उसकी स्पीड और उसके वजन के हिसाब से आपसे लगभग मैंने अपना सिर टेढ़ा करके दिमाग में थॉटफुल कैलकुलेशन की। सिर्फ 30 सेकंड्स में वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा। अगर आपने इसे तुरंत बंद नहीं किया तो ये सीधा आपके सिर पर गिरेगा और उसको एक तरबूज की तरह काट डालेगा। प्रिंसिपल वांग ने गुस्से में जोर से थंब टेबल पर हाथ मारा। एंग्री, बकवास बंद करो। ये पंखा पिछले हफ्ते ही सर्विस करवाया गया था। तुम कितने बदतमीज बच्चे हो, अपनी टीचर को बद्दुआ दे रहे हो। उसने अपना सिर घुमाकर शाओ युआन और बाकी पापा लोगों की तरफ देखा। उसकी आवाज में वेनमस जहर भरा था। देखा आप सबने, यही संस्कार दिए हैं आपने इसको, सिर्फ झूठ बोलना और नाटक करके अटेंशन पाना। ऐसे बच्चे को हम अपने रेड स्टार स्कूल में कभी एडमिशन नहीं दे सकते। शाओ युआन और बाकी पापा लोगों का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, लेकिन मैं बिना कुछ बोले उस कुर्सी से कूदा और भागकर पंखे से सबसे दूर वाले कोने में चला गया। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा और वहां जमीन पर बैठ गया। पापा लोग जल्दी से वहां से हटो, शाउटिंग। मैंने जोर से चिल्लाया। बस 10 सेकंड बाकी हैं। प्रिंसिपल वांग ने एक एरोगेंट लाफ, घमंडी वाली हंसी हंसी, फालतू का नाटक। उसने ऊपर उस पंखे की तरफ देखा। एकदम ठीक चल रहा है, ये कैसे गिर सका? उसके मुंह से बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेटल स्क्रीचिंग। ठीक सिर के ऊपर जो पंखा शांति से घूम रहा था उसमें से अचानक लोहे के रगड़ खाने की एक दर्दनाक आवाज आई। अगला ही सेकंड पंखे के सारे ब्लेड पूरी तरह हिलने लगे और एक ड्रेडफुल बजिंग, डरावनी भनभनाहटी आवाज पूरे रूम में गूंजने लगी। प्रिंसिपल वांग का चेहरा डर के मारे बर्फ जैसा सफेद पड़ गया। क्रैक फाटक। पंखे के तेजी से घूमने की वजह से उसका एक नट उड़ गया और किसी बंदूक की गोली की तरह सीधा प्रिंसिपल की डेस्क पर आकर लगा। डेस्क पर रखा शीशा चकनाचूर हो गया। आहा! प्रिंसिपल वांग बुरी तरह चिल्लाई और अपना सिर पकड़कर तुरंत डेस्क के नीचे घुस गई। धड़ाम। अगले ही सेकंड वो बड़ा सा सीलिंग फैन सच में छत से टूटकर नीचे आ गया, क्योंकि उसके तार अभी भी जुड़े हुए थे। वो सीधा किसी के ऊपर नहीं गिरा, बल्कि एक तूफान टॉर्नेडो की तरह हवा में जमीन के पास पागलों की तरह घूम रहा था। पूरा नजारा किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। प्रिंसिपल वांग डेस्क के नीचे छुपी थर-थर कांप रही थी। उसकी पूरी रूह निकल चुकी थी। पीछे बैठे हुए पांचों पापा लोगों ने एक दूसरे को देखा। उन सबकी आंखों में हैरानी तो थी, पर साथ में उस प्रिंसिपल की इस हालत पर उन्हें थोड़ा मजा भी आ रहा था। ये चिंजू पापा ने अपने हाथ हवा में उठाए और बोले, लगता है अब ये स्कूल खरीदने की जरूरत नहीं है, इनके स्कूल की क्वालिटी बिल्कुल घटिया है। इस बीच मैं अपने कोने से उठा। मैंने अपने पैरों से धूल झाड़ी और चलकर उस डेस्क के पास गया। मैंने उस डेस्क के नीचे कांपती हुई प्रिंसिपल वांग की तरफ देखा और अपनी मासूम प्यारी आवाज में बोला, टीचर अब आपने देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था ना, उसका बेयरिंग सच में टूट गया है। अब आपको इसमें एक नया 6205 मॉडल का डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग लगाना पड़ेगा। मैं इसे ठीक करके दे सकता हूं, पर मेरी लेबर फीस लगेगी। इस खतरनाक हादसे के बाद जब प्रिंसिपल वांग को किसी तरह टेबल के नीचे से बाहर निकाला गया तो उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। उसका मुझे देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया था। अब वो मुझे एक बदतमीज और जंगली बच्चे की तरह नहीं देख रही थी। उसकी नजरों में मैं अब किसी भविष्य देखने वाले छोटे शैतान की तरह लग रहा था। प्रिंसिपल वांग ने अपनी बची कुची इज्जत बचाने की कोशिश की और नर्वस घबराते हुए बोली, तो चलिए अब मैं आप सबको हमारा प्लेग्राउंड दिखाती हूँ। वहाँ के खेलने वाले सारे झूले और मशीन्स एकदम इंटरनेशनल टॉप लेवल की हैं। हम सब लोग प्लेग्राउंड में गए। ये ब्रेक का टाइम था। सारे छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी एक 3 मंजिल ऊंचा बड़ा सा गोल घूमने वाला स्लाइड। ये स्लाइड हमने बहुत सारा पैसा खर्च करके बाहर से मंगवाया है। प्रिंसिपल वांग अभी अपना भौकाल मारने ही वाली थी। मैंने बस उसको एक नजर देखा और अपने छोटे से माथे पर सिकुड़न ला दी। मैंने उस स्लाइड के बीच वाले एक मोड़ की तरफ इशारा किया। उस झूले में भी प्रॉब्लम है। उस मोड़ का कर्व रेडियस बहुत छोटा है और वहाँ स्पीड कम करने का कोई इंतजाम नहीं है। अगर 20 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाला कोई बच्चा वहाँ से फिसला तो घूमने वाली ताकत उसको हवा में बाहर फेंक देगी। प्रिंसिपल वांग इस बार थोड़ी समझदार हो गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि सीधे मुझे गुस्सा करे, पर फिर भी वो अपनी बात पर अड़ी थी। ना मुमकिन, ये सेफ्टी टेस्ट पास होने के बाद ही यहाँ लगा है। यहाँ से बाहर कैसे उठ सकता है कोई? देखो बच्चे कितने मजे से खेल रहे हैं वहाँ। ठीक उसी वक्त एक गोल मटोल छोटा सा सूट पहने हुए मोटू लड़का हाफते हुए उस स्लाइड के सबसे ऊपर चढ़ रहा था। वो ली शाओपांग था, क्लास का छोटा डॉन। देखने से ही उसका वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा लग रहा था। ली शाओपांग जोर से चिल्लाया और स्लाइड पर बैठ गया। मैं उड़ने वाला हूँ। सुश। उसकी बॉडी का भारी वजन एक जबरदस्त स्पीड में बदल गया। ली शाओपांग किसी तोप के गोले की तरह तेजी से नीचे आया और जैसे ही वो मेरी उंगली से बताए हुए उस कर्व पर पहुंचा, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी और उसका वजन इतना भारी था कि झूले के किनारे की रेलिंग उसकी उस घूमने वाली ताकत को रोक ही नहीं पाई। ली शाओपांग डर के मारे कांप गया जब उसे पता चला कि वो सच में उड़ रहा था। उसकी पूरी बॉडी झूले से बाहर निकल चुकी थी और हवा में एक मस्त गोल आकार बनाते हुए सीधा साइड में बने मिट्टी के गड्ढे की तरफ जा रहा था। बच गए। शाओ युआन पापा का रिएक्शन सबसे तेज था। वो एक फ्लैश की तरह उसे पकड़ने लगे, पर दूरी बहुत ज्यादा थी। ढप। ली शाओपांग किसी मीटबॉल की तरह जोर से जाकर मिट्टी के गड्ढे में गिरा। वहां धूल का एक गुब्बारा उड़ गया। वहां एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सारे बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स के होश उड़ गए। 2 सेकंड बाद मिट्टी के गड्ढे से ली शाओपांग के रोने की फुल वॉल्यूम आवाज आई। वाह मम्मी, मुझे घर जाना है, मैं मर गया। प्रिंसिपल वांग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लगभग बेहोश होने वाली थी। खत्म, सब खत्म। वो तो एजुकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर ली का पोता था और मैं वहीं शांति से खड़ा था। मैंने हैरानी से अपने हाथ फैलाए, अपनी पॉकेट से अपनी वो छोटी सी नोटबुक निकाली और उसमें एक और चीज लिखी। स्लाइड के डिजाइन में प्रॉब्लम है, ठीक करने की जरूरत है या फिर वेट लिमिट लगानी पड़ेगी। आधे घंटे बाद प्रिंसिपल वांग एक गलती किए हुए बच्ची की तरह अपने ऑफिस डेस्क के सामने खड़ी थी। उसके सामने वाले सोफा पर वो 5 बड़े डॉन जैसे पापा लोग बैठे थे। मैं उनके बीच में बैठा था। मेरे हाथ में अभी अभी बनाई हुई स्कूल की सेफ्टी ठीक करने की एक ड्राइंग थी। प्रिंसिपल वांग अपना ठंडा पसीना पहुंच रही थी और चेहरे पर एक फेक हंसी बनाकर बोली, वो सर लोग अभी ये चेन बेटे की वजह से बच गए, वरना अगर सच में किसी की जान चली जाती तो मेरा प्रिंसिपल की पोस्ट तो खत्म ही समझो। ये चेन बेटा तो सच में एक भगवान का रूप है। वो एक जीनियस है। हम इसको जरूर स्पेशल एडमिशन देंगे और इसकी सारी स्कूल फीस फ्री होगी। साथ में हम इसे स्कूल का छोटा सेफ्टी इंस्पेक्टर भी बनाएंगे। ये बस उसके डर की वजह से नहीं था, बल्कि उसने अब मेरी काबिलियत मान ली थी। उसे लग रहा था कि उसने कोई स्टूडेंट नहीं लिया है, बल्कि अपनी जान बचाने का एक ताबीज ले लिया है। शाओ युआन पापा ने वो ड्राइंग मेरे हाथ से ली, उसे एक नजर देखा और शांति से हाँ में से हिलाया। ठीक है, अगर प्रिंसिपल साहिबा इतनी इज्जत दिखा रही हैं तो हमारा बेटा यहीं पढ़ेगा। पर शाओ युआन पापा ने उस ड्राइंग पर उंगली रखी। इसमें जितनी भी परेशानियां लिखी हैं वो सब 3 दिन के अंदर ठीक हो जानी चाहिए और उसमें जो पैसा लगेगा ये चिंजो पापा ने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई वो मैं दूंगा। इस स्कूल के सारे झूले और मशीन्स बदल दो और उन्हें हमारी मिलिट्री फैक्ट्री के सामान से बदल दो। बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ और मोटे लड़कों को उड़ने से रोकने वाले डिजाइन होंगे। प्रिंसिपल वांग को जैसे मौत की सजा से माफी मिल गई हो। जी बिल्कुल, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वहां से निकलने से पहले मैं प्रिंसिपल वांग के पास गया, अपनी पॉकेट से उड़कर आई हुई वो नट बोल्ट निकाली और उसकी टेबल पर रख दी। टीचर, ये आपके लिए गिफ्ट है। अगली बार अगर खट की आवाज सुनाई देना तो पहले भाग जाना, जरूर याद रखना। प्रिंसिपल वांग उस स्क्रू को देखकर बुरी तरह थर-थर कांपने लगी। उसी रात बिल्डिंग नंबर 1 के गार्डन में एक खराब पड़ा हुआ हेलीकॉप्टर का बड़ा सा इंजन आ गया था। ये चिंजो पापा स्पेशल मेरे लिए कचरे की जगह से उठवाकर लाए थे। मैंने जब उस तेल और ग्रीस से भरे हुए पर मशीनों वाली खूबसूरती से भरे उस बड़े मॉन्स्टर को देखा, मेरी आंखें खुशी से किसी सर्च लाइट की तरह चमकने लगी। वाह कितना बड़ा पंखा है ये। दीवार के ऊपर से जियांग रोशुए मुझे इंजन खोलते हुए देख रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े
हुए उस छोटे से रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर को देखा, अपना थूक निकला और उसने अपनी जिद और मजबूत कर ली कि उसको मेरी टीम में आना ही आना है। भाई रुकना वहां, मैं आ रही हूं तुम्हें रंच पकड़ाने। अगले दिन बच्चा संभालने की बारी शाओ युआन पापा की थी। ये चिंगजो पापा के पैसे दिखाने वाले स्टाइल से बिल्कुल अलग। शाओ युआन पापा का स्टाइल सिर्फ एक वर्ड में समझाया जा सकता था, हार्डकोर। अमेजमेंट पार्क जाना किसको है? वो गोल घूमने वाले घोड़े पर तो बेकार लोग बैठे हैं। अगर खेलना ही है तो कुछ खतरनाक खेलेंगे। एक बुलेट प्रूफ ऑफ रोड एसयूवी के अंदर शाओ युआन पापा एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे थे और मिट्टी वाली रास्तों पर गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा रहे थे और साइड वाली सीट पर बैठे मुझसे बोले, चंचन पापा आज तुझे एक मस्त जगह लेकर जा रहे हैं, तुझे असली बड़े लोहे के डब्बे दिखाऊंगा और तुझे सुनाऊंगा कि असली ताकत की आवाज क्या होती है। जब मैंने बड़े लोहे के डब्बे सुना मेरी आंखें चमक उठी। क्या वो किताबों में छपे उन डब्बों जैसे हैं जिनकी लंबी नाक होती है और जो आग उगलते हैं उन बड़ी गाड़ियों की तरह? शाओ युआन पापा जोर से हंसे। बिल्कुल, वो जमीन की जंग के राजा हैं और वो तेरे पापा का गुरूर है। जब हमारी गाड़ी मिलिट्री बेस में घुसी, वहां की हवा में डीजल की कड़ी स्मेल और बारूद की महक भरी हुई थी। दूर पर हरी घास के रंग के टैंक्स की लाइन लगी थी। किसी सोते हुए दानव की तरह वो सब एक लाइन में खड़े थे। उनकी भारी भरकम बंदूकों की नली आसमान की तरफ इशारा कर रही थी। उनके पहिए मिट्टी और घास से भरे हुए थे। ट्रेनिंग ग्राउंड पर धूल ही धूल उड़ रही थी। कुछ टैंक्स वहां फुल स्पीड में ट्रेनिंग ड्रिल्स कर रहे थे। उनके जमीन पर रगड़ने की आवाज इतनी तेज थी कि कान फाड़ दें। किसी भी नॉर्मल बच्चे के लिए ये जगह बहुत ज्यादा शोर मचाने वाली थी और बहुत डरावनी लग सकती थी, पर मेरे लिए ये जगह सीधा जन्नत की तरह थी। मैंने अपना मुंह गाड़ी के शीशे पर चिपका लिया। मेरी इन बड़ी बड़ी आंखों में जोश की अलग ही रोशनी चमक रही थी। यहाँ रखा हर एक पुर्जा, हर एक वाइब्रेशन जैसे मेरे अंदर के दिमाग के साथ किसी फ्रीक्वेंसी पर जुड़ चुका था। जब शाओ युआन पापा मुझे गोद में उठाकर ड्रिल ग्राउंड में ले गए, रेजिमेंट कमांडर वांग तिएजू दौड़ते हुए हमारे पास आए और टक करके जोर से सल्यूट मारा। आर्मर्ड रेजिमेंट नंबर 1 अभी अपनी बटालियन ड्रिल पूरी कर रही है सर, आपके ऑर्डर्स का इंतजार है सर। पर उसकी आंखें सदमे में अटकी हुई थी। वो लगातार शाओ युआन पापा की गोद में बैठे मुझे घूर रहा था। वो दिल में सोच रहा था, ये तो ड्रिल ग्राउंड है भाई, यहाँ पर गोले और बारिश जैसे आग बरसती है। बॉस, इस आग वाली जगह पर एक बच्चे को लेकर क्यों आ गए? शाओ युआन पापा ने आराम से सल्यूट वापस दिया। ड्रिल जारी रखो। और उनके चेहरे पर बिल्कुल शांति थी जब उन्होंने कहा, ये मेरा बेटा है, मैं इसे बाहरी दुनिया का असली भौकाल दिखाने लाया हूं, तुम हम पर ध्यान मत दो, बस अपनी सबसे खतरनाक पावर और स्किल दिखाओ आज। यस सर। वांग तिएजू की हिम्मत नहीं हुई कि और कुछ पूछे। उसने पीछे मुड़कर लाल झंडा लहरा दिया। धुम 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 सिग्नल वाले बॉम्ब हवा में फूटे। ड्रिल शुरू हो गई। एक दर्जन से ज्यादा बड़े मेन बैटल टैंक्स जोर से गुर्राए, जमीन की धूल उड़ाते हुए पूरा आसमान पीला कर दिया और अपनी टारगेट हिल की तरफ फुल स्पीड में हमला करने निकल पड़े। मैं बिना बल के झपकाए बस उस नजारे को देख रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी फौजी स्ट्रेटजी क्या है। मेरा पूरा फोकस सिर्फ उन बड़े डब्बों के मशीनों और पुर्जों पर लगा था। ठीक उसी वक्त एक लफड़ा हो गया। सबसे आगे दौड़ने वाली गाड़ी नंबर 001 कमांड टैंक, जो कि पूरे रेजिमेंट की सबसे मस्त टैंक थी, वो पहाड़ी पर चढ़ते हुए अचानक अपने एग्जॉस्ट पाइप से काला और घना धुआं फेंकने लगी। फिर उसके इंजन से खा खा की ऐसी दर्दनाक आवाज आई कि कान फट जाए और वो टैंक वही जमीन पर रुककर खराब हो गया। उसके पीछे आने वाले टैंक्स को इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ी। पूरा फॉर्मेशन खराब हो गया। शाओ युआन पापा का चेहरा एकदम काला और गुस्से वाला हो गया। ये क्या चल रहा है? वांग तिएजू, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? यही है तुम्हारी सबसे शार्प टीम? सबसे मेन टाइम पर मिट्टी पलीद कर दी। वांग तिएजू डर के मारे पसीने से भीग गया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और चिल्लाया, 001 क्या सीन है वहां? गाड़ी क्यों रोक दी तुम लोगों ने? वॉकी टॉकी से ड्राइवर की घबराई हुई आवाज आई, रिपोर्ट कमांडर, इंजन की पावर अचानक से डाउन हो गई है, स्पीड ऊपर नहीं जा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे इसका गला घोट रहा हो कोई। अब तो ये पूरी तरह से बंद हो चुकी है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। फिर वांग तिएजू जोर से चिल्ला के बोला, जल्दी ठीक करो उसको, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, मुझे अभी ठीक करके चाहिए वो गाड़ी। कहीं सारे तेल और ग्रीस से भरे हुए मैकेनिक लोग तुरंत पीछे सपोर्ट व्हीकल से कूद गए और हाथ में अपने टूल बॉक्सेस पकड़कर नंबर 001 टैंक की तरफ भागे। टैंक का बैक कवर खोला, ऑयल पाइप चेक वायरिंग चेक, सब वहां पागलों की तरह यहाँ वहां चेक कर रहे थे। रिपोर्ट, ऑयल लाइन एकदम ठीक है, रिपोर्ट वायरिंग एकदम ठीक है, रिपोर्ट ऑयल पंप का प्रेशर एकदम मस्त है। मैकेनिक टीम का कैप्टन टेंशन में आकर पसीना पसीना हो रहा था। कमांडर सर, पता नहीं ये क्या घटिया मजाक है, हर एक चीज एकदम ठीक दिखा रही है पर ये इंजन बस सांसें ले रहा है और कोई काम नहीं कर रहा, लगता है किसी का साया पड़ गया है उसपे। शाओ युआन पापा का गुस्सा इतना भड़क उठा कि उन्होंने स्टेज की रेलिंग पर जोर से लात मारी। तेरे दिमाग में क्या भर गया है? वो एक मशीन है, पक्का अंदर से कोई पुर्जा टूटा होगा। अगर तुम लोगों ने इसे ठीक नहीं किया ना तो तुम सारी टीम को ये भारी इंजन पीठ पर उठाकर 5 किलोमीटर भगाऊंगा। वक्त एक मिनट करके निकलता जा रहा था। वो इतना बड़ा टैंक अभी भी उस आधे पहाड़ पर खड़ा पड़ा था, जैसे कोई बीमार काऊ मरने को पड़ी हो। वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला था। ये सिर्फ एक आम गाड़ी खराब होने वाली बात नहीं थी, ये तो सबसे बड़े बॉस के सामने भारी बेइज्जती हो रही थी। ये मिलिट्री ट्रेनिंग का बहुत बड़ा धब्बा था और जब वहां पर माहौल इतना डरावना हो गया कि किसी ने सांस भी नहीं ली। वांग तिएजू अब खुद शर्म के मारे मर जाने की सोच ही रहा था, तभी एक छोटे से हाथ ने हल्के से शाओ युआन पापा की पैंट खींच ली। पापा, मैंने अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया, दूर खड़े उस काला धुआं छोड़ने वाले टैंक की तरफ इशारा किया और प्यारी सी आवाज में बोला, वो बड़ा सा गाड़ी डब्बा ना? शाओ युआन पापा एकदम हैरान रह गए। उन्होंने नीचे मेरी तरफ देखा। चेंचे, तुमने क्या कहा? मेरा छोटा सा माथा गुस्से और फिक्र में सिकुड़ गया था। ये बीमार है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह, इसकी नाक बंद हो गई है और ये सांस नहीं ले पा रहा। अभी जब ये उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था तभी मुझे इसके गले से गुर गुर की आवाज सुनाई दी थी, पक्का इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है। शाओ युआन पापा एक पल के लिए सुन पड़ गए। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो वो उसे पागल समझकर धक्के मारकर बाहर निकाल देते, और ये मैं था, वो जीनियस जिसने आर्मर कार का डिजाइन फॉल्ट पकड़ा था और वॉशिंग मशीन को चुटकियों में ठीक किया था। शाओ युआन पापा की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने मुझे झट से गोद में उठाया और उनका हर एक कदम उस खराब टैंक की तरफ किसी तूफान की तरह बढ़ा। चलो आज मैं तुम्हें इसका डॉक्टर बनाकर इसका इलाज करवाऊंगा। कमांडर, वहां जाना खतरनाक है, वो ढलान वाली जगह है। वांग तिएजू ने हमें रोकने की कोशिश की पर शाओ युआन पापा ने उसे ऐसी घूटी दी कि वो वही ठंडा पड़ गया। मेंटेनेंस टीम का कैप्टन बेचारा इंजन के ऊपर लेटा हुआ था, उसका पूरा चेहरा ग्रीस से काला हो गया था और वो अभी भी दिमाग लड़ा रहा था। ये कैसे हो गया? सिलेंडर का प्रेशर कम है। तभी शाओ युआन पापा की गरजती हुई आवाज आई, साइड हटो सब। मेंटेनेंस कैप्टन के हाथ से रेंच डर के मारे जमीन पर गिर गया। उसने मुड़कर देखा तो कमांडर साहब एक बच्चे को गोद में लिए खड़े थे। वो दौड़ता हुआ आया और सैल्यूट मारा। सर, तुम सबके सब मेरा बेवकूफ हो, इतनी देर से लगे हो पर घंटा कुछ ठीक नहीं कर पाए। शाओ युआन पापा ने मुझे बड़े प्यार से टैंक के उस चौड़े पट्टी पर बिठा दिया। उनकी आवाज एकदम नरम हो गई। चंचन बेटा, जरा इन बुद्धू अंकल को बताओ तो सही कि दिक्कत कहां है। मुझे अजनबियों से बिल्कुल डर नहीं लगता था, खासकर तब जब सामने कोई मशीन हो। मैंने टैंक के उस ठंडे लोहे पर हाथ फेरा जैसे मैं किसी बीमार बड़े पेट को सहला रहा हूं। फिर मैंने अपने कान इंजन के उस जाली पर चिपका दिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस ठंडी होती हुई मशीन की हर एक बारीकी को सुना। यहाँ पर मैंने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और इंजन के गहराई में छुपी एक छोटी सी स्क्वायर बॉक्स की तरफ इशारा किया। वो एयर फिल्टर का रास्ता था। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, इसके फैन के ब्लेड में कुछ फंसा हुआ है और इसके अंदर की जाली शायद उल्टी लगी है, हवा अंदर नहीं जा पा रही, पर ये फ्यूल ज्यादा पी रहा है इसलिए इसका दम घुट गया है। वो मेंटेनेंस कैप्टन एक पुराना फौजी था जिसे 20 साल का एक्सपीरियंस था। ये सुनते ही उसे मिर्ची लग गई। मजाक कर रहे हो क्या बेटे? वो एयर फिल्टर है, हमने निकालने से पहले ही इसकी सर्विस की थी। फिल्टर उल्टा लगी नहीं सका, उसका डिजाइन ही ऐसा है कि वो सिर्फ एक तरफ से फिट होता है और कुछ फंसने के बाद इसके रास्ते पर तो मजबूत जाली लगी है, यहाँ तो चिड़िया तक अंदर नहीं घुस सकती। फिर उसने शाओ युआन पापा की तरफ देखा, उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। कमांडर, आप एक बच्चे के कहने पर हमें ऐसे गाइड नहीं कर सकते, ये हमारी मेहनत और तजुर्बे की बेइज्जती है। शाओ युआन पापा ने मेरी तरफ देखा, मेरे चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस थी, मेरी आंखें एकदम साफ और पक्की थी। सच में उल्टा है अंकल, अगर आपको यकीन नहीं है तो इसे खोलकर देख लो ना। शाओ युआन पापा मुस्कुरा दिए। वो मेरी इन आंखों को अच्छी तरह पहचानते थे, ये एक असली खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस था। शाओ युआन पापा ने उस बॉक्स की तरफ इशारा किया। मेरे बेटे ने कहा है तो पक्का वही होगा, खोलो अभी के अभी खोलो। ये ठीक है? मेंटेनेंस कैप्टन ने गुस्से में अपने दांत पीसे। ठीक है खोलते हैं, पर अगर कुछ नहीं निकला तो मैं ये लोहे का रेंच कच्चा चबा जाऊंगा। कई सारे जवान तुरंत मिलकर बोल्ट्स खोलने लगे। जैसे ही ऊपर का ढक्कन हटा पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। वो बड़ा सा गोल एयर फिल्टर सच में अंदर था, पर उस पर जो एरो का निशान था वो उल्टे तरफ इशारा कर रहा था और क्योंकि उसे जबरदस्ती अंदर ठूसा गया था, नीचे की रबर सील पूरी तरह से फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। पर जो सबसे दिमाग हिला देने वाली चीज थी वो ये कि उस फटी हुई सील और फैन के ब्लेड के बीच में एक सूखा हुआ मरा हुआ चूहा फंसा हुआ था। कैप्टन का चेहरा शर्म से तमतमा गया, उसका चेहरा उस काली ग्रीस से भी ज्यादा काला पड़ गया था। वांग तिएजू गुस्से से पागल हो गया और उसने टैंक पर जोर से लात मारी। ये किसने किया? कल किसने गाड़ी की सर्विस की थी? सामने आओ अभी। एक नया रंगरूट थर थर कांपते हुए आ गया। सी कमांडर, वो मैं था। वो अंदर फिट नहीं हो रहा था तो मैंने हथौड़े से मारकर उसे अंदर घुसा दिया। जब पूरा सच सामने आया तो मेंटेनेंस कैप्टन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। फिल्टर उल्टा लगना समझ आता है पर ये चूहा अंदर फंसा है।
है। ये इसने इतने मोटे लोहे के पर्दे के पार से कैसे सुन लिया? मैं वही पट्टी पर बैठा हुआ उस मरे हुए चूहे को देख रहा था। मुझे थोड़ा बुरा लगा उसके लिए। इसकी हड्डी का एक टुकड़ा फैन के ब्लेड में फंसा था। जब वो घूमता था तो उसमें से खट खट की ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर नाखून रगड़ रहा हो। बहुत चुभने वाली आवाज थी। सबके होश उड़ गए। इस शोर शराबे वाले मैदान में जहां लोग चिल्लाकर बात करते हैं, वहां ये बच्चा 20 से 30 मीटर दूर से इंजन के अंदर की इतनी बारीकी सुन रहा था। इसके कान है या कोई सोनार सिस्टम? श्याओ युआन। पापा ने मुझे उठाया और खुशी के मारे मेरे गाल पर एक बड़ा सा किस किया। देखा तुम सबने? उन्होंने मुझे हवा में ऊपर उठाया और पूरे रेजिमेंट के सामने गरज कर बोले, ये मेरा बेटा है, सिर्फ 4 साल का है, बिना मशीन खोले सिर्फ सुनकर बीमारी बता दी। तुम सब पुराने मैकेनिक हो, ये देखकर तुम्हारे कान गर्म हुए या नहीं? शर्म आई या नहीं? मैदान में खड़े सैकड़ों जवान मुझे देख रहे थे। उनका कमांडर उन्हें 4 साल के बच्चे की काबिलियत दिखा रहा था। उनकी आंखों में मेरे लिए इज्जत और हैरानी दोनों थी। फौज में सिर्फ ताकत और हुनर की इज्जत होती है। चाहे तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, अगर तुम काम कर सकते हो तो तुम असली बॉस हो। मेंटेनेंस कैप्टन ने झट से सैल्यूट मारा। उसका चेहरा बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल हो गया था। हम हार गए कमांडर, हम पूरी तरह मान गए। ये कोई मामूली बच्चा नहीं, ये तो गाड़ियों का देवता है। नया फिल्टर लगाया गया और कचरा साफ किया गया। नंबर 001 टैंक फिर से स्टार्ट हुआ। बूम। V12 डीजल इंजन से एक भारी और दमदार गरज निकली। काला धुआं गायब हो गया और हल्का नीला धुआं निकलने लगा। वो आवाज एकदम साफ और ताकतवर थी। श्याओ युआन पापा ने मुझसे पूछा, अच्छी लग रही है आवाज? मैंने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया, अच्छी है। अब ये सुकून से सांस ले पा रहा है, अब इसे दर्द नहीं हो रहा। श्याओ युआन पापा ने उस लोहे के मॉन्स्टर को देखा और उनका दिल किया कि आज कुछ तूफानी करते हैं। चेचे, इस पर बैठकर राइड लेना चाहते हो? टैंक पर बैठना? मेरी आंखें चमक उठी। हाँ, तेरा बाप आज तुझे टैंक में घुमाएगा। श्याओ युआन पापा भी एकदम बिंदास आदमी थे। उन्होंने मुझे सीधा ड्राइविंग सीट में बिठा दिया और वांग तिएजू को साइड में धकेल दिया। वो खुद टैंक चलाने लगे। कस के पकड़ लो, अब मजा आएगा। वो भारी भरकम टैंक मैदान में किसी जंगली जानवर की तरह दौड़ने लगा। मिट्टी के ढेरों को कुचलता हुआ, पानी के गड्ढों को चीरता हुआ, धूल का तूफान उड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो वाइब्रेशन और वो पावर देखकर मैं पागल हो गया। पापा थोड़ा और तेज, सामने वो ऊंचाई है ना, उसके ऊपर से कूद जाओ। ठीक है बेटे, कस के पकड़ना। वाओ, हम उड़ रहे हैं। उस दिन पूरे साउथ ईस्ट मिलिट्री जोन के ट्रेनिंग मैदान में एक अजीब नजारा दिखा। एक पत्थर दिल और खतरनाक कमांडर श्याओ युआन एक असली टैंक चलाते हुए एक 4 साल के बच्चे के साथ मिट्टी में संच मार रहा था। रात को जब हमारी गाड़ी क्योतो की चमचमाती रोशनी में घुसी तो श्याओ युआन पापा ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन बोला, बड़े भाई क्या आप देख रहे हो? हमारा बेटा सिर्फ आपकी तरह दिखता ही नहीं है, इसका दिमाग और इसकी समझ आपसे भी कहीं ज्यादा तेज है। वही दूसरी तरफ बिल्डिंग नंबर 2 में जियांग युक्सियो बेचारी टेबल पर सिर रखकर रोने जैसी हो गई थी। वो ढेर सारे लेगो ब्लॉक्स लेकर बैठी थी। ये प्लेन मुझसे बन क्यों नहीं रहा? वो टर्बो इंजन वाला पार्ट कैसे फिट होगा? अचानक उसे पड़ोस वाले गार्डन से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांकर देखा तो तभी सबने देखा कि श्याओ युआन पापा मुझे गोद में लेकर गाड़ी से उतर रहे हैं और उनके हाथ में वो सोने जैसी चमकती हुई गोली की खोल बुलेट शेल थी। उनका चेहरा गर्व से भरा था। ये देखकर जियांग वोशुए की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक 12.7 मिलीमीटर का बुलेट शेल था जो सिर्फ फायरिंग रेंज में टारगेट प्रैक्टिस पर ही मिल सकता है। वो सच में टैंक चलाने गया था। जियांग वोशुए ने अपना सिर झुकाया और अपने हाथ में पकड़े उन बचकाने लेगो ब्लॉक्स को देखा जो अचानक से उसे बिल्कुल बकवास लगने लगे। नहीं, मुझे भी गाड़ी ठीक करना सीखना है, मुझे भी टैंक खोलना सीखना है। सिर्फ तभी मैं चंचन भाई को रेंज पकड़ाने के काबिल बन पाऊंगी। उसकी आंखों में एक आग और जोश भर गया था। अगले दिन नॉर्मल दिनों में जिसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती थी और जिसकी आवाज सबसे तेज थी, वो लीहू पापा आज जब घर आए तो किसी हारे हुए मुर्गे की तरह लग रहे थे। लीहू पापा का चेहरा काला पड़ गया था। उन्होंने अपने लेफ्ट हाथ से अपने राइट कंधे को पकड़ रखा था और अपने राइट हाथ में एक लंबा सा भारी काले रंग का इंजीनियरिंग प्लास्टिक बॉक्स उठा रखा था। वो थक आकर हॉल के सोफा पर ढप से बैठ गए। लीहू पापा ने बड़बड़ाते हुए उस बॉक्स को जमीन पर फेंक दिया और दर्द के मारे उनके दांत पीसने लगे। कसम से, ये क्या घटिया चीज बनाई है इन लोगों ने। डिजाइन इंस्टीट्यूट के वो किताबी कीड़े, क्या वो जानते भी हैं कि एर्गोनॉमिक्स होती क्या है? ये कहां से स्नाइपर राइफल लग रही है? ये तो सीधा सीधा हथौड़ा है। मैं हॉल में जांग दाजुन अंकल को उनकी रिहा ट्रेनिंग में मदद कर रहा था। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान होकर उनके पास गया। ली पापा आपको क्या हुआ? कंधे में दर्द हो रहा है क्या? मैंने अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाए ताकि मैं लीहू पापा के कंधे की मालिश कर सकूं। ये देखते ही लीहू पापा का गुस्से वाला चेहरा अचानक बदल गया और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अरे वाह, मेरा बेटा सच में मेरी बहुत परवाह करता है। कुछ नहीं हुआ। पापा की स्किन बहुत मोटी और सख्त है, बस आज एक नई गन टेस्ट की थी। उसका रिकॉइल बहुत ज्यादा था जिसने पापा के कंधे पर नीला निशान डाल दिया। तभी अचानक मेरी नजर जमीन पर रखे उस काले बॉक्स पर आकर अटक गई। लीहू पापा ने एक लंबी सांस छोड़ी। हाँ, जनरल आर्मामेंट डिपार्टमेंट ने अभी ये नई हाई प्रिसीजन स्नाइपर प्रोटोटाइप गन भेजी है। इसका निशाना तो ठीक है पर इसका डिजाइन एकदम इंसानों के दुश्मन जैसा है। गन बहुत भारी है और इसका आगे का हिस्सा ज्यादा भारी है। एक गोली चलाओ तो ऐसा लगता है जैसे किसी गधे ने लात मार दी हो। मेरी इतनी तगड़ी बॉडी भी इस झटके को झेल नहीं पा रही। अगर हमारे आम फौजी को यूज करेंगे तो 10 गोलियां चलाने से पहले ही उनका हाथ बेकार हो जाएगा। ये बोलकर लीहू पापा इतने थके हुए थे कि सोफा पर पीछे लेट गए और 2 मिनट के अंदर ही उनके बादल गरजने जैसे खर्राटे आने लगे। जांग दाजुन अंकल अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे। उन्होंने सोते हुए लीहू पापा को देखा और फिर मेरी तरफ देखा जो उस बॉक्स को ध्यान से ताड़ रहा था। एक 10 साल के एक्सपीरियंस स्काउट सोल्जर होने के नाते वो मेरी उन आंखों का मतलब बहुत अच्छी तरह समझते थे। जांग दाजुन अंकल ने अपनी आवाज धीमी की, चंचन वो असली गन है, उसे मत छेड़ना। मैंने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाई और अपना एकदम शरीफ बच्चों वाला चेहरा बनाकर बोला, अंकल जांग मैं तो बस देखूंगा। ली पापा बोल रहे थे ये ठीक से काम नहीं कर रही, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि इसे क्या बीमारी हुई है। और वैसे भी देखो ली पापा कितने मजे से सो रहे हैं। अगर मैं इस गन को ठीक कर दूंगा ना तो उठने के बाद ली पापा बहुत खुश होंगे। जांग दाजुन अंकल ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, और उन्होंने अपने टूल बैग से प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर्स का एक सेट निकालकर मुझे दे दिया। अपने हाथों का ध्यान रखना। मैंने जोश और खुशी के मारे उस काले बॉक्स को खोला। उसके अंदर एक काले रंग की ठंडी चमक वाली स्नाइपर राइफल रखी हुई थी। उसका मोटा सा बैरल, उसके ऊपर लगा हुआ कॉम्प्लेक्स स्कोप, सब कुछ एक डरावनी और खतरनाक वाइब दे रहा था। लेकिन मेरी इन आंखों के आगे ये सिर्फ एक दूसरे में परफेक्टली फिट हुए मेटल के पुर्जों का एक ढेर था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उस भारी गन को बाहर खींचा और उसे कारपेट पर रख दिया। पहले मैंने अपने छोटे हाथों से उस गन की बॉडी को छुआ, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फील किया, फिर एकदम एक्सपर्ट मैकेनिक की तरह उसे खोलना शुरू कर दिया। खटक मैगजीन निकाल दी, बोल्ट को पीछे खींचा, रिकॉइल स्प्रिंग को बाहर निकाला। मैंने उस मोटी रिकॉइल स्प्रिंग को अपने हाथों से दबाकर देखा। ये स्प्रिंग तो बहुत ज्यादा सख्त है और यहाँ पर तो कोई शॉक एब्जॉर्बर पैड भी नहीं है। जब लोहा लोहे से टकराएगा तो दर्द तो होगा ही ना। फिर मैंने गन के पीछे वाले हिस्से को देखा। यहाँ वजन बैलेंस करने के लिए जो वेट रखा है वो तो एक सॉलिड लोहे का ब्लॉक है। ये तो बहुत बेवकूफी वाला डिजाइन है। मेरा छोटा सा दिमाग बहुत तेजी से घूमने लगा और सोचने लगा। तभी मेरी नजर उस रिमोट कंट्रोल ऑफ रोड कार पर पड़ी जो जियांग वोशुए ने मुझे दी थी, जिसे उसने खराब कर दिया था और मेरी आंखें अचानक से चमक उठी। मैं भागकर वहां गया और फटाफट 2 मिनट में उस रिमोट कंट्रोल कार के सस्पेंशन सिस्टम को खोलकर निकाल लिया। उसमें 4 बहुत ही मस्त हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स थे और साथ में कुछ हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्प्रिंग्स भी थी। अगले आधे घंटे तक वह एक ऐसी हैरान कर देने वाली क्रॉस बॉर्डर मॉडिफिकेशन चल रही थी जिसे देखकर किसी का भी दम घुट जाए। मैंने जांग दाजुन अंकल के दिए हुए टूल्स का इस्तेमाल करके उस रिमोट कंट्रोल कार के हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स को थोड़ा सा काटा और घिसकर स्मूथ बनाया और एक जादू की तरह मैंने उसे गन के बट स्टॉक के पीछे वाले खाली हिस्से में फिट कर दिया, जिससे वहां एक सिंपल सा हाइड्रोलिक बफर सिस्टम बन गया। फिर मैंने गार्डन से कचरे में पड़ी एक रबर ट्यूब ढूंढी और उसे काटकर एक पैड बनाया और उसे बोल्ट और स्टॉक के टकराने वाली जगह पर फिट कर दिया। एंड में मैंने उस भारी बेकार लोहे के ब्लॉक को निकाल फेंका और उसकी जगह बैलेंस के लिए कुछ खराब बैटरीज लगा दी। हो गया काम। मैंने अपने हाथों पर लगी मिट्टी और ऑयल को छाड़ा। जो स्नाइपर राइफल पहले इतनी डरावनी और खतरनाक लग रही थी, बाहर से तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, पर अंदर का पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल चुका था, खासकर गन के पीछे वाला हिस्सा जहां अब खिलौने वाली कार के शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग्स लगे थे। ये देखने में बिल्कुल भी अजीब या गलत नहीं लग रहा था, बल्कि अब ये एक अजीब तरह की एडवांस और कॉम्प्लेक्स मशीन लग रही थी। इस वक्त दीवार के ऊपर जियांग वोशुए चढ़कर बैठी थी और उसने अपनी दूरबीन आंखों पर लगा रखी थी। उसने ये पूरा कांड अपनी आंखों से देखा था। उसकी मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। बाप रे बाप, उसने मेरी टॉय कार को सच्ची की गन में डाल दिया। ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल मस्त है। इसे कहते हैं असली टेक्निकल टैलेंट। 1 घंटे बाद लीहू पापा ने एक बहुत बड़ी उबासी ली और अपने हाथ पैर खींचकर आलसी की तरह उठे। उन्होंने अपने कंधे को रगड़ा जो अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा था। बिना देखे उनका हाथ आदत के मुताबिक जमीन पर उस बॉक्स की तरफ गया। जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, बॉक्स खाली था। लीहू पापा के दिल की धड़कन रुक सी गई। उन्होंने झटके से अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि कारपेट पर गन के पुर्जे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। लाखों रुपए की कीमत वाली वो प्रोटोटाइप गन इस वक्त ऐसे बिखरी हुई थी जैसे उसे किसी ने काट कर फेंक दिया हो। और उनका सबसे प्यारा बेटा उन पार्ट्स के ढेर में बैठा अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर लिए
गन का आखिरी स्क्रू टाइट कर रहा था। ये नजारा देखकर ली हु पापा की तो जान ही निकल गई। वो एकदम रॉकेट की तरह सोफा से उछलकर खड़े हो गए। चंचन हाथ मत लगाना, वो असली गन है, सच्ची मौत का सामान है, कोई आग जलाने वाली लकड़ी नहीं है। एक सेकंड में उन्हें ठंडे पसीने आ गए। ये गन तो अभी टेस्ट भी नहीं हुई ठीक से, ये प्रोटोटाइप है, अगर टूट गई या वापस जुड़ नहीं पाई तो मैं जनरल आर्मेंट डिपार्टमेंट को क्या जवाब दूंगा। और सबसे बड़ी बात, अगर उस गन से उसको चोट लग जाती तो। मैंने उनकी चिल्लाने की आवाज सुनी और अपना सिर उठाया। मैंने अभी परफेक्ट जोड़कर तैयार की हुई गन को अपने हाथों में ऊपर उठा लिया। ले पापा देखो, मैंने इसे ठीक कर दिया। ठीक कर दिया? ले हु पापा उस गन को देख रहे थे जो बाहर से एकदम ठीक और जुड़ी हुई लग रही थी। फिर उन्होंने साइड में रखे डस्टबिन को देखा जिसमें उस गन के ओरिजिनल पार्ट्स पड़े हुए थे। तूने गन के क्या-क्या पुर्जे निकालकर डस्टबिन में फेंक दिए? मैंने गन आगे बढ़ाकर ले हु पापा को थमा दी। वो पार्ट्स बहुत भारी थे और उनका कोई काम नहीं था। ले पापा आप चलाकर देखो, अब पक्का आपके कंधे में दर्द नहीं होगा। ले हु पापा ने शक और हैरानी के साथ वो गन अपने हाथों में पकड़ी। जैसे ही गन उनके हाथों में आई उन्हें कुछ अजीब लगा। पहले ये गन आगे से बहुत भारी लगती थी, जब इसको पकड़ो तो आगे की तरफ झुकती थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था जैसे वेट बैलेंस पीछे आ गया हो। एकदम परफेक्टली बैलेंस हो गई थी, यहाँ तक कि अब एक हाथ से ही आसानी से उठाई जा रही थी। ले हु पापा ने शॉक होकर उस गन के पीछे वाले हिस्से में से झांककर देखा। उन्हें वहां से एक लाल रंग की स्प्रिंग दिखाई दी। तूने इसमें किया क्या है? मैंने उस लाल रंग की स्प्रिंग की तरफ इशारा किया। मैंने इसमें एक शॉक अब्जॉर्बर लगा दी है, जब गोली आगे भागेगी ना तो गन पीछे की तरफ जोर से टकराएगी। मैंने इसमें एक नरम पैड और एक स्प्रिंग डाल दिया है जो उसके पीछे आने वाले जोर को खा जाएगी। ले हु पापा भले ही एक देसी जोशीले फौजी थे जिन्हें किताबी ज्ञान ज्यादा नहीं था, पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बंदूकों के साथ निकाली थी। ये स्प्रिंग लगाने वाली बात सुनने में भले ही बच्चों के खिलौनों का खेल लग रहा था, पर जब उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और डीपली सोचा, भाई कसम से ये तो फ्लोटिंग रिकॉइल और हाइड्रोलिक बफरिंग टेक्नोलॉजी है। ये तो बाहर की सिर्फ सबसे एडवांस और टॉप लेवल स्नाइपर राइफल्स में ही पाया जाता है डिजाइन। ले हु पापा ने हैरानी और डर के मारे अपना थूक निकला। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं 4 साल का बच्चा नहीं, कोई छोटा सा मॉन्स्टर हूं। उन्होंने फटाफट आदत के मुताबिक उस गन का बोल्ट पीछे खींचा। खटक एकदम स्मूथ, ओरिजिनल फैक्ट्री के उस रूखे और अटक अटक चलने वाले मैकेनिज्म से अब ये 10 गुना ज्यादा मक्खन की तरह चल रहा था। ले हु पापा की आंखों में एकदम से जोश और आग आ गई। उन्होंने मुझे झटके से गोद में उठा लिया, एक हाथ से वो गन पकड़ी और सीधा बाहर की तरफ दौड़ पड़े। चलो सीधा स्पेशल ऑप्स ब्रिगेड चलते हैं, आज इस गन को टेस्ट करेंगे। शाम का वक्त था, फायरिंग रेंज पर अभी भी लगातार गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। थंडर कमांडो टीम के जवान अपनी शूटिंग ट्रेनिंग कर रहे थे। वहां सब के सब उस नई गन की बुराई कर रहे थे। ये क्या घटिया गन है, 5 गोली चलाने के बाद मुझे आराम करना पड़ता है, कंधे की तो हड्डियां ही टूटने वाली हैं। हाँ भाई वही तो, निशाना भले ही एकदम तगड़ा है पर लगातार गोलियां तो चला ही नहीं सकते। इसका रिकॉइल बहुत ज्यादा खतरनाक है। गोली चलाते ही गन का आगे का हिस्सा हवा में उछल जाता है। दूसरी गोली का निशाना लगाना तो लगभग नामुमकिन है। पता नहीं ब्रिगेड कमांडर साहब का क्या हाल होगा, पक्का वो भी अभी गुस्से में गालियां दे रहे होंगे। ठीक उसी वक्त ले हु पापा की एसयूवी एक जबरदस्त ड्रिफ्ट मारते हुए फायरिंग रेंज के पास आकर रुकी। उन्होंने मुझे गोद में उठाया हुआ था, दूसरे हाथ में वो गन पकड़ी और पूरे तूफान की तरह तेजी से गाड़ी से बाहर आए। सबके सब लाइन में लगो। सब जवान ले हु पापा की गोद में मुझे देखकर एकदम सुन पड़ गए। क्या ये वही बच्चा है जिसे कमांडर ने नया नया अपना बेटा बनाया है? लेकिन कमांडर साहब एक बच्चे को यहाँ फायरिंग रेंज पर क्यों लाए हैं? ले हु पापा ने मुझे पास रखे एक एम्युनिशन के डब्बे पर बिठा दिया और मेरे कानों पर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स पहना दिए। फिर उन्होंने घूमकर एकदम एटीट्यूड वाली हंसी हंसी। अभी कौन बोल रहा था कि इस गन का झटका बहुत ज्यादा है और कौन रो रहा था कि गन आगे से उछलती है? वो गन की गलती नहीं, तुम लोगों की औकात कम है। अब मेरे निशाने पर ध्यान दो। वो जमीन पर लेटे भी नहीं, सीधा खड़े होकर ही उन्होंने गन अपने कंधे पर सेट कर ली। फिर एक लंबी सांस खींची और 400 मीटर दूर बने उस इंसानी टारगेट पर निशाना लगा लिया। भाम पहली गोली चली। सब लोगों ने डर के मारे अपने कंधे सिकुड़ लिए। वो सब वेट कर रहे थे कि कमांडर साहब का कंधा झटके से पीछे जाएगा, लेकिन ले हु पापा की बॉडी 1 इंच भी नहीं हिली। गन का आगे का हिस्सा बस हल्का सा कांपा और 1 सेकंड में ही वापस अपनी एग्जैक्ट जगह पर आ गया। अगले ही पल भाम 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 ले हु पापा ने एक स्नाइपर को सेमी ऑटोमेटिक गन की स्पीड से चला दिया। लगातार 5 गोलियां चली। गन का निशाना एकदम पुराने खिलाड़ी की तरह सॉलिड टिका रहा। आगे का हिस्सा बिल्कुल भी हवा में नहीं उछला। स्कोर बताओ। 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स टोटल 50 पॉइंट्स। सारी गोलियां सीधा माथे के बीचों बीच लगी हैं। पूरे ग्राउंड में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। स्पेशल ऑप्स के जवानों का जबड़ा हैरानी से जमीन पर आ गया। क्या ये वही गन है जो भी कंधे तोड़ रही थी? कमांडर के हाथों में ये किसी टॉय एयर गन की तरह कैसे चल रही है? इसमें तो जीरो रिकॉइल दिख रहा है। ये तो कोई लॉजिक की बात ही नहीं है। कमांडो टीम का कैप्टन भाग कर आ गया है। उसने आंखें फाड़कर उस गन को देखा। कमांडर सर क्या आपने गन बदल ली है? ये इतनी ज्यादा स्टेबल कैसे हो सकती है? ले हु पापा ने फुल टेंशन में गन पर हाथ फेरा। बोलो है ना स्टेबल? जानना चाहते हो कि ऐसा कैसे हुआ? सभी जवानों की आंखों में आग जैसी चमक आ गई। हाँ सर बहुत ज्यादा, ये तो किसी भगवान की गन जैसी चल रही है। ले हु पापा ने वो गन सीधा कैप्टन की तरफ उछाल दी। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर एम्युनिशन बॉक्स पर बैठे मुझ पर उंगली की। उनकी गरजती हुई आवाज गूंजी। सबके सब अपने कान खोलकर सुन लो, ये गन मेरे बेटे ने मॉडिफाई की है। अभी कुछ देर पहले ही इसने घर पर बैठे बैठे सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर और एक टॉय कार के स्प्रिंग का यूज करके आधे घंटे के अंदर इसे ठीक किया है। वहां खड़े सैकड़ों जवानों की नजरें अचानक घूमकर सीधा मुझ पर आकर रुकी। क्या टॉय कार का स्प्रिंग उससे एक मिलिट्री स्नाइपर राइफल को मॉडिफाई कर दिया? नहीं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। कैप्टन की आंखों में साफ डिसबिलीफ था। ले हु पापा ने एक अकड़ वाली सांस छोड़ी। इसके पिछले हिस्से को खोलकर दिखाई नहीं। कैप्टन ने कांपते हाथों से धीरे धीरे गन का पिछला हिस्सा खोला और जैसे ही वहां छुपे उस लाल रंग के साफ साफ दिखने वाले रिमोट कंट्रोल कार के शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग पर उनकी नजर पड़ी, वहां एकदम चुप छा गई। एक ऐसी फीलिंग जिसमें उनका पूरा दिमाग हार चुका था। शर्म और इज्जत की वो फीलिंग उनके दिल में अचानक से जाग उठी। कैप्टन इतना एक्साइटेड था कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो उस गन को पकड़े दौड़कर ठीक मेरे सामने आ गया। छोटे उस्ताद क्या आप दूसरी गन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं? मेरी एसएमजी की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी गोलियां फंस जाती हैं और मेरी हैवी मशीन गन तो बहुत ही ज्यादा भारी है। क्या आप उसका थोड़ा वजन कम कर सकते हैं? एक ही सेकंड में मैं उन तगड़े और लंबे चौड़े फौजियों के बीच में गिर गया। वो सब मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे मैं कोई स्वर्ग से आया हुआ भगवान। मैं उन अंकल लोगों की इतनी तगड़ी डिमांड और जोश से डर गया था। मैंने डरकर अपने आप को ले हु पापा की पीठ के पीछे छुपा लिया। पर जब मेरी नजर उन तेल से चमचमाती मस्त गन्स पर पड़ी तो मेरे अंदर का वो मैकेनिक वाला कीड़ा फिर से जाग उठा। मैंने उस कैप्टन की टाइप 95 असॉल्ट राइफल की तरफ इशारा किया। वो उस गन का जो गोली का खोल निकलने वाला रास्ता है वो थोड़ा छोटा है। अगर आप इसे फुल ऑटो पर चलाओगे तो एम्प्टी शेल्स आपस में टकराकर फंस जाएंगे। अगर आप एक रेती से उसके किनारे को बस 2 मिलीमीटर घिस दोगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कैप्टन ने दूसरी बार नहीं सोचा, तुरंत अपनी पॉकेट से एक रेती निकाली और उस हिस्से को घिसने लगा। घिसने के बाद जब उसने टेस्ट फायर किया तो पूरी की पूरी मैगजीन एक झटके में फायर हो गई, एकदम मक्खन की तरह स्मूथ। जादू है, ये तो सच में जादू है। पूरा फायरिंग रेंज खुशी और जोश से फट पड़ा। ले हु पापा एक साइड खड़े थे। अपने बेटे को इस तरह सबके दिलों का राजा बनते देखकर उनकी हंसी इतनी चौड़ी हो गई कि लग रहा था कान तक चली जाएगी। देखा तुम सबने, ये है मेरा बेटा। अब कोई गलती से भी ये मत कहना कि स्पेशल ऑप्स वाले सिर्फ अपनी बॉडी का जोर लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाते। क्योंकि अब हमारे पास अपना एक चीफ इंजीनियर है, मेरा 4 साल का चीफ इंजीनियर। अगला दिन आ गया। आज रेड स्टार किंडरगार्टन में साल में एक बार होने वाला लिटिल इन्वेंटर हैंडक्राफ्ट कंपटीशन था। ये एक ऐसा दिन था जिसके नाम से पूरे बीजिंग के पेरेंट्स डर के मारे कांपते थे, क्योंकि पब्लिक को दिखाने के लिए ये बच्चों का क्राफ्ट कंपटीशन था, पर असलियत में ये मां बाप की जेब और उनकी पहुंच का कंपटीशन था। घर के ड्राइंग रूम में मैं अपना छोटा सा स्कूल बैग पहने सेंटर टेबल के ठीक पास रखे डस्टबिन के आगे बैठा था और मैं लगातार उसमें कुछ ढूंढ रहा था। महंगा सिल्क नाइट सूट पहने नीचे पानी लेने आए ये किंग जो पापा ये देखकर एकदम चौंक गए। बेटा कचरा क्यों छान रहा है? क्या भूख लगी है तुझे? ये पापा अभी तेरे लिए ब्रेकफास्ट में ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर मंगवाते हैं। मैंने अपना सिर उठाया। मेरे इस मासूम से चेहरे पर धूल का एक निशान लग गया था। नहीं पापा, मैंने अपनी मुट्ठी खोलकर उन्हें दिखाई। उसमें थे 2 छोटे-छोटे माइक्रो हॉलो मोटर्स जो मैंने एक पुराने इलेक्ट्रिक टूथब्रश से निकाले थे और ले हु पापा की फेंकी हुई कुछ बेकार हाई पावर बैटरीज, थोड़ी सी कॉपर वायर जो मैंने शैन यानझू पापा के टूटे हुए बक्से निकाली थी और आखिर में कुछ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट्स जो पता नहीं मैंने कहां से काटकर जमा की थी। ये देखकर ये किंग जो पापा का चेहरा ही सिकुड़ गया। तू ये कचरा लेकर कंपटीशन में जाएगा? चिंचन एक काम करते हैं, पापा फैक्ट्री वालों को बोलते हैं वो रात तेरे लिए सीएनसी मशीन से एक मस्त ट्रांसफार्मर बना देंगे, या फिर तेरे तीसरे अंकल से कहकर एक मस्त टैंक का मॉडल मंगवा लूं। मैंने जोर से अपना सर ना में हिलाया, मुझे नहीं चाहिए, और फिर उन टूटे फूटे कचरे वाले पुर्जों को एकदम प्यार से अपनी ओवरऑल पैंट्स की बड़ी सी पॉकेट में डाल दिया। टीचर ने कहा था कि अपने हाथ से बनाकर लाना है, बाजार से खरीदा हुआ नाटक वहां नहीं चलेगा। और वैसे भी मैंने अपनी उस भरी हुई पॉकेट को थपथपाया। मेरे होठों पर एकदम फुल कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान थी। ये कचरा नहीं है, ये बस सोते हुए पार्ट्स हैं। अगर मैं इन्हें अच्छे से जोड़ दूं तो ये उड़ भी सकते हैं। ये किंग जो पापा ने जब मेरी ऐसी सीरियस और
क्यूट शक्ल देखी तो उन्होंने पैसे के पावर से चीटिंग करने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। वैसे भी ये किंडरगार्टन के बच्चों का खेल ही तो है। मेरा बेटा अगर वहां मिट्टी का गोला भी लेकर जाएगा ना तब भी वही फंसाएगा। क्लासरूम में आज काफी ज्यादा शोर शराबा और एनर्जी थी। किसी भी मां बाप को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, पर इससे बच्चों के अपने मॉडल्स को शो ऑफ करने में कोई कमी नहीं आई। स्टेज पर ली जिक्सुआन एकदम अकड़ के साथ अपना कंपटीशन वाला मॉडल सबको दिखा रहा था। वो लगभग आधा मीटर लंबा स्मार्ट रोबोट था, जिसे देखकर ही साफ पता चल रहा था कि किसी महंगे मॉल से हजारों रुपए में लाया गया है। यहाँ तक कि उस पर लगी प्लास्टिक पैकिंग भी ठीक से नहीं निकाली गई थी। आसपास खड़े बाकी बच्चों ने उसे देखकर एकदम हैरानी वाली आवाज निकाली। वाह कितना मस्त है मोटू, क्या तेरा ये रोबोट अपनी शेप बदल सकता है? ली जियाओपांग ने पूरे एटीट्यूड में अपना सिर उठाया और अपने रिमोट का एक बटन दबाया। मैं मेगाट्रॉन हूं, मैं सबसे ताकतवर हूं। रोबोट ने एक चुभने वाली इलेक्ट्रिक आवाज निकाली और अटक अटक कर आगे 2 कदम चला। क्लास इंचार्ज टीचर सुन एक साइड खड़ी थी। उनकी फेक और चापलूसी वाली मुस्कान ऐसी थी जैसे अभी उनके चेहरे का मेकअप गिर जाएगा। अरे वाह, जिक्सुआन तो बहुत ही होशियार है। इसका मॉडल तो एकदम हाईटेक फीलिंग दे रहा है। पक्का यही फर्स्ट आएगा। उन्हें अंदर ही अंदर अच्छे से पता था कि ली जियाओपांग के दादाजी एजुकेशन ब्यूरो में बड़े अफसर थे, इसलिए यहाँ थोड़ा मक्खन लगाना तो बनता ही था। जियांग रुओक्सु कोने में बैठी थी। उसने नफरत से अपना मुंह बनाया। पैसे से खरीद कर लाने में कौन सा बड़ा तीर मार लिया। उसके टेबल पर एक लेगो से बना हुआ हेलीकॉप्टर रखा था। भले ही वो भी मार्केट से खरीदा हुआ था, पर कम से कम उसने उसे पूरी रात जाकर खुद मेहनत से जोड़ा था। उसने अपना सिर घुमाया और पिछली लाइन में बैठे हुए मुझ पर नजर डाली और मुझसे पूछने लगी, तू क्या कर रहा है? क्या तू भी रोबोट बना रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मेरे हाथों में पकड़ा हुआ वो छोटा सा प्लायर एकदम तेजी से चल रहा था। मैं उससे एक बहुत ही पतली कार्बन फाइबर रॉड को मोड़ रहा था। मैं रोबोट नहीं बना रहा, मैं एक ड्रैगन फ्लाई बनाऊंगा। जियांग रुओक्सु एक सेकंड के लिए सुन पड़ गई। ड्रैगन फ्लाई कैसे बनती है भला? क्या तू उसे क्ले से बनाएगा? मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मेरे हाथों का मैकेनिकल काम बिल्कुल नहीं रुका। मैंने उन 2 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल किया और उन्हें काटकर 4 एकदम पतले और हल्के पंख बना दिए। ये नेचर की मूवमेंट की नकल करने वाली बायोनिक साइंस का एक मास्टरपीस था। फिर मैंने उन हॉलो कप मोटर्स को उस कार्बन फाइबर के बने फ्रेम पर फिट कर दिया और उस कॉपर वायर को ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी से उस पर लपेटा कि एक सॉलिड लिंकेज तैयार हो जाए। ये क्रैंक लिंक मैकेनिज्म बन गया था, जिसके चलते मोटर का गोल गोल घूमना सीधा उन प्लास्टिक के पंखों को तेजी से ऊपर नीचे फटफड़ाने में कन्वर्ट कर देता और बिल्कुल एंड में मैंने उस छोटी सी बैटरी को वजन बैलेंस करने के लिए यूज किया और उस मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई के पेट पर चिपका दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम मिलीमीटर टू मिलीमीटर परफेक्ट एडजस्ट किया था। हो गया। मैंने अपना प्लायर साइड में रखा और अपने माथे का पसीना पोंछा। नेक्स्ट ये चैन। जब टीचर सन ने मेरा नाम पुकारा तो उनकी आवाज में साफ साफ मजाक और नफरत छलक रही थी। चलो बच्चों सब देखो, ये चैन हम सबके लिए कौन सा कचरा उठाकर लाया है। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। देखो तो इसके हाथ में जो है वो कचरा ही तो है। उनकी हंसी और मजाक पर भी मेरा छोटा सा चेहरा एकदम शांत था। मैं अपने हाथ में वो नई बनाई हुई मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई लेकर आगे स्टेज पर गया। वहां जाकर मैंने उस मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई को टेबल पर रखा और एकदम ध्यान से उनकी गलती थी कि ये कचरा नहीं, ये एक बायोनिक माइक्रो ऑर्थोपेड है। टीचर सन ने आंखें घुमा दी। पंख क्या? बस करो अपनी तरफ से कहानियां मत बनाओ, जल्दी से नीचे जाओ और सबका टाइम वेस्ट मत करो। उन्हें तो मेरी बनाई हुई चीज को ठीक से देखने में भी आलस आ रहा था और उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो उसको मेरे हाथ से छीन ले। ठीक उसी वक्त मैंने अपने छोटे से हाथ से उस पर लगे उस आर्म से स्विच को दबा दिया। अचानक से एक बहुत हल्की पर बहुत ही तेज और लगातार आवाज आई और देखते ही देखते सबकी निगाहों के आगे वो प्लास्टिक के पतले पतले पंख जो इतने कमजोर लग रहे थे वो अचानक धुंधले पड़ गए। पंखों की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ उनका साया दिख रहा था। ये किसी हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर नहीं उड़ा, बल्कि किसी असली ड्रैगन फ्लाई की तरह हवा में एक जगह पर रुका, थोड़ा इधर उधर हिला और फिर किसी मास्टर की तरह एकदम मस्त कट मारकर क्लास की छत की तरफ उड़ने लगा। कसम से जियांग रुओक्सु अपनी जगह पर कुर्सी पर खड़ी हो गई। उसके मुंह से डायरेक्ट गाली निकल आई। उड़ गई, वो सच में उड़ रही है। पूरी क्लास में अचानक से हल्ला मच गया। सारे बच्चे अपना सिर उठाकर बड़े बड़े मुंह खोले उस छोटे से मैकेनिकल कीड़े को घूर रहे थे जो छत के नीचे गोल गोल घूम रहा था। वाह कितना मस्त है, ये तो एकदम असली लग रहा है। ये तो ली शाओपांग के रोबोट से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। टीचर सन के होश उड़ गए थे। वो उस व्रम करती हुई मैकेनिकल मशीन को घूर रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सच में एक 4 साल का बच्चा कचरे से बना सकता है? क्या ये किसी एंगल से लॉजिक वाली बात लगती है? मैं स्टेज पर खड़ा था। मेरे हाथ में एक सिंपल सा इंफ्रारेड रिमोट था जिससे मैं अपना पूरा फोकस लगाकर उसे उड़ाने की कोशिश कर रहा था। रिमोट के बटन्स बहुत अच्छे नहीं थे, पर थोड़ी कोशिश से मैं उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पा रहा था। पर हमेशा की तरह अचानक एक ऐसी टेंशन आ गई जो मैंने सोची भी नहीं थी, क्योंकि मैंने पुरानी बैटरियां यूज की थी। उनकी पावर ठीक से नहीं आ रही थी। जैसे ही ड्रैगन फ्लाई तीसरा राउंड मारने वाली थी वो अचानक से थोड़ा हिली और उसकी आधी ताकत खत्म हो गई। अरे नहीं, मैंने जोर से आवाज निकाली। बैटरी खत्म हो गई। बिना पावर के वो मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई हिलते डुलते हुए नीचे गिरने लगी और उसके गिरने का निशाना ठीक हवा में मुंह खोले हैरान हुई खड़ी टीचर सन की तरफ था। वो मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई किसी परफेक्ट निशाने की तरह सीधा जाकर टीचर सन के छोटे से जुड़े पर जाकर अटकी। उसकी मशीनरी अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। वो एकदम किसी ऑटोमेटिक कांटे की तरह काम कर रही थी। एक ही झटके में उसने टीचर सन के नकली बालों के विक को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। टीचर सन डर के मारे जोर से चिल्लाई और उन्होंने अपना हाथ झटके से अपने सिर पर मारा। इस झटके में उस मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई को नीचे तो गिरा लिया, पर उसके साथ साथ उनकी नकली बालों की विक भी गिर गई। एकदम शांत क्लास में जहां 30 बच्चे और बाहर खड़े मां बाप सब देख रहे थे। टीचर सन के वो घने बाल जो कुछ सेकंड पहले थे अचानक गायब हो गए थे और उसकी जगह एक चिकना गंजा से निकल आया जिसमें बस गिनती के पतले पतले बाल लगे थे। वक्त जैसे वही थम गया था, लेकिन एक सेकंड के बाद ही पूरी क्लास में बॉम्ब की तरह बच्चों के हंसने की आवाज फट पड़ी। ली शाओपांग तो इतना हंसा कि कुर्सी से जमीन पर ही गिर गया। टीचर गंजी है, टीचर गंजी है। जियांग रुओक्सु हंसते हंसते अपनी टेबल पीटने लगी। भाई साहब कितना खतरनाक है तू, क्या इसी को लोग स्पेशल स्नाइपर अटैक बोलते हैं? टीचर सन के हाथों में उनकी विग और वो अभी भी आवाज करती हुई ड्रैगन फ्लाई थी। वो तो जैसे पत्थर की बन गई थी। उनका चेहरा पहले सफेद हुआ, फिर लाल हुआ और गुस्से से जैसे सूज गया और फिर एक भयानक चिल्लाने की आवाज आई जिसने पूरे स्कूल को हिला दिया। ये चेन! आधे घंटे बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल वांग ये नजारा देखकर सोच रही थी कि उसके सिर में दर्द चालू हो गया है। टीचर सन ने अपना विग वापस पहन लिया था और आंसू बहाते हुए रो रही थी। प्रिंसिपल जी आपको मेरी साइड लेनी होगी। इस लड़के ने ये जानबूझकर किया है। इसने अपनी उस अजीब सी मशीन से मेरे ऊपर अटैक किया। ये एक टीचर की इज्जत पर अटैक है। सोफा के उस तरफ मेरी नजर टेबल पर रखी उस मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई पर थी जो पूरी तरह डेड हो चुकी थी और मेरे साइड में अभी पहुंचे शाओ युआन पापा बैठे थे। वो असल में अपनी स्ट्रेटजी मीटिंग ले रहे थे। प्रिंसिपल की कॉल आई कि बेटे ने कोई पंगा किया है तो मीटिंग वही छोड़कर भाग आए थे। उन्हें लगा था कोई बहुत बड़ी बात हो गई, पर जब अंदर आकर देखा कि बेटा ठीक है और सिर्फ टीचर के बाल गिरने का रोना चल रहा है तो वो शांत थे। उन्होंने टेबल पर रखी उस सिंपल सी उड़ने वाली मशीन को देखा और फिर मेरे उन ऑयल से काले हुए छोटे हाथों को देखा। शाओ युआन पापा ने नाटक करते हुए एकदम सख्त बाप की तरह शक्ल बनाई। चेंचे ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये सुनते ही टीचर सन को जैसे जोश आ गया। हाँ वही तो मिस्टर शाओ, देखो इसने क्या। लेकिन बात पलट गई। शाओ युआन पापा ने उस मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई को हाथ में उठाया और ऐसी आवाज निकालकर बोले जैसे वो इस तबाही से नाराज नहीं बल्कि उसे और अच्छा देखना चाहते थे। तूने इसमें ये घटिया बैटरियां क्यों लगाई? पापा ने तुझे स्पेशल ऑप्स वाली हाई पावर लिथियम बैटरी दी थी ना, उसे क्यों नहीं लगाया? अगर तू उसको लगाता तो उसमें इतनी स्पीड होती कि ये मशीन कब खिड़की से बाहर उड़कर चली जाती। फिर ये किसी चिड़चिड़ी टीचर को परेशान करने के लिए उसके सिर पर क्यों गिरी? ये तेरी छोटी सी टेक्निकल मिसकैलकुलेशन थी। घर जाकर इसके डिजाइन के इंप्रूवमेंट की 3000 शब्दों की रिपोर्ट तैयार करना। फिर शाओ युआन पापा ने अचानक घूमकर टीचर सन की तरफ ऐसी ठंडी नजरों से घूरा कि वो डर गई। और तू एक टीचर होने के नाते जब किसी बच्चे की बनाई हुई जबरदस्त नई टेक्नोलॉजी गलती से तेरे सिर पर गिरती है तो तेरा सबसे पहला रिएक्शन उसकी काबिलियत को सलाम करने की बजाय ये होता है कि तुझे सजा देनी है क्योंकि तेरी ईगो हर्ट हो गई। उन्होंने उस पंखों वाली मशीन की तरफ इशारा किया। तुझे पता भी है कि ये क्या चीज है? ये बायोनिक ड्रोन का पहला स्टेप है। मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ये चीजें एज अ प्रॉपर प्रोजेक्ट पास होती हैं। मेरा बेटा 4 साल का है और उसने ये खुद बनाया है। तुमने उसको शाबाशी क्या देनी थी? तुम मेरी औकात वाले बेटे को चिल्ला रही हो। तुम्हें क्या लगता है शाओ युआन का बेटा इतना हल्का है कि तुम उसे बिना बात परेशान करोगी? टीचर सन का डर से झटका लगा और उनका विग एक बार फिर से गिरते हुए बचा। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, बस बहुत हुआ। शाओ युआन पापा का मूड अब उस टीचर से और बकवास सुनने का नहीं था। उन्होंने टेबल से वो मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई उठाई। ये बकवास स्कूल मुझे नहीं लगता मेरे बेटे के लेवल का है। इस टीचर का स्टैंडर्ड इतना बेकार है कि ये मेरे बेटे को क्या पढ़ाएगी। प्रिंसिपल वांग कल सुबह मुझे एक नए टीचर की पूरी डिटेल रिपोर्ट चाहिए, वरना उन्होंने ऊपर लगे सीलिंग फैन की तरफ उंगली की। मैं तुम्हारे इस ऑफिस को सच में उड़ाकर रख दूंगा। ये कहते ही शाओ युआन पापा ने मुझे गोद में उठाया और पीछे मुड़कर वहां से रफू चक्कर हो गए। वहां पीछे प्रिंसिपल वांग उस टीचर के ऊपर पागल हो रही थी। निकल जाओ स्कूल से, तुम फायर्ड हो। किंडरगार्टन के गेट पर जैसे ही शाओ युआन पापा मुझे गाड़ी में बैठाने वाले थे तभी वहां दौड़ती हाफती हुई जियांग
रोशवे पहुंचे। चंचन भैया रुको जरा, मैं हैरानी से देख रहा था जब उसने अपने हाथों में पकड़ी एक मोटी चमचमाती हुई काले रंग की असरदार सैंडलवुड की छड़ी आगे बढ़ाई। ये किस लिए है? जियांग रोशवे ने पूरी सीरियसली उस स्टिक को मेरे हाथों में थमा दिया। भाई ये मेरे दादाजी की सबसे पसंदीदा छड़ी है, कहते हैं ये मिंग डायनेस्टी की है, एकदम लाइट वेट और फुल ऑन मजबूत। भाई तूने अंदर क्या बोला था? उसकी फ्रेम सॉफ्ट है ना, तो इसे पकड़ और इससे नई फ्रेम बना। मैं देखना चाहती हूँ इस बार ये कितनी ऊपर तक उड़ के दिखाएगी। मैंने इस करोड़ों की एंटीक छड़ी को देखा और फिर जियांग रोशवे की उस शक्ल को जो फुल जोश में आई हुई थी। मैंने ठीक है बोलकर अपनी जेब से अपना मल्टीपर्पस टूल निकाला। कचाक मैंने उस स्टिक के बॉटम से जहां कोई नहीं देखता एक छोटा सा टुकड़ा नोच लिया, उसे सूंघा। इसकी डेंसिटी सच में गजब की है, प्रोपेलर बनाने के लिए तो नंबर 1 है। जियांग रोशवे का हीरो वाला एटीट्यूड पूरे आसमान पर था। तो लो मैं ये आपको गिफ्ट में देती हूँ, आज के बाद इस पूरे क्वार्टर का डॉन तू ही है। अगर कोई तेरे आगे टांग अड़ाएगा तो मैं इस खौफनाक कुत्ते को छोड़ूंगी उस पे। मेरा मतलब है मैं तेरी खुद मदद करूंगी उससे ठीक करने में। शाओ युआन पापा इस पूरे नाटक को देखकर अपने चेहरे को कंट्रोल कर रहे थे, पर उनका मुंह सिकुड़ रहा था। अगर बुड्ढे जियांग को पता चल गया कि उसकी पोती ने उसकी सदियों पुरानी एंटीक स्टिक एक मैकेनिकल बर्ड के लिए चुरा ली है, तो जियांग फैमिली के क्वार्टर में आज रात फुल रोना पीटना मच जाएगा। मैंने उसे को प्यार से गले लगाया और कार में बैठ गया। मेरा चेहरा खुशी से ग्लो कर रहा था। फिर मैंने शाओ युआन पापा की तरफ देखा। पापा जियांग रोशवे में भले ही थोड़ी अकल की कमी हो, उसे तो ब्लॉक्स भी नहीं जोड़ने आते थे, पर दिल की अच्छी है। क्या मैं उसे ये वाली कैटापल्ट बनाना सिखा सकता हूं जो आगे जाके ब्लास्ट होती है? शाओ युआन पापा के हाथों ने घबराकर स्टीयरिंग ऐसे मोड़ मारी कि गाड़ी घूमने वाली थी। बेटा कैटापल्ट ठीक है, पर वो ब्लास्ट वाली बात रहने दे यार। अपना दिमाग कुछ शांति वाले कामों में लगा, जैसे कि उस ले पापा की घटिया टैंक में एसी फिट करना। और जैसा कि सोचा था, उस रात जियांग फैमिली के घर में बुड्ढे जियांग वैगो अपनी छड़ी पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। अरे मेरी वो एंटीक रेड सैंडलवुड किससे कहा गई? और दूसरे कमरे में बेचारी जियांग रोशवे अपने कंबल में घुसकर थर-थर कांप रही थी। उसके हाथ में वो मेरी तरफ से मिला मैकेनिकल ड्रैगनफ्लाई जिसकी एक विंग टूट गई थी, था जैसे वही उसकी आखिरी आशा हो। दादाजी प्लीज ना, साइंस और देश की सिक्योरिटी के लिए थोड़ा अपना बलिदान तो दे सकते हो ना। अगली सुबह जियांग फैमिली की बिल्डिंग नंबर 2 से सुबह सुबह ही चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे क्वार्टर में फैल गई। वही इस वक्त हमारी बिल्डिंग नंबर 1 के स्टडी रूम में बेवकूफों की फौज भरी है मेरे पास। नल्ले साले थप शैन यानजो पापा ने टॉप सीक्रेट स्टैंप लगाया हुआ फाइल टेबल पर पटक दिया। हमेशा कूल, मिस्टीरियस और शांति दिखाने वाले उस चेहरे पे आज टेंशन और खून उबाल पर था। उसके ठीक सामने काले सूट पहने हुए 2 लोग खड़े थे। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के टॉप लेवल टेक्निकल ऑफिसर्स थे और उनके चेहरे एकदम सीरियस थे। दोनों अपना सर झुकाए हुए थे और डर के मारे उनकी सांस नहीं निकल रही थी। शेन यानजो पापा ने टेबल के ठीक बीच में रखे एक मैच बॉक्स के साइज के काले बॉक्स की तरफ इशारा किया। उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और चुभने वाली थी। ये है तुम्हारा पिछले 6 महीने का नया इन्वेंशन जिसका कोड नेम सिकेडा विंग रखा है तुमने? मुझे तो ये किसी ईद जैसा लग रहा है। इतनी बड़ी चीज तुम चाहते हो कि मैं इसे उस पार्टी में ले जाऊं? मेरा टारगेट सिल्वर फॉक्स है। वो एक टॉप क्लास कॉर्पोरेट स्पाई है जिसे सीआईए भी ढूंढ रही है। उसकी सिक्योरिटी चेकिंग किसी एयरपोर्ट से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस डब्बे को निकल कर अंदर ले जाऊं? टेक्निकल ऑफिसर ने अपना पसीना पूछा और रोने वाली शक्ल बनाकर सफाई देने लगा। डायरेक्टर सर, ये हमारी आखिरी लिमिट है। हमारी कंट्री की आईसी टेक्नोलॉजी अभी वेस्ट से 10 साल पीछे है। अगर हमें 200 मीटर की रेंज और एचडी साउंड क्वालिटी चाहिए तो बैटरी और सिग्नल ट्रांसमीटर इतना बड़ा तो रखना ही पड़ेगा। इसे और छोटा करना नामुमकिन है। शेन यानजो पापा ने एक लंबी सांस ली और अपने दर्द करते हुए माथे को मसलने लगे। कल रात का ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। टारगेट के पास हमारे देश की चुराई हुई टॉप सीक्रेट फाइल थी जिसमें नए मिसाइल फ्यूल का फार्मूला लिखा था। शेन यानजो पापा को उस पार्टी में टारगेट के पास जाना था और बायर के साथ उसकी डील की रिकॉर्डिंग करनी थी और फिर उसे वही रंडे हाथों पकड़ना था। अगर ये प्लान फेल हुआ तो सीक्रेट लीक हो जाएगा और उसके बाद जो तबाही होगी वो सोचकर ही रूह कांप जाए। लेकिन ये बग बहुत बड़ा था और आसानी से दिख सकता था। जैसे ही वो मेटल डिटेक्टर से गुजरेंगे या टारगेट के बॉडीगार्ड्स उनकी चेकिंग करेंगे तो उनका भंडा फूट जाएगा। शेन यानजो पापा ने गुस्से में दांत पीसे, कोई और तरीका निकालो, इसका कवर निकाल दो और इसमें से सारे फालतू फीचर्स हटा दो। मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग और ट्रांसमिशन चाहिए। डायरेक्टर सर, हम इसको खोल नहीं सकते, ये पूरा एक ही बार में पैक किया गया है। अगर एक बार खोला तो ये कचरा बन जाएगा। जब स्टडी रूम की टेंशन किसी बॉम्ब की तरफ फटने ही वाली थी, नॉक नॉक नॉक, किसी ने हल्के से दरवाजा खटखटाया। कौन है? शेन यानजो पापा की आंखों में मौत वाली चमक आ गई और उनका हाथ खुद ब खुद उनकी कमर पर लगी गन की तरफ चला गया। दरवाजे के बाहर से मेरी प्यारी और मासूम सी आवाज आई, शेन पापा मैं हूं। जांग अंकल ने मुझे आपके लिए दूध देने भेजा है। उन्होंने कहा कि आप बहुत गुस्से में हो और मीठा पीने से आपका मूड ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही शेन यानजो पापा की आंखों का वो खौफनाक गुस्सा एक सेकंड में पिघल गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे को ठीक किया ताकि वो किसी पागल कातिल की तरह न दिखें और एक नॉर्मल पापा लग सकें। अंदर आजा बेटा। मैंने दरवाजा खोला और अपने हाथों में एक गर्म दूध का ग्लास पकड़े अंदर आ गया। शेन पापा दूध पी लो। मैंने वो ग्लास उन टॉप सीक्रेट फाइल से भरी टेबल पर रख दिया। ये नजारा देखकर उन दोनों टेक्निकल ऑफिसर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये वही बचा है जो बिल्डिंग नंबर 1 में रहता है? डायरेक्टर ने उसे इस रूम में आने दिया जहां एक मक्खी भी बिना परमिशन नहीं आ सकती थी। शेन यानजो पापा ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और दूध का ग्लास उठाकर एक घूंट लिया। उनके माथे पर जो गुस्से की लकीरें थी वो थोड़ी कम हुई। चेन तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मैंने अपनी पॉकेट से झाते हुए एक टूल के हैंडल की तरफ इशारा किया। मैं जांग अंकल के दिए नए सोल्डरिंग आयरन को समझ रहा था। फिर मैंने हैरानी से टेबल पर रखे उस काले बॉक्स को देखा। पापा ये क्या है? क्या ये कोई नया रिमोट कंट्रोल है? ये शेन यानजो पापा थोड़ा हिचकिचाए और आखिर में उन्होंने सच बता ही दिया। ये एक ऐसा कान है जो बुरे लोगों की बातें सुन सकती है और ये बहुत मोटा है और पापा इसे अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकते। बुरे लोगों की बातें सुनता है? मेरी आंखें चमक उठी। मैंने अपने छोटे से हाथ आगे बढ़ाए और उस सिकाडा विंग नाम के बग को उठा लिया। मैंने उसे अपने हाथ में उछालकर उसका वजन चेक किया। ये तो बहुत भारी है, इसमें तो बहुत सारा फालतू का कचरा भरा हुआ है। साइड में खड़ा वो टेक्निकल ऑफिसर अपने आप को रोक नहीं पाया। अरे बेटा ये हाईटेक डिवाइस है, इसके अंदर बहुत ही कीमती और प्रिसिजन वाले पार्ट्स लगे हैं, इसमें से एक भी चीज फालतू नहीं है। मैंने उसकी बात पर घंटा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी पॉकेट से वो छोटी सी मल्टीपर्पज स्क्रू ड्राइवर निकाली और एकदम प्रो मैकेनिक की तरह उसके कवर के छुपे हुए लॉक्स को ढूंढ लिया। उस टेक्निकल ऑफिसर की डरी हुई आंखों के सामने वो लाखों रुपए का महंगा टॉप सीक्रेट मिलिट्री इक्विपमेंट सिर्फ 3 सेकंड में मैं उसको खोलकर अलग कर चुका था। अरे उसे मत छेड़ो, वो बहुत महंगा है। उस टेक्निकल ऑफिसर ने आगे बढ़कर मुझे रोकना चाहा लेकिन शेन यानजो पापा ने अपना हाथ उठाया और अपने ऑफिसर को वही रोक दिया। उन्होंने मेरे एकदम फोकस्ड और सीरियस चेहरे को देखा और उनके दिल में अचानक एक आइडिया आया। पिछले कुछ दिनों में इसने वॉशिंग मशीन ठीक की थी और टैंक में जो जादू दिखाया था कहीं ऐसा तो नहीं कि? शेन यानजो पापा ने धीरे से पूछा। चेन क्या तुम इस हरे रंग के बोर्ड को समझ सकते हो? मैंने उस हरे रंग के पीसीबी बोर्ड को देखा जिस पर दुनिया भर की लाइंस और पुर्जे थे। मैंने अपना छोटा सा माथा सिकुड़ लिया जैसे मैं किसी गधे बच्चे का बेकार होमवर्क देख रहा हूं। मैंने सर्किट बोर्ड की एक जगह पर उंगली रखी। पापा जिस अंकल ने ये ड्राइंग बनाई है वो कितने बेवकूफ है ना। यहाँ सिग्नल बड़ा करने का रास्ता बहुत लंबा और घुमा कर बनाया है, बिल्कुल किसी मेज की तरह। इसमें बिजली वाले बाबू को भागने में बहुत थकान होती होगी और इसलिए वो गर्म हो जाता है और सारी बैटरी खा जाता है। और यहाँ पर जो ये मोटा सा फूला हुआ पुर्जा है ना, ये फालतू आवाजों को रोकने के लिए है। पर अगर हम लाइंस को थोड़ा छोटा कर दें तो वो फालतू आवाजें आएंगी ही नहीं। तो फिर इतना मोटा पुर्जा लगाने की क्या जरूरत थी? दोनों टेक्निकल ऑफिसर्स ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। ये छोटा बच्चा उनके एडवांस सर्किट डिजाइन की गलतियां निकाल रहा था। भले ही उसके शब्द बच्चों वाले थे पर उसकी हर एक बात बिल्कुल निशाने पर थी। शेन यानजो पापा नीचे घुटनों पर बैठे, उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहे हो। तो क्या चेंचन पापा की मदद करके इसे छोटा बना सकता है? उन्होंने अपने काले कोट की एक बटन की तरफ इशारा किया। क्या इसे इतना छोटा बना सकते हो? मैंने अपना सिर टेढ़ा करके थोड़ा सोचा। हाँ काम तो कर जाएगा लेकिन हमें इन सब फालतू मोटे पुर्जों को काट कर फेंकना पड़ेगा और सारी लाइंस नए सिरे से बनानी पड़ेंगी। पापा क्या मैं आपका वो बड़ा वाला माइक्रोस्कोप यूज कर सकता हूं? शेन यानजो पापा ने बिना कुछ सोचे मुझे उठाया और उस करोड़ों की कीमत वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने बिठा दिया। वो टेक्निकल ऑफिसर अभी भी परेशान होकर रोकना चाहता था। डायरेक्टर सर ये हमारा इकलौता प्रोटोटाइप है, अगर इसने खराब कर दिया तो? शेन यानजो पापा ने उसे ऐसी ठंडी नजर से देखा कि उसकी रूह कांप गई। खराब हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोगों ने जो बनाया है वो ऐसे भी कचरा ही है। अगर ये बच्चा इसको खिलौने की तरह तोड़ भी दे तो मुझे मंजूर है। अगले 1 घंटे तक उन दोनों टेक्निकल ऑफिसर्स ने अपनी लाइफ का सबसे जादू वाला सीन देखा। उन्होंने देखा कि ये 4 साल का छोटा बच्चा एक स्टूल पर खड़ा है, उसकी आंखें माइक्रोस्कोप पर लगी हैं और उसके छोटे हाथों में एक पतला सा सोल्डरिंग आयरन है जो उसकी उंगली से भी पतला था। वो सर्किट बोर्ड पर किसी टॉप सर्जन की तरह ऑपरेशन कर रहा था। सोल्डरिंग पेस्ट के पिघलने से वहां हल्का सा धुआं उठ रहा था।
वो जो पहले एक मैच बॉक्स के साइज का सर्किट बोर्ड था उसे मैंने बिना किसी रहम के काट डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर उन ऑफिसर्स के दिल से जैसे खून निकल रहा था। पागलपन है ये, उसने सब तोड़ दिया। क्या अब ये काम करेगा? आवाज मत करो। शन यानजो पापा एक साइड शांति से खड़े थे और बिना पल के झपकाए मेरी हर एक मूवमेंट को घूर रहे थे। भले ही उन्हें टेक्निकल काम की उतनी समझ नहीं थी, पर उन्हें इंसानों की परख बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरी आंखों में वो रोशनी देख ली थी, वो एब्सोल्यूट कंट्रोल वाला कॉन्फिडेंस, जैसे मैं ये काम नींद में भी कर सकता था। 40 मिनट बाद मैंने अपना सोल्डरिंग आयरन नीचे रखा और अपनी नाक पर आया पसीना पूछा, लो जी हो गया? वो जो पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बोर्ड था अब सिर्फ मेरे नाखून के बराबर का एक मेन चिप बन गया था। उसके आसपास पतले तार एक छोटे से बटन से जुड़े थे, एक टाइनी बैटरी थी और चावल के दाने जितना छोटा एक माइक्रोफोन था। मैंने स्टूल से छलांग मारी और शन यानजो पापा का टेबल पर रखा हुआ एक स्पेशल कोड का बटन उठाया और इस छोटे से मशीन को उस बटन के अंदर फिट कर दिया। फिर मैंने वो बटन शन यानजो पापा को थमा दिया। पापा ये लीजिए, ये भले ही छोटा लग रहा है पर इसका माइक एकदम कड़क है। मैंने इसके अंदर के पर्दे को और पतला कर दिया है, अब तो अगर पड़ोस वाले कमरे में कोई खर्राटे लेगा तो वो भी सुनाई देगा। शन यानजो पापा ने कांपते हुए हाथों से वो बटन लिया। ये तो एकदम परफेक्ट है। बाहर से देखने पर ये एक नॉर्मल सा प्लास्टिक का बटन ही लग रहा था, इसमें कोई गलती ढूंढ ही नहीं सकता था। शन यानजो पापा ने तुरंत ऑर्डर दिया, टेक्निकल ऑफिसर अभी टेस्ट करो इसे। उस ऑफिसर ने शक करते हुए अपना रिसीवर सिस्टम चालू किया। शन यानजो पापा उस बटन को लेकर नीचे हॉल में चले गए। उन्होंने वहां हल्के से खांसी की। ज़्ट, ऊपर रिसीवर में से एकदम क्रिस्टल क्लियर खांसी की आवाज आई, यहां तक कि उस रूम की गूंज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। जादू है, ये तो चमत्कार है। ऑफिसर उस स्क्रीन पर सिग्नल की वेव्स को देख रहा था और उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। बैकग्राउंड नॉइस तो लगभग 0 है और सिग्नल स्ट्रेंथ तो पहले वाले डिवाइस से 30% ज्यादा कड़क है। ये कैसे हो सकता है? उसने तो सारे नॉइस फिल्टर निकाल कर फेंक दिए थे ना। मैं टेबल पर से रखकर लेट गया और एक बड़ी सी उबासी ली, क्योंकि अब रास्ता छोटा हो गया है ना। जब रास्ता छोटा होगा तो बिजली वाले बाबू तेजी से भागेंगे और उनको मोटे मोटे फिल्टर्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है, एकदम कॉमन सेंस की बात। वो दोनों टेक्निकल ऑफिसर्स शर्म के मारे इतने पानी पानी हो गए कि उनका मन किया जमीन फटे और वो अंदर समा जाए। उन्होंने पूरी लाइफ सालों तक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, किताबों के रूल्स ने उनका दिमाग ब्लॉक कर दिया था और आज उनकी डिग्री एक 4 साल के बच्चे के कॉमन सेंस से हार गई थी। शन यानजो पापा रॉकेट की स्पीड से वापस ऊपर आए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े उस बटन को देखा और उनकी आंखें उस बटन को ऐसे घूर रही थी जैसे उन्हें कोहिनूर हीरा मिल गया हो। ये कोई मामूली बग नहीं है, ये तो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की आने वाली उम्मीद है। ये एक ऐसी टेक है जो पूरे दुनिया के स्पाई गेम्स का गेम ही पलट कर रख देगी। वो दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझे अचानक से अपनी गोद में उठा लिया। अपनी उस स्ट्रिक्ट डायरेक्टर वाली इमेज की ऐसी की तैसी करते हुए उन्होंने मेरे छोटे से गाल पर एक जोर का गीला किस दे दिया। चेंचे, तू अपने पापा का लकी चार्म है और पूरे देश का असली हीरो है। मैंने छी छी करके अपने गाल से उनका थूक पोंछा। शन पापा आपकी दाढ़ी बहुत चुकी है, मैं सोने जा रहा हूं। शन यानजो पापा खुद मुझे गोद में उठाकर मेरे रूम तक ले गए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे ब्लैंकेट उठाया और उनके हाथ इतने सॉफ्ट और केयरफुली चल रहे थे जैसे वो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब को संभाल रहे हों। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बोलो कल सुबह क्या खाओगे? अगर तू चाहे तो पापा तेरे लिए दुनिया की सबसे महंगी डिश भी ले आएंगे। अगले दिन की रात हर जगह रंग बिरंगी लाइट्स जगमगा रही थी और महफिल पूरी आबादी महंगे कपड़े पहने और खुशबू लगाए लोग इधर उधर घूम रहे थे। ये एक ऐसी चैरिटी पार्टी थी जिसमें सिर्फ कंट्री के सबसे टॉप लेवल और अमीर लोग ही आ सकते थे। शन यानजो पापा ने एकदम फिटिंग वाला ब्रांडेड काला सूट पहना हुआ था और अपना वो मॉडिफाई किया हुआ कोट उन्होंने मस्त स्टाइल में अपने हाथ पर लगा रखा था। एक हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए वो पार्टी में ऐसे घूम रहे थे जैसे उन्हें किसी से कोई लेना देना ना हो। मिस्टर शन जरा रुकिए। दो बहुत ही तगड़े विदेशी बॉडीगार्ड्स ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके हाथों में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स थे जो किसी की भी छोटी से छोटी डिवाइस पकड़ सकते थे। शेन यानजो पापा ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए आराम से अपने दोनों हाथ फैला दिए। स्कैनर ने उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करना शुरू कर दिया और जब उस बॉडीगार्ड का स्कैनर उस स्पेशल कोड की बटन के ऊपर से गुजरा वहां एकदम सन्नाटा छा गया। कोई अलार्म नहीं बजा क्योंकि मैंने उसमें से सारे बड़े और भारी मेटल के पार्ट्स निकाल कर फेंक दिए थे। जो थोड़ी बहुत सिलिकॉन चिप और कॉपर वायर बची थी ना, स्कैनर की आंखों में वो कोड की जिप में लगे मेटल से भी कमजोर थी। बॉडीगार्ड साइड में हटा और उन्हें रास्ता दे दिया। ओके अंदर जाइए। शेन यानजो पापा के होंठों पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई जो किसी को पता नहीं चली। वो उस वीआईपी रूम के अंदर गए और अपना कोड एकदम नवाबों की तरह आराम से वहां हैंगर पर टांग दिया। उस हैंगर की जो जगह थी सिल्वर फॉक्स की बैठे हुए सीट से सिर्फ 2 मीटर से भी कम दूरी पर थी। अगले आधे घंटे तक सिल्वर फॉक्स और उस स्पाई खरीदने वाले की हर एक बातचीत, मिसाइल फ्यूल के फार्मूला का एक एक डेटा, यहां तक कि उनके ग्लास में महंगी शराब डालने की आवाज तक उस छोटे से बटन के जरिए 2 किलोमीटर दूर खड़ी मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो की कमांड तक एकदम फुल एचडी में साफ साफ पहुंच रही थी। डेटा लॉक हो गया है, सबूत पक्का है। एक्शन भम। वीआईपी रूम का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया गया। दर्जनों तगड़े सीक्रेट एजेंट्स अंदर घुसा। इससे पहले कि सिल्वर फॉक्स को घंटा कुछ समझ आता कि क्या हुआ, शेन यानजो पापा किसी भूत की तरह अचानक उसके ठीक पीछे आकर खड़े हो चुके थे और एक ठंडी ग्लॉक पिस्टल सीधा उसके सिर के पिछले हिस्से पर सच चुकी थी। शेन यानजो पापा की आवाज एकदम भारी और स्टाइलिश थी। गुड इवनिंग मिस्टर सिल्वर फॉक्स, मुझे लगता है हमारी आपस की प्राइवेट बातचीत को सुनने के लिए यहां पहले से ही काफी सारी ऑडियंस जमा हो चुकी है। सिल्वर फॉक्स के उस हैरानी और डर से फटे हुए चेहरे को देखकर जिसे समझ नहीं आ रहा था कि ये नामुमकिन चीज कैसे हो गई, शेन यानजो पापा के दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, मचा दिया मेरे बेटे। ये मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। शेन यानजो पापा ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था पर उन्होंने ऊपर से मिलने वाले किसी भी मेडल या रिवॉर्ड को सीधा मना कर दिया। इस वक्त उन्हें और कुछ नहीं सूझ रहा था, सिर्फ और सिर्फ घर जाना था। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला उन्होंने देखा कि मैं जमीन के उस कारपेट पर आराम से लेटा हुआ हूं और अपने हाथों में उस आधी बनी हुई मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई को लेकर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हूं। मैंने जब शेन यानजो पापा को वापस आते देखा तो खुशी से उनकी तरफ उछल पड़ा। शेन पापा आप आ गए। शेन यानजो पापा ने मुझे अपनी गोद में लपक लिया और अपने हाथ से एक इशारा किया। उनके पीछे आते हुए गार्ड्स अंदर 3 बहुत बड़े-बड़े डब्बे उठाकर लाए। ये सब क्या है? बाकी के पापा लोग भी हैरानी से देखने के लिए पास जमा हो गए। जैसे ही डब्बे खुले सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और सबने एक लंबी सांस अंदर खींची। पहला डब्बा दुनिया का टॉप क्लास डिजिटल ऑसिलोस्कोप, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, लॉजिक एनालाइजर। ये सारी वो इंपोर्टेड महंगी मशीन्स थी जो इस जमाने में पैसे पानी की तरह बहाने पर भी नहीं मिल सकती थी। दूसरा डब्बा जर्मनी का वेलर सोल्डरिंग स्टेशन, स्विट्जरलैंड के प्रिसीजन टूल्स का पूरा सेट और हर तरह के लेटेस्ट एडवांस चिप्स और सेंसर्स। तीसरा डब्बा एक पूरा का पूरा माइक्रोलेट मशीन और एक 3D प्रिंटर। शेन यानजो पापा नीचे घुटनों पर बैठे उन्होंने इन सारी मशीन्स की तरफ इशारा किया जो किसी को भी एक नेशनल लेवल की लैब खोलने के लिए काफी थी। चिंचन ये तेरे पापा की तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आज से इस बिल्डिंग नंबर 1 का ये बेसमेंट तेरा अपना पर्सनल लैब बन गया है। तू अब मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशली हायर चीफ टेक्निकल एडवाइजर है। हाँ बेशक ये सब थोड़ा अंडरग्राउंड होगा। मैं इन चमचमाती हुई महंगी मशीन्स को पागलपन की तरह घूर रहा था। मेरी आंखों की चमक आसमान के तारों से भी ज्यादा तेज और साफ थी। मैं खुशी से आगे कूदा और उस ऑसिलोस्कोप के गले लग गया। वाह क्या ये ऐसी चीज है जो स्क्रीन वाला मल्टीमीटर कहलाती है? ये कितना कूल है। लहू पापा थोड़ा जलते हुए साइड से अपना ज्ञान पेलने लगे। तूने तो अपना पूरा पैसा और पावर इसमें फूक दिया है भाई। इन सब चीजों में आखिर कितना बड़ा खर्चा आया होगा? शेन यानजो पापा ने एकदम एटीट्यूड वाली मुस्कान दी। मेरा एक ऑडी नहीं लगा। ये तो हमारे डिपार्टमेंट ने इस प्लान के लिए स्पेशल फंड पास किया है जिसका ऑफिशियल कोड नेम है जीनियस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। ये चिंजो पापा ने ये सुनकर अपनी आंखें घुमाई। गवर्नमेंट के पैसे से अपने बेटे के सामने हीरो बन रहा है। चिंचन ये पापा ने तेरे लिए पड़ोस वाली पूरी की पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली है। तेरे लिए एक और भी बड़ी मस्त फैक्ट्री बनाने का प्लान रेडी है। शाओ युआन पापा ने इन पैसे वाले दिखावे बाजों को बीच में ही रोक दिया। चुप करो सब, जो भी कहो। चिंचन की टेक्निकल औकात अब ज्यादा देर छुपने वाली नहीं है। आगे चलकर बाहर हमें अपने बेटे पर बहुत टाइट सिक्योरिटी रखनी होगी। अगर बाहर के देशों के खतरनाक स्पाइस को इसके बारे में भनक भी लग गई तो शेन यानजो पापा की आंखों में एक ठंडी मौत की किरण चमक उठी। उन्होंने मेरे सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। जिसने भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की ना, मैं उसको सच में इस दुनिया से उड़ाकर एक असली भूत बना दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बड़े लोग आपस में किस बात की खिटपिट कर रहे थे। मैं तो उस वक्त इतना बेचैन था कि उस नए सोल्डरिंग स्टेशन को बस फाड़ कर खोल दूं। मैं अपनी प्यारी मैकेनिकल ड्रैगन फ्लाई का इंजन आगे अपग्रेड करने के लिए फुल मोड में था। दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे। भारी एंटी डस्ट पर्दों ने सूरज की तेज धूप को बाहर खिड़कियों पर ही रोक रखा था। ये लैबोरेटरी इस पूरे देश के मेडिकल फील्ड के लिए किसी सबसे बड़े मंदिर की तरह थी। उसके ठीक अंदर अभी सीधा अमेरिका से प्लेन के जरिए मंगवाई गई $7 करोड़ की भारी भरकम कीमत वाली जूस 3rd जनरेशन सर्जिकल रोबोट अपने टशन में रखी हुई थी। लेकिन इस वक्त उस लैबोरेटरी के अंदर का माहौल किसी बर्फ की फैक्ट्री से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। हमेशा एकदम शांत, स्माइल करने वाले और जेंटलमैन बनकर रहने वाले
ली ज़ियान पापा। इस वक्त उन्होंने अपना वो सोने की फ्रेम वाला चश्मा आग बबूला होकर उतार दिया था और एकदम हैरानी वाले तरीके से एक भयंकर गाली बक दी थी। उन्होंने गुस्से में अपने हाथों के मेडिकल रबर ग्लव्स निकालकर जोर से ऑपरेटिंग टेबल पर पटक दिए थे। उनके ठीक माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। उनके ठीक सामने वाली चमचमाती ऑपरेटिंग टेबल पर एक छोटे से पर्पल रंग का अंगूर रखा था। उस अंगूर का आधा छिलका बहुत ही सफाई से उतारा जा चुका था, पर आखिरी जहां वो छिलका उस अंगूर के बॉडी से जुड़ा हुआ था ना, वो जगह फट चुकी थी और उस अंगूर का थोड़ा सा जूस बाहर निकल आया था। किसी आम रास्ते चलते इंसान के लिए ये कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, पर इस देश के घोस्ट हैंड गॉड डॉक्टर ली ज़ियान के लिए ये उनकी एक बहुत ही घटिया हार थी। ये एक ऐसी बड़ी मेडिकल गलती थी जिसे वो अपनी औकात में कभी माफ नहीं कर सकते थे। उनके ठीक साइड में एक सुनहरे बाल और नीली आंखों वाला हाई क्लास ब्रांडेड सूट पहने एक विदेशी आदमी खड़ा था, जिसने हैरानी से हवा में अपने हाथ फैलाए हुए थे। उसके चेहरे पर एक घमंडी पर थोड़ी मजबूर सी मुस्कान थी। वो डॉक्टर स्मिथ था, अमेरिका की सबसे बड़ी राज करने वाली मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और इस कमाल की मशीन को बनाने वालों में से एक मेन आदमी। अब और ट्राई मत कीजिए, ये 50वीं बार टेस्ट था। हमारा जूस सिस्टम दुनिया में एकदम परफेक्ट है, इसके डेटा नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। असली दिक्कत तो इस बात में है कि उसने ली ज़ियान पापा के प्रोफेशनल हाथों की तरफ उंगली की। आपका ऑपरेशन करने का स्टाइल और आदत बहुत पुरानी और ओल्ड फैशन है। आपको इस एडवांस मशीन के माइक्रो डिले के साथ एडजस्ट होना सीखना पड़ेगा, ना कि आप इस रोबोट को अपनी हाई स्पीड आदत से चलने पर मजबूर करें। ली ज़ियान पापा ने बिना कुछ कहे वापस अपना चश्मा पहना। उनकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जो हड्डियां गला दे। डिले के साथ एडजस्ट करूं? स्मिथ, मुझे जो ऑपरेशन करना है वो ब्रेन स्टेम ट्यूमर निकालने का काम है। तुझे जरा सा भी आइडिया है कि 0.3 सेकंड के डिले का सर्जिकल ऑपरेशन में क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मेरी ऑपरेटिंग नाइफ अपना कट लगा चुकी होगी, पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर मुझे अभी कुछ भी हिलता हुआ नहीं दिखा होगा। इसका मतलब है कि मरीज की ब्रेन की नसें तुम्हारी इस बकवास 0.3 सेकंड की गलती से हमेशा के लिए कट सकती हैं और वो मरीज एक जिंदा लाश में जा सकता है। फिर उन्होंने उस मशीन के सबसे बड़े और भारी सफेद रोबोट आर्म की तरफ उंगली उठाई। उनकी आवाज में किसी डॉन जैसी सर्दी और गुस्सा था। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तेरा टेस्ट डेटा फाइल में कितना खूबसूरत और परफेक्ट दिख रहा है। मेरे इस हाथ का फील मुझे साफ साफ बता रहा है कि तुम्हारी इस महंगी मशीन की फोर्स फीडबैक ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है। ये मशीन ऑपरेशन के वक्त अटक रही है, सोच रही है, भले ही वो 0.001 सेकंड का अटकना क्यों ना हो, पर मेरा ये हाथ उसे एकदम आसानी से महसूस करता है। डॉक्टर स्मिथ ने मजाक उड़ाते हुए अपना सिर हिलाया और उसने टेस्टिंग रिपोर्ट्स का एक मोटा सा बंडल हवा में निकाल कर दिखाया। ये आपकी फालतू की ईगो और जिद बोल रही है। हमारे ये सेंसर्स इस पूरी दुनिया के सबसे टॉप लेवल के और एक्सपेंसिव है। इसका हाइड्रोलिक सिस्टम भी सबसे ज्यादा एडवांस है। इसकी टेक्निकल गलती का चांस 0.01 मिलीसेकंड से भी नीचे है। एक इंसान के दिमाग के सेल्स इसे किसी भी हाल में फील ही नहीं कर सकते। आप जो ये मशीन के अटकने की हवाबाजी कर रहे हो ना, ये सिर्फ आपका दिमागी वहम है, या फिर असलियत ये है कि आप अब बूढ़े और स्लो हो चुके हो। वहां आसपास खड़े हमारे देश के बाकी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की शक्लें भी परेशानी से गिरी हुई थी। उन्हें तो अपने डॉक्टर ली ज़ियान के घोस्ट हैंड्स की स्पीड और काबिलियत पर पूरा 100% भरोसा था, लेकिन जब उन्होंने मशीन के टेस्टिंग डेटा को देखा तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। इस इतने बड़े और घमंडी विदेशी एक्सपर्ट के सामने उन बेचारे डॉक्टर्स को भी जवाब देते नहीं बन रहा था। जब वहां का माहौल तलवारों और गुस्से के बम फटने जैसा टेंस हो चुका था और ली ज़ियान पापा का गुस्सा इस आखिरी लिमिट पर आ चुका था कि इस $70 मिलियन के इस महंगे और बकवास कचरे को अभी यहीं तोड़ फोड़ कर फेंक दे, तभी वो एकदम मोटा और भारी सा एयर टाइट दरवाजा थोड़ा सा धक्का खुला। ली पापा, एक बहुत ही नरम, प्यारी और थोड़ी दूध पीती बच्चों वाली आवाज ने उस डरावने और मौत जैसे सन्नाटे की लाइन को तोड़ दिया। वहां खड़े सभी एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां उनकी थाई तक की हाइट वाला एक छोटा सा गोलू मोलू बच्चा पूरी ताकत लगाकर उस मोटे दरवाजे से अंदर आने की मेहनत कर रहा था। चंचन, ली ज़ियान पापा का वो डरावना चेहरा जो बर्फ की तरह ठंडा और खौफनाक था, वो एकदम किसी जादू की तरह पिघल गया और उस पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो तेजी से चलकर आगे उस दरवाजे तक गए। वहीं घुटनों के बल नीचे बैठे उन्होंने अपने साफ स्टराइल ऑपरेशन वाले कपड़ों की भी परवाह नहीं की और सीधा मुझे वही जमीन से अपनी गोद में प्यार से उठा लिया। बेटा, तू अचानक यहाँ कैसे आया? ये बहुत स्ट्रिक्ट लैब है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत सारी रेडिएशन होती है। अंकल झांग ने आकर बताया कि आपने सुबह से दोपहर का खाना तक नहीं खाया है और आप यहाँ इन खराब लोहे के डब्बों से नाराज होकर बैठे हो। मैंने आगे अपने छोटे से हाथ बढ़ाए और बड़े प्यार से ली ज़ियान पापा के माथे का वो ठंडा पसीना पूछ दिया। ली पापा, आप गुस्सा मत करो ना, मैं आपके लिए मस्त लोटस रूट और पोर्क रिब्स लाया हूँ और उसके साथ प्रॉन वाला सीम डेक भी पका कर लाया हूँ। ली ज़ियान पापा का दिल ये सुनकर एकदम गर्मा गया। उनका जो पहले वाला मौत जैसा गुस्सा था वो तो आधी से ज्यादा गायब ही हो चुका था। ठीक है बेटा, तेरे पापा बिल्कुल गुस्सा नहीं है। पापा अभी पहले पेट भरकर खाना खाएंगे, उसके बाद इन गोरों को सबक सिखाएंगे। पर वो घमंडी डॉक्टर स्मिथ गुस्से से अपना माथा सिकुड़ने लगा। वो एकदम फुल नफरत वाले थोबड़े के साथ चलकर ठीक हमारे पास आकर रुका। ली, आपको दिख नहीं रहा? ये टॉप टियर दुनिया की सबसे बेस्ट लेबोरेटरी है। यहाँ करोड़ों की ऐसी महंगी मशीन रखी हैं जिन्हें छुआ तक नहीं जा सकता। आप एक इस रास्ते के गंदे से बच्चे को यहाँ अंदर कैसे दे सकते हैं? और ये देखो, ये ऊपर से अपने हाथ में खाना लेकर यहाँ आया है। ये हरकत तो सीधा साइंस और मेडिसिन की दुनिया की बेइज्जती है। ली ज़ियान पापा की उन शांत आंखों में मौत की आग जल उठी। वो बस अपना गुस्सा निकालने के लिए उस पर फटने ही वाले थे, पर उनकी गोद में शांति से बैठे मैंने अचानक से अपना छोटा सा सिर घुमाया और सीधा उसमें की दोनों नीली आंखों में आंखें डालकर ऐसे घूरकर देखा।